Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is M2 EFI revision. स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 इन्फेक्शियस डिजीज एक्यूट डायरिया एंड वॉमिटिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कॉलरा। तो कॉलरा के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वो ग्राम नेगेटिव रॉड्स है कॉलरा, और इसकी एक्यूट इलनेस होती है, यानी ये रैपिड डायरिया डिहाइड्रेशन करवा देगा, विद इन आवर्स में करवा देगा। या उन एरियाज में कॉमन है जहाँ पर कॉलरा एंडेमिक है। फॉर एग्जांपल आप बांग्लादेश ट्रैवल कर गए हो, वहाँ पे कॉलरा एंडेमिक होता है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बाकी ये पेनलेस कंडीशन होती है, कोई एब्डोमिनल पेन क्रैम्पिंग नहीं देखने को मिलता। और राइस वाटर स्टूल होते हैं, राइस वाटर स्टूल हो गए। ओके, और कॉलर की वजह से डिहाइड्रेशन होती है, रैपिड डिहाइड्रेशन होती है, और डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, पल्स ज़्यादा हो जाती है, स्किन टर्गर कम हो जाएगा, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम बढ़ जाती है, यूरिन आउटपुट कम हो जाती है। तो ये आपको कॉलर आ जाएगा, कॉलरा काज बाई विब्रियो कॉलरा। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करवाते हैं? तमाम डिहाइड्रेशन के केस में आपने हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन लेना है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टूल एग्जामिनेशन और स्टूल कल्चर। अब स्टूल एग्जामिनेशन के अंदर हैंगिंग ड्रॉप या शूटिंग स्टार मोटिलिटी मिलती है विब्रियो कॉलरा की। ठीक हो गया, हैंगिंग ड्रॉप या शूटिंग स्टार मोटिलिटी है। इसके बाद स्टूल कल्चर करा लोगे आप। ट्रीटमेंट की तरह आ जाते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर आपने दो बेसिक प्रिंसिपल रट्टा मार लेने हैं, एक तो आपने फ्लूइड्स देने और दूसरा एंटीबायोटिक देनी है, और तीसरा जिंक देते होते हैं बच्चों के अंदर। ठीक है, अब जो आपने जो फ्लूइड देने होते हैं, अब फ्लूइड अगर पेशेंट हिमोडायनेमिकली स्टेबल है और उसकी वॉमिटिंग रुक चुकी है तो आपने ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देनी है। लेकिन अगर पेशेंट हिमोडायनेमिकली ओके स्टेबल नहीं है और वॉमिटिंग नहीं रुक रही तो इस केस में आपने आईवी फ्लूइड देनी है रिंकर लैक्टेट से। इसके बाद एंटीबायोटिक में जो कि आप अडल्ट में देखते होते हैं, तो जो मेन एंटीबायोटिक होती है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है। इसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते होते हैं और इरिथ्रोमाइसिन दे सकते होते हैं। निमोनिक है CDE, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, डॉक्सीसाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, और लास्ट में जिंक की सप्लीमेंट देनी होती है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछे हुए हैं, तो इसका निमोनिक याद रख लेना, केस। ब्लडी डायरिया के डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछे हुए हैं, केस CASE। सी से आपका कैंपेलोबैक्टर जूजनाई आ जाएगा, ए से उमेबियासिस है, एस से शिगेला और साल्मोनेला है, और ई से इकोलाई है। इकोलाई की दो स्ट्रेन होती है, एंटीरो हेमरेजिक और एंटीरो इन्वेसिव। ये ब्लडी डायरिया करवाती है, जबकि एंटीरो टॉक्सिजेनिक पार्टी डायरिया करवाती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या होगा? मैंने कहा था सबसे पहले हिस्ट्री लोगे, फिर एग्जामिनेशन लोगे, बेस लाइन्स करा लोगे, CBC, ESR, CRP, और लास्ट में अपने स्टूल एग्जामिनेशन, स्टूल कल्चर है। इसके अलावा आप PCR एलाइजा भी करा सकते हैं। मैनेजमेंट के अंदर आपने रिहाइड्रेशन थेरेपी देनी है। 1 सेकंड पेशेंट हिमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, वॉमिटिंग नहीं रुक रही, तो आपने IV रिंगर लैक्टेट देना होता है, और अगर वॉमिटिंग रुक जाती है और पेशेंट हिमोडायनेमिकली स्टेबल है तो आपने ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देनी होती है। ट्रीटमेंट के अंदर आपको पता है कि CDE याद रखना है, C से सिप्रोफ्लॉक्सासिन, D से डॉक्सीसाइक्लिन, और E से एरिथ्रोमाइसिन होता है। और इसके बाद सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। सिम्प्टोमेटिक का मतलब है डायरिया के साथ पेट में दर्द हो रहा है तो आपने एंटी मोटिलिटी ड्रग इस्तेमाल करनी है, लाइक ओपियाइड्स है, और आपने डायरिया को रोकना है। ठीक हो गया, ओके। नहीं, पेट के दर्द के लिए एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग होती है, लाइक डाइसाइक्लोमीन है, हायोसियामीन है, और आपने एंटी डायरियल ड्रग यूज़ करनी है। एंटी डायरियल ड्रग कौन सी होती है? ओपियाइड्स होती है, लोप्रामाइड, डाइफिनॉक्सालेट है, क्लियर। और इसके अलावा आप एब्जॉर्बेंट्स भी दे सकते हैं, कैव्यूलिन है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स। अब चिकन पॉक्स वेरिसिला जोस्टर वायरस, हर्पीज जोस्टर वायरस है। इसकी दो मैनिफेस्टेशन होती है, एक वेरिसिला होता है जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं, और दूसरा आपका होता है ओके एक वेरिसिला था, और दूसरा शिंगल्स होता है जो कि रीएक्टिवेशन के बाद देखने को मिलता है। चिकन पॉक्स में क्या पॉइंट आपने नोट करने हैं? फीवर होता है इसमें, सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैश होता है, यानी ट्रंक पे होगा और लिम्स पे फैल जाएगा। पिलियोमॉर्फिक रैश होता है, पहले पैप्यूल होते हैं, फिर वेजिकल बनते हैं, पोस्ट्यूल होते हैं, फिर उनसे स्कैब बन जाते हैं। तो ये आपको पिलियोमॉर्फिक रैश आपको देखने को मिलता होता है। चिकन पॉक्स का वेरिसिला जोस्टर वायरस होता है। अब मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स इज सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। खुजाने की वजह से सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, इम्पैटिक हो जाएगा। इसके अलावा और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? आपने हेड टू टो जाना है, लाइक हेड के अंदर आपने याद रखना है कि मेनिंजाइटिस हो जाएगा। इसके बाद आप आ जाओ, लाइक आप चेस्ट पे आ जाओ। चेस्ट में आपको पता है कि दो ही ऑर्गन होते हैं, हार्ट और लंग्स। तो हार्ट की इन्फ्लेमेशन है जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं, लंग्स की इन्फ्लेमेशन को निमोनिया वगैरह कहते होते हैं, क्लियर। इसके अलावा और क्या आ जाएगा? अब एब्डोमेन के अंदर आ जाओगे तो हेपेटाइटिस आ जाएगा, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव में ऑर्काइटिस हो जाएगा, और अगर एस्पिरिन आपने इस्तेमाल कर ली तो राइस सिंड्रोम भी हो जाएगा। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? मैनेजमेंट के अंदर आपने मेनली सपोर्टिव मैनेजमेंट करनी होती है। ठीक है, इसमें आपने गुड हाइजीन देनी होती है, IV फ्लूइड्स देना होता है, न्यूट्रिशनल थेरेपी देनी होती है। अगर इचिंग है तो एंटीहिस्टामिन दे देनी है, अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे देनी है। अगर कोई पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड केस है, प्रेगनेंसी है या इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, यानी कोई कॉम्प्लिकेशन है, प्रेगनेंसी है या इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, तो इस केस में आपने एंटी ड्रग इस्तेमाल करनी है, लाइक एसाइक्लोवीर है, वारिसिला जोस्टर, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपने देनी होती हैं। अदरवाइज आपने सपोर्टिव मैनेजमेंट करनी होती है, और इसमें आपने एस्पिरिन कभी भी यूज़ नहीं करनी, अदरवाइज राइस सिंड्रोम हो जाएगा। नेक्स्ट इज शिंगल्स। शिंगल्स क्या होता है? शिंगल्स ये रीएक्टिवेशन की वजह से होता है। शिंगल्स में आपको यूनिलैटरल डर्माटोमल बैंड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैश होता है, किसी स्पेसिफिक डर्माटोम पर रिस्ट्रिक्टेड होगा, थोरैसिक डर्माटोम पे होता है, सही है। और रैश आने से पहले पहले बर्निंग डिस्कम्फर्ट होता है, फिर रैश होता है,
थोरेसिक डर्माटोम के अंदर, जो कि यूनिलैटरल डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसमें दो कॉम्प्लिकेशन होती है, एक पोस्ट हर्पेटिक न्यूरalgia होती है जो 6 महीनों के बाद आपको सीवियर न्यूरोपैथिक पेन देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं हम पोस्ट हर्पेटिक न्यूरalgia या फिर रैम्सी सिंड्रोम हो सकता है अगर जेनिकुलेट गैंग्लिया इन्फेक्शन हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको इप्सिलैटरल फेशियल पैरालिसिस होती है, ओटैल्जिया होता है और एक्सटर्नल कोस्टल कैनाल के अंदर वेसिकल्स या रैश देखने को मिलते होते हैं। लाइक इस क्वेश्चन में देखो ये क्या है, ये रैम्सी सिंड्रोम है जो कि शिंगल्स की कॉम्प्लिकेशन होती है विद राइट साइडेड फेशियल नर्व पाल्सी है। अब जो फेशियल नर्व पाल्सी होती है इसके दो तरह की लीगन होती है, अपर मोटर न्यूरॉन लीगन, लोअर मोटर न्यूरॉन लीगन। जो बेल पाल्सी होती है वो हमेशा लोअर मोटर न्यूरॉन लीगन होती है। जो अपर मोटर न्यूरॉन लीगन होती है फेशियल न्यूक्लियस से ऊपर होती है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीगन फेशियल न्यूक्लियस और फेशियल नर्व को इन्वॉल्व करती है। जो अपर मोटर न्यूरॉन लीगन होती है कॉन्ट्रालैटरल साइड को इन्वॉल्व करती है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीगन सेम साइड को इन्वॉल्व करती है। अपर मोटर न्यूरॉन लीगन ये सिर्फ लोअर हाफ ऑफ द मसल्स को इन्वॉल्व करेगी, अपर हाफ को स्पेयर कर देगी। लोअर मोटर न्यूरॉन लीगन अपर और लोअर हाफ दोनों को इन्वॉल्व करेगी। अपर मोटर न्यूरॉन लीगन अपर हाफ ऑफ द फेस को लाइक फोरहेड को स्पेयर कर देगी, लोअर मोटर न्यूरॉन लीगन स्पेयर नहीं करती। अपर मोटर न्यूरॉन लीगन में सिर्फ आपको फेशियल पैरालिसिस देखने को मिलती है, जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन लीगन में आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपर एक्यूसिस है, टेस्ट की सेंसेशन खत्म हो जाती है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होगा, सबसे पहले हिस्ट्री होगी, फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन आ जाती है। अब लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपने क्या कराना होता है, आपने चूंकि हर्पीज जोस्टर की वजह से है तो आपने क्या कराना है, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस करानी है या पीसीआर कराना है, यानी आप सीरोलॉजी कर सकते हैं या पीसीआर कर सकते हैं वेसिकुलर फ्लूइड का, ठीक है, या फिर कल्चर करेगी वेसिकुलर फ्लूइड का। तब हम वायरस के अंदर आपने 3 बेसिक प्रिंसिपल याद रख लेने हैं, सीरोलॉजी करा लोगे, पीसीआर करा लोगे और कल्चर करा लोगे। और इसके अलावा इस केस में आप टिजैंग स्मीयर भी करा लोगे। टिजैंग स्मीयर के अंदर क्या होता है, या जैंग स्मीयर भी कह सकते हैं उसको, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स होते हैं और एपिथेलियल सेल्स होते हैं और इनके अंदर इंट्रा न्यूक्लियर एपिथेलियल इओजिनोफिलिक बॉडीज होती है, इओजिनोफिलिक बॉडीज होती है जैंग स्मीयर के अंदर। अब इसके मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में आपने एंटीवायरल ड्रग इस्तेमाल करनी है। 1 सेकंड, वायरस है तो एसाइक्लोविर है, वेलसाइक्लोविर या फेमसिक्लोविर है। और फेशियल नपाल्सी हो गया तो आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपने इस्तेमाल करनी होती है, डायजिपाम देनी है अगर चक्कर वगैरह आ रहा है, और फिजियोथेरेपी, चूइंग, आई क्लोयर विद द टेप जिसको टार्सोथेरेपी कहते हैं, फेशियल नर्व की पाल्सी में करते होते हैं। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा आपका। मेन आपने बस ये रट्टा मारना, प्रेडिनिसोलोन और एसाइक्लोविर होता है, इसके अलावा फिजियोथेरेपी और आई क्लोयर करवा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे आ जाते हैं, बता द कॉम्प्लिकेशन ऑफ वारिसिला जोस्टर या शिंगल्स की क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। शिंगल्स की कॉम्प्लिकेशन में आपको बताया कि रमसी सिंड्रोम हो सकता है, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरalgia होता है, हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मेटिकस होता है और ग्रानुलोमेटस सेरिब्रल एंजाइटिस, ये चौथी कॉम्प्लिकेशन नई आ गई है। क्लियर। इसके बाद ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, ट्रीटमेंट में 1 सेकंड आपको बताया कि आपने 2 बेसिक प्रिंसिपल को याद रखना है। एक तो एंटीवायरल ड्रग्स होती है लाइक एसाइक्लोविर, वेलसाइक्लोविर और फैमसिक्लोविर है, और प्रेडिनिसोलोन, ये 2 बेसिक प्रिंसिपल याद रख लेने हैं। इसके अलावा अगर पोस्ट हर्पेटिक न्यूरalgia होता है तो आपने इसमें गाबापेंटिन, प्रीगैबलिन या एमिट्रिप्टालिन इस्तेमाल करनी है और कैप्साइसिन क्रीम इस्तेमाल करनी होती है। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। अब क्या पॉइंट्स होते हैं शिंगल्स के, इसमें यूनिलैटरल डर्मेटोमल बैंड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैश होता है, पेन होता है, पेन के बाद रैश देखने को मिलता है, पेन क्या होता है, बर्निंग डिस्कम्फर्ट आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, सही हो गया, थोरेसिक डर्मेटोम को इन्वॉल्व करता होता है, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं मम्स के अंदर। मम्स के अंदर आपको हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है, फेशियल पफिनेस होती है, बायलैटरल पैराथायरॉइड ग्लैंड की लार्जमेंट देखने को मिलती है, इसकी वजह से बच्चा सही से रोटी नहीं खा सकता, स्वादो नहीं कर पाता और बोल भी नहीं सकता होता। अब मम्स होता है और मीजल्स होता है, दोनों पैरामिक्सो वायरस की वजह से होते हैं और दोनों के लिए MMR वैक्सीनेशन होती है जो कि 9th मंथ और 15 मंथ्स पे लगती है लेफ्ट डेल्टॉइड के ऊपर। बट आधा कॉम्प्लिकेशन है मम्स, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है बच्चों में वो होती है मम्स मेनिंजाइटिस, ठीक है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस कहते हैं, और एडल्ट में जो होती है वो एपिडिडिमा ऑर्काइटिस होती है। इसके अलावा और क्या हो सकती है, मायोकार्डाइटिस, पेनकेराटाइटिस, इसको याद रख लेना, और लास्ट में हेपेटाइटिस या हियरिंग लॉस, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, जिसको ग्लैंडुलर फीवर या उसको किसिंग डिजीज भी कहते हैं। इसमें जो क्लासिकल ट्रायड होता है, फीवर, सॉर थ्रोट और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होती है, पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है। इसके अलावा हेपेटोसप्लीरोमेगाली होती है, एंटीबायोटिक यूज करने की वजह से एम्पिसिलिन या मॉक्सिलिन इंड्यूस रैश हो सकता है, दिस इज कॉल्ड जैरिश हेक्सेमा रिएक्शन। वैसे ये वर्ड ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है पेनिसिलिन के लिए, कि आपने सिफिलिस के केस में पेनिसिलिन इस्तेमाल कर ली और एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हो गया, वहाँ पर हम इसको बोलते हैं जैरिश हेक्सेमा रिएक्शन है। तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस को ग्लैंडुलर फीवर कहते हैं, एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होता है। इसके अलावा और क्या डिफरेंशियल आपने रखने होते हैं, वो डिजीज जिस वाली लिम्फेडिनोपैथी होती है आपने उनको डिफरेंशियल में रखने होते हैं, लाइक साइटोमेगालो वायरस है उसकी वजह से भी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो सकता है, HIV है, हॉटस्किन लिम्फोमा है, ह्यूमन हर्पीज वायरस 6 और 7 है, और सोर थ्रोट में टॉन्सिलाइटिस आपने याद रख लेना है। क्लिनिकल साइंस में हेपेटोसप्लीनोमेगाली है और आपको रिथिमा मल्टीफॉर्मी रैश आपको देखने को मिलता है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर पेरिफेरल ब्लड स्मेल करा लोगे, एटिपिकल CD8
टी लिम्फोसाइट मिलते होते हैं, एलएफटीज करा लोगे आप, और सीरोलॉजी करा लोगे। सीरोलॉजी में आपने क्या देखनी है, एंटी हेट्रोफिल एंटीबॉडीज देखनी होती है। आप पोल बर्नल टेस्ट कर सकते हैं या फिर मोनोस्पोर टेस्ट है। पोल बर्नल टेस्ट में शीप के आरबीसी एग्लूटिनेट होते हैं, मोनोस्पोर टेस्ट में हॉर्स के आरबीसी एग्लूटिनेट होते हैं। इसके बाद आप स्पेसिफिक एंटीबॉडीज देखोगे एप्स्टीन बार वायरस के एंटीजन के लिए, ठीक है। एक होती है वायरल कैप्सिड एंटीजन है, वायरल कैप्सिड एंटीजन, इसको याद कैसे करना है, ओके। तो वायरल कैप्सिड एंटीजन VCE, ओके, VCE है, VCE है, ठीक हो गया। तो वायरल कैप्सिड एंटीजन एलाइजा से देखते हैं आप, जबकि एप्स्टीन बार न्यूक्लियर एंटीजन या आप देखते हैं PCR से। एप्स्टीन बार देखते हैं आप PCR से। मेन वैसे PCR ही होती है, बाकी एलाइजा भी करा सकते हैं। अब इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस या ग्लैंडुलर फीवर की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको पता है कि एंटीबायोटिक रैश हो सकता है एमपीसिलिन या अमोक्सिलिन यूज़ करने की वजह से। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्जिमा रिएक्शन है। एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है सोर थ्रोट की वजह से। इसके अलावा हेपेटोसप्लीनोमेगाली है, सप्लीनोमेगाली की वजह से पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा, हेमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा, और DIC या प्लास्टिक एनीमिया वगैरह हो सकता है, या सप्लीन रप्चर भी हो सकती है। और लास्ट में मेनिंजाइटिस या क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हमने पढ़ना है साइकियाट्री के अंदर, जहाँ पे बंदा थोड़ा सा काम करेगा ना थक जाएगा, तो वो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के अंदर आता होता है। इसके अलावा आपने जो एप्स्टीन बार वायरस से रिलेटेड कैंसर होते हैं लाइक नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, बर्किल लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, ये आपने याद रख लेने हैं। मैनेजमेंट क्या होती है, नॉर्मली सेल्फ लिमिटिंग होता है, सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है, आईवी फ्लूइड्स, न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट है, और आपने बेड रेस्ट करना होता है। कोई भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स को अवॉइड करना है क्योंकि सप्लीन रप्चर हो सकती है। पेन किलर दे दोगे, एस्टामाइनोफेन दे दोगे, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड है इन केस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, लाइक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नेक्स्ट इज डेंगी। डेंगी में से कंफर्म सवाल आएगा इस साल। तो डेंगी के अंदर क्या होता है, क्लासिकल डेंगी फीवर का क्या पॉइंट्स होते हैं। इसमें आपको एक फेब्राइल फेज होता है, फेब्राइल फेज में आपको हाई ग्रेड फीवर, राइकर्स चिल्स देखने को मिलता है, रिट्रोऑर्बिटल पेन देखने को मिलता है, जनरलाइज बॉडी पेन होता है लाइक रिट्रोऑर्बिटल पेन है, ब्रेक बोन फीवर है, माइल्जिया, नोजिया, वॉमिटिंग देखने को मिलती होती है। इसके अलावा और क्या मिलेगा आपको, सेटल बैक फीवर भी ये देखने को मिल सकता होता है कि फीवर 3 से लेकर 4 दिन तक हुआ, फिर उतर गया, फिर वापस आ गया। और लास्ट में मैक्यूलोपैपुलर रैश है। और जो एक कॉम्प्लिकेशन होती है वो है डेंगी हेमरेजिक फीवर। अब जो डेंगी हेमरेजिक फीवर आप एक कब लेबल करना है, जब फीवर के साथ आपको हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन देखने को मिले, ठीक है। तो ग्रेड 1 में आपको क्या होगा, फीवर होगा, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन होगी, और एविडेंस ऑफ प्लाज्मा लीकेज होगा। कैसे पता लगेगा कि प्लाज्मा लीकेज है, प्लाज्मा लीकेज की वजह से हेमाटोक्रिट 20% से ज़्यादा आपको देखने को मिलता होता है। फीवर, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन और हेमाटोक्रिट ये आपको बढ़ते होते हैं। ग्रेड 2 में स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है, खुद ब खुद ब्लीडिंग हो जाती है। ग्रेड 3 में सर्कुलेटरी फेलियर हो जाता है, शॉक हो जाता है। और ग्रेड 4 में प्रोफाउंड शॉक होगा, जिसमें ब्लड प्रेशर और पल्स आप रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते होते। अब इसके बाद डेंगी है, डेंगी की जो ट्रांसमिशन होती है वो एडिस एजिप्टाई और एडिस एल्बोपिक्टस से होती है। अब इसका ट्रांसमिशन साइकिल ये होता है कि जो एडिस मॉस्किटो है डेंगी इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा, फिर जो मॉस्किटो होता है ओके ब्लड को इंजेस्ट कर देगा विद डेंगी वायरस है, ओके सही है। फिर जो मतलब इंजेस्ट किया ब्लड को, और फिर जो इन्फेक्टेड हो गया, फिर इसने दूसरे मच्छर को काट लिया, दूसरे मच्छर नहीं दूसरे इंसान को काट लिया, और उस बंदे को इन्फेक्शन हो गया तकरीबन 14 डेज के अंदर। अब ट्रीटमेंट ऑफ हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर के अंदर आपने पैरासेटामोल या पैनाडोल आपने इस्तेमाल करनी होती है, ठीक हो गया। इसके बाद टैबलेट स्पॉन्जिंग करते होते हैं, और आपने कभी भी एनसिड, एस्पिरिन या इबुप्रोफेन इस्तेमाल नहीं करनी, अदरवाइज ब्लीडिंग होगी या बच्चों में राइस सिंड्रोम भी हो सकता है। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। अब इस पेशेंट में पूछ रहा है कि क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है। अब पेशेंट ग्रुप ए से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे ना डेंगू की मैनेजमेंट जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स बना दे रहे हैं, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए वो पर्सन है जिसको सिर्फ हाई ग्रेड फीवर है और उसको कोई वार्निंग साइंस या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ग्रुप बी पेशेंट वो होते हैं जिनमें कोई वार्निंग साइंस या कोमॉर्बिड कंडीशन होती है, और ग्रुप सी जिनमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है। वन सेकेंड, कॉम्प्लिकेशन कौन सी है, डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम है। अगर कोई वार्निंग साइन या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो ग्रुप ए पेशेंट है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती। लाइक अगर आप सिनेरियो में देखो उसको सिर्फ डेंगू फीवर है और कुछ भी इतना खास नहीं है। अब ओके, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो क्या है, ग्रुप ए से बिलोंग कर रहा है। ग्रुप ए वाले पेशेंट में क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, रिट्रोऑर्बिटल पेन है, ब्रेक बोन फीवर है, लेकिन कोई वार्निंग साइन नहीं है। वार्निंग साइन यहाँ पे लिखा है कि HB 8 से नीचे नहीं है, ओके। और जो कॉम्प्लिकेशन है डेंगू की वो भी नहीं है। वो कौन कौन सी होती है, DIC, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम है। और क्या कॉम्प्लिकेशन है ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, DIC, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम है। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ डेंगू। ओके, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ डेंगू के अंदर आपके कौन कौन से आ जाते हैं। और दूसरे जो वायरस जो कि एडीज से फैलते हैं और बुखार करवाते हैं, लाइक चिकनगुनिया वायरस है, येलो फीवर वायरस है, जिका वायरस है या टाइफाइड भी है। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे। सबसे पहले CBC करा लोगे, ये इंपॉर्टेंट है। हेमाटोक्रिट ज़्यादा होगा, ओके, ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। RT-PCR के न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करा लोगे, एलाइजा करा लोगे जिसमें NS1 एंटीजन मिलेगा, और जो कन्फर्मेटरी होता है वो IgG या IgM के लेवल्स करा लोगे। अब इसके मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं।
मैनेजमेंट के अंदर आपने पहले असेसमेंट करनी है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहले ओवरऑल असेसमेंट करनी है पेशेंट की, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, याद रखना है स्टेप 2 में डास, DAS, वैसे जो डास स्कोरिंग होती है ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होती है, लेकिन डास रट्टा मारना है। T से डायग्नोसिस, A से असेसमेंट ऑफ डिजीज फेस और S से सीवियरिटी, और तीसरे स्टेप पे आ जाएगा मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के अंदर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी है। मैंने कहा था कि ग्रुप ए में कोई वार्निंग साइन या कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। वार्निंग साइन में ये बताया था कि HB8 से कम नहीं होगा, और कॉम्प्लिकेशन में DIC, हेमरेजिक फीवर या फिर आपको डेंगू शॉक सिंड्रोम देखने को मिलेगा। इस केस में आपने बेड रेस्ट करना है, एक्सेस इन फ्लूइड इंटेक देने हैं ORS या फ्रूट जूसेस के फॉर्म में, और फीवर को कंट्रोल करने के लिए पैरासीटामोल या टैबलेट स्पॉन्जिंग देनी है। ग्रुप बी पेशेंट में क्या होता है, वार्निंग साइन या कोमॉर्बिड कंडीशन होती है, IV फ्लूइड्स हो गए, रिंगल एक्टेड या नॉर्मल सलाइन है। तो ग्रुप सी में कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है, लाइक शॉक को ठीक करने के लिए IV फ्लूइड्स है, विजोप्रेसर और आइनोट्रॉप्स है, विजोप्रेसर एंड आइनोट्रॉप्स देते होते हैं। और हाइमेरेजिक कॉम्प्लिकेशन को आपने ट्रीट करना है तो आपने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को अवॉइड करना होता है, एनसाइड नहीं देने, और आपने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन जब देनी है जब प्लेटलेट 10,000 से कम हो जाए, या फिर ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन है, प्लाज्मा देना होता है, या फिर आपने पैक RBC ट्रांसफ्यूजन देनी होती है। क्लियर, आप ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद डेंगू हेमरेजिक फीवर का, अच्छा यहाँ पे क्या क्यों होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम? असल में डेंगू मच्छर की 4 सीरोटाइप होती है। अगर एक सीरोटाइप ने काट लिया तो मैक्रोफेजेस हो गए, मैक्रोफेजेस एक्यूट इन्फ्लेमेशन करवाते हैं, वो पायरोजेंस और पेन मीडिएटर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेक बॉर्न फीवर है। लेकिन अचानक डिफरेंट सीरोटाइप का इन्फेक्शन हो गया तो इस केस में जो एंटीबॉडीज होती है ना, जो फर्स्ट सीरोटाइप की थी, वो क्रॉस रिएक्शन कर जाती है, जिसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, पहले डेंगू हेमरेजिक फीवर होगा, फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम होगा। अब WHO जो क्लासिफिकेशन होती है डेंगू हेमरेजिक फीवर की, ग्रेड 1, 2, 3, 4 होती है। ग्रेड 1 में आपको फीवर और हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन होगी और प्लाज्मा लीकेज आपको देखने को मिलेगा 20% से ज़्यादा का, या प्लेटलेट 1 लाख से कम हो जाएंगे। 2 के अंदर आपको स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है। 3 के अंदर आपको सर्कुलेटरी फेलियर देखने को मिलता है, पल्स कम है और ब्लड प्रेशर, पल्स वीक है और ब्लड प्रेशर कम हो गया। और ग्रेड 4 में आपको क्या मिलता है, प्रोफाउंड शॉक देखने को मिलता होता है। क्लियर, सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे जाते हैं herpes सिम्प्लेक्स वाले टॉपिक के अंदर। herpes सिम्प्लेक्स में क्या होता है, herpes सिम्प्लेक्स में आपको जिंजिवा स्टोमेटाइटिस होता है और वेसिकुलर रैश देखने को मिलता होता है। ठीक है, इसके 2 इन्फेक्शन होती है, प्राइमरी और रिकरेंट। प्राइमरी में जिंजिवा स्टोमेटाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, और पेनफुल जेनिटल ट्रैक लीजन होती है, और फीवर लिम्फेडिनोपैथी भी हो सकती है। रिकरेंट के अंदर कोल्ड सोर करवा देता है, जिसको बोलते हैं herpes labialis है, और इसमें हाइपरेस्थीसिया होता है फॉलोड बाय रैपिड वेजिकुलेशन, पोस्टुलेशन एंड क्रस्टिंग। सही हो गया। तो ये herpes सिम्प्लेक्स में आ जाएगा। लाइक अगर आप ग्रुप 1 में देखोगे, सो ग्रुप 1 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में देखोगे, ग्रुप्ड वेजिकल्स हैं एंकल पर और टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है उससे पहले, यानी हाइपरेस्थीसिया हो रहा है, उसके बाद वेजिकुलेशन आ गई है और वो ग्रुपिंग के फॉर्म में है। ओके, और इसके अलावा नेल्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसको विटिलो बोलते हैं। ओके, तो ये रिकरेंट को इंडिकेट करता है herpes सिम्प्लेक्स वायरस को। क्या क्या रिस्क फैक्टर या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं? अगर कोई कॉन्कोमिटेंट मेडिकल इलनेस है, या कोई मेंस्ट्रुएशन है, ओके, या किसी का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है, डायबिटीज़ है, मैकेनिकल स्ट्रेस है, इस वजह से देखने को मिल सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? अब इसका ट्रीटमेंट आपने 48 आवर्स में स्टार्ट करना है, प्राइमरी या रिकरेंट दोनों के केस में। अब इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट है तो अपने साइक्लोविर, और अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो तो फोर्स कार्डिनेट इस्तेमाल करनी होती है। नेक्स्ट है लेप्टोस्पायरोसिस, विल्स डिजीज, ये आपको इन्फेक्टेड रैट यूरिन के केस में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये और किस केस में देखने को मिलता है, जो डंगल डॉक्टर होते हैं, वेटरनरी डॉक्टर है या सैवरेज वर्कर, उसमें देखने को मिलता है। हाई ग्रेड फीवर होगा, एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, ओके, हेपेटाइटिस हो सकता है, सब कंजक्टिवल हैमरेज है, और हाई ग्रेड फीवर ओलिगोयूरिया हो सकता है, यानी ये जॉन्डिस, लीवर की इन्वॉल्वमेंट, सब कंजक्टिवल हैमरेज फीवर करा देता होता है। तो ये लेप्टोस्पायरोसिस होता है काज बाय लेप्टोस्पायरा इंटीरोगेंस। ओके, अब इसके जो क्लासिकल सिंड्रोम्स होते हैं लेप्टोस्पायरोसिस के, वो कौन कौन से होते हैं? वो 4 आपने सिंड्रोम याद रख लेने हैं। निमोनिक है, बेप, ओके, या बीपा से भी रट्टा मार सकते हैं, वैसे फजूल सा निमोनिक है। ओके, बी से बैक्टीडेमिक है, ए से एसेप्टिक मेनिंजाइटिस है, आई से इक्टेरिक है, यानी इक्टेरिक का क्या मतलब होता है, जॉन्डिस करवा देगा, जिसको विल्स डिजीज कहते हैं। लास्ट में पल्मोनरी क्या आ जाएगा आपका, पल्मोनरी सिंड्रोम आ जाएगा, BAIP। अब इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कि इन्फेक्टेड यूरिन से, या फिर थ्रू द कट्स एब्रियन से हो सकता है, या प्रोलॉन्ग इमर्शन इन कंटामिनेटेड वाटर, जो सैवरेज वर्कर्स होते हैं, या फिर इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर है। अब इसका जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस होता है वही वन सेकेंड 3 बेसिक होते हैं, सीरोलॉजी, कल्चर और PCR होता है। मेन आपने सीरोलॉजी करानी होती है, माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। इसके अलावा लाइजा इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी करा सकते हैं, उसमें आप IgM देखोगे। इसके अलावा एंटीजन देख सकते हो आप रेडियो अमीनो एसिड से, एलाइजा से, यानी एंटीबॉडी देखोगे माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट से, और एंटीजन देखोगे एलाइजा से। नेक्स्ट है PCR करोगे फॉर द डिटेक्शन ऑफ DNA, ओके, और तीसरा आप कल्चर करा लोगे। कल्चर किस चीज़ का कराओगे, ब्लड का या CSF का, और जो मीडियम यूज़ करना है वो है फ्लेचर मीडियम विद इन 10 डेज। बाकी आप CBC या CRP वगैरह करा लोगे। ओके, उसमें CBC में आपको न्यूट्रोफिल्स मिल सकते हैं, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मिल सकता है। तो ये व्हील्स डिजीज होता है, काज पे लेप्टोस्पायरा इंटीरोगेंस होता है। अब जो मेडिसिन यूज़ होती है, अब अगर माइल्ड लेप्टोस्पायरोसिस है तो आपने ओरल रूट से मेडिसिन देनी होती है। कौन सी मेडिसिन दोगे, पहले पेनिसिलिन होती है, अगर वो सही काम नहीं करी तो आप अमोक्सिलिन इस्तेमाल करोगे या जिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल करोगे। ठीक है, निमोनिक है ओके, ADA,
ठीक है। ए से जिथ्रोमाइसिन, डी से डॉक्सीसाइक्लिन और ए से एम्पिसिलिन है। और अगर सीवियर लेप्टोस्पायरोसिस है तो आपने इसमें 1 सेकेंड पेनिसिलिन या सेफ्ट्राइजोन देनी है, आईवी रूट से, या प्लाज्मा फेरेसिस करनी होती है। और 1 सेकेंड कॉम्प्लिकेशन है तो आपने ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन देनी है, मैकेनिकल वेंटिलेशन देनी है अगर लंग्स की इन्वॉल्वमेंट है, ओके। और डायलिसिस करना होता है अगर लीवर इन्वॉल्व, डायलिसिस है तो अगर रीनल इन्वॉल्वमेंट है इस केस में आपने करना होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लाइक क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है लेप्टोस्पायरोसिस है। तो मैंने आपको कहा है कि ये लंग्स को इन्वॉल्व करता है, लीवर को इन्वॉल्व कर सकता है और रीनल को इन्वॉल्व करता है। लीवर में क्या होगा, हेपेटाइटिस होगा, रीनल सिस्टम में रीनल फेलियर हो जाएगा, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन हो सकती है, पल्मोनरी में एआरडीएस निमोनिया हो सकता है, डीआईसी या मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम या मायोकार्डाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट इज टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में क्लासिकल ट्राइड होता है, स्टेप लैडर कंटिन्यूस फीवर होता है, आपको हेडेक, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया देखने को मिल सकता है, रिलेटिव रेडिकार्डिया होता है, मैक्युलर पेपुलर रैश होता है, रोज स्पॉट्स ऑन द ट्रंक देखने को मिलती है। और इसमें न्यूट्रोपीनिया होगा। ठीक हो गया। सीबीसी में आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रोपीनिया देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। सीबीसी में क्या होगा, ल्यूकोपीनिया या न्यूट्रोपीनिया होगा, लेकिन लिम्फोसाइटोसिस ज़्यादा हो गई और ईओसिनोफिल्स तो ना होने के बराबर हो गए। अभी जो ऑर्गेनिज्म की जो आइसोलेशन होती है आपने कैसे करनी होती है, आपने ब्लड कल्चर से करनी होती है आपने, ओके सही है। ब्लड कल्चर, एंटीबॉडी टेस्टिंग जो कि विडाल टेस्ट होता है, और सेकंड स्टूल कल्चर, यूरिन कल्चर कर सकते होते हैं। लास्ट में विडाल टेस्ट है और पीसीआर कर सकते होते हैं। और कहती है कि पाकिस्तान में जो ओनली जो इफेक्टिव ड्रग है अगेंस्ट टाइफाइड व जिथ्रोमाइसिन होती है। क्लियर। तो टाइफाइड का क्या मैनेजमेंट होता है, ड्रग्स थेरेपी आपने रट्टा मार लेनी है। ठीक है। अच्छा, पहले अगर किसी को कैरियर हो, कैरियर वाला जो होता है ना गाल ब्लैडर, ओके, वो छुपता है, सॉरी, कैरियर वाला जो टाइफाइड होता है ना वो गाल ब्लैडर में रिसाइड करता होता है। तो गाल ब्लैडर के लिए आपने क्या करना है, आपने सिप्रोफ्लॉक्सासिन या कोलेसिस्टेक्टमी कर देनी है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है टाइफाइड में, सबसे पहले आप क्लोरामफेनिकोल, अमोक्सिलिन या ट्राइमेथोप्रेम सल्फामेथोक्साजोल देते हैं। अगर उससे रेजिस्टेंस हो जाए तो उसको एमडीआर कहते हैं, उसके लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल करते हैं। और अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन से रेजिस्टेंस हो गई है तो जिथ्रोमाइसिन और आईवी सेप्ट्राइजोन है। और अगर इनसे भी रेजिस्टेंस हो गई है तो आपने देना होता है मीरोपेनिम देने होते हैं। क्लियर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसके बाद जीआईटी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन और हैमरेज होता है। 3rd वीक में आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। क्लियर। ड्रग्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जीआईटी में। आपको इंटेस्टाइनल परफोरेशन या इंटेस्टाइनल हैमरेज हो सकता है, सेप्टिसेमिक फोकाई या लाइक ऑस्टियोमाइलाइटिस करवा देगा, कॉलिसिस्टाइटिस करवा देगा, मेनिंजाइटिस करवा देगा। टॉक्सिक फिनोमिना में कार्डाइटिस या नेफ्राइटिस है, या क्रॉनिक स्टेट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है लाइक गाल ब्लैडर में या यूरिनरी ट्रैक में कैरियज करवा देता है। क्लियर। तो मेन आपको जो रट्टा मारना है वो जीआई रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, वो है इंटेस्टाइनल परफोरेशन और हैमरेज लाइक, और इसके अलावा कोलिसिस्टाइटिस या ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ये भी हो जाएगा अच्छे से। ओके ठीक है। अगर एमडीआर है तो एमडीआर का क्या ट्रीटमेंट होता है, एमडीआर का मतलब है कि क्लोरामफेनिकोल, अमोक्सिलिन और ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल से रेजिस्टेंट होता है। तो इसके लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। और अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन से भी रेजिस्टेंस हो गया तो जिथ्रोमाइसिन और सेफ्ट्राइजोन देनी है आईवी। नेक्स्ट है मलेरिया पे आ जाते हैं। मलेरिया में आपको हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है, राइगर सोचिल्स देखने को मिलती है, इंटरमिटेंट फीवर आपको देखने को मिलता है। हाई ग्रेड फीवर, एनीमिया, स्प्लीनोमेगाली, जॉन्डिस भी हो सकता है, तो ये मलेरिया में देखने को मिलता है। और अगर मलेरिया सीएनएस को इन्वॉल्व कर जाए जिसमें हेडेक, कन्वलियन, सीजर, साइकोसिस, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, डिसओरिएंटेशन है, तो इसको हम सेरिब्रल मलेरिया कहते होते हैं। क्लियर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। अच्छा, ये भी याद रख लेना कि जो प्लाज्मोडियम के 4 स्पीशीज होते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरियाई का सबसे लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है और एवरी 72 आवर्स फीवर कराता होता है, जबकि प्लाज्मोडियम कहने का मतलब है वायरक्स और ओवेल होता है एवरी 48 आवर्स कराते होते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम डेली कराता होता है। और कंफर्मेशन टेस्ट में आप जेमसा स्टेनिंग करते हैं, थिक और थिन होती है जिनको आप ल्यूमिनोस्की या जेमसा स्टेनिंग कहते हैं, थिक वाली डायग्नोस करने और थिन वाली स्पीशीज को, स्टेजेस को देखने के लिए करते होते हैं। इसके अलावा आप क्वांटिटेटिव बफी स्टडीज़ या फिर आप प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम स्टडी इन रिच प्रोटीन है, या फिर आप कहने का मतलब है एलडीएच वगैरह भी करा सकते होते हैं, पीसीआर भी करा सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर क्लोरोक्विन या आर्टिमेसिन देते होते हैं। क्लोरोक्विन की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है लेकिन आप आर्टिमेसिन इस्तेमाल करते हैं, लाइक को आर्टिमेथर प्लस ल्यूमिफेंट्रिन है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सेरेब्रल मलेरिया दिया हुआ है। सेरेब्रल मलेरिया का डायग्नोस करना होता है जब आपको ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिले, लाइक फिट्स, कन्वलियन, सीजर्स, इस तरह के आपको देखने को मिले, डिक्रीज कॉन्शियसनेस है। अब मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, सबसे पहले आपने जिम्सा स्टेनिंग करानी होती है, वही ल्यूमिनोस्की स्टेनिंग है जिसमें थिक और थिन स्टेनिंग करते होते हैं। और लास्ट में आपने सीरोलॉजी के अंदर आपने प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम हिस्टिडाइन रिच प्रोटीन और प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम एलडीएच प्रोटीन को देख लेना है। बाकी बेस लाइन्स आ जाते हैं सीबीसी, एसआर, सीआरपी, आरएफटी, एलएफटी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। मैनेजमेंट के अंदर सेरिब्रम मलेरिया लिखा हुआ है। सेरिब्रम मलेरिया में आपने तो पहले तो आपने रिससिटेट करना होता है, आईवी फ्लूइड्स और न्यूट्रिशन देनी होती है, और जो मेन ड्रग और चॉइस होती है वो आईवी आर्टिसोनेट होती है, या फिर क्विनिन दे सकते हैं। लेकिन जब क्विनिन आपने देनी है तो आपने ईसीजी से मॉनिटरिंग करनी होती है क्योंकि क्यूटी इंटरवल को बढ़ा देती है, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम करा सकती है। आपने आईवी आर्टिसोनेट 2.4 mg देना होता है। क्लियर। बाकी अगर बुखार ज़्यादा तो आपने पैरासीटामोल या टैबलेट स्पॉन्जी करनी होती है। कन्वलियन तो आपने डायजिपाम इस्तेमाल करना होता है। अगर ग्लूकोज कम है तो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना होता है। एनीमिया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी है। बस बाकी तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन
प्रेजेंट इन दिस पेशेंट। अगर इस पेशेंट में देखो, इस पेशेंट में अगर लाइक कहने का मतलब है कि ड्राउजी स्टेट है तो सेरिब्रल मलेरिया डेवलप हो चुका है, क्लियर। और इसके अलावा आरबीसी का में तो नीमिया हो गया, हिमोलिसिस है, बुखार ज़्यादा और जॉन्डिस आपको देखने को मिलता है। अब यूरिन एब्नॉर्मेलिटीज़, यूरिन एब्नॉर्मेलिटीज़ क्या हो रही है, अब सेरिब्रल मलेरिया हुआ, ओके, सेरिब्रल मलेरिया नहीं बल्कि कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया हुआ, ओके, हिमोलिसिस हुई है, क्लियर। अब हिमोलिसिस की वजह से हीमोग्लोबिन और आरबीसी यूरिन के अंदर चले जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, किडनी फेलियर हो जाएगा, और किडनी फेलियर की वजह से ब्लैक वाटर फीवर देखने को मिलेगा। तो सेरिब्रल मलेरिया और ब्लैक वाटर फीवर दोनों प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम की वजह से होते हैं, जबकि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल की वजह से क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, या फिर आपको क्या देखने को मिल सकता है, रिलैप्स देखने को मिल सकता है। अब ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, ट्रीटमेंट के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपने आर्टिमिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपी इस्तेमाल करनी होती है, या तो IV आर्टिसिनेट दोगे, या आर्टिमिथर प्लस लुमेफेंट्रिन दे दोगे, या अटोवाक्विन, प्रोग्वानिल है, क्विनिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, ये आप दे सकते होते हैं, क्लियर। क्या की कॉम्प्लिकेशन होती है प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम की, तो एक तो बताया कि सेरिब्रल मलेरिया हो सकता है, इसके अलावा आपको सीवियर एनीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, जॉन्डिस देखने को मिल सकता है, ब्लैक वाटर फीवर हो सकता है, हाइपरपैरेक्सिया हो सकता है, ARDS है, एक्यूट रीनल फेलियर है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, और शॉक है जिसको बोलते हैं एल्जिट मलेरिया। ठीक हो गया, ओके। और इन सबको ठीक करने के लिए यहाँ पर हमने ये पढ़ा था, क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद हमने, अगर आपको याद करने में मसला आ रहा है तो आपने रट्टा मारना है, ओके। निमोनिक है स्मैश, ओके, एस से शॉक आ जाएगा, एम से आपका लाइक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ए से आपका एक्यूट रीनल फेलियर या ARDS आ जाएगा, एस से सीवियर एनीमिया, और एच से हिमोलिसिस है। तो निमोनिक है स्मैश, स्मैश कर दिया। बाकी सेरिब्रल मलेरिया और आपको ब्लैक वाटर फीवर तो याद है। इसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सेरिब्रल मलेरिया और पैथोजेनिक मेनिंजाइटिस है, लेकिन मेनिंजाइटिस में तो सुमाई नेगेटिव होते हैं, क्लियर। जिम्सा स्टेनिंग आपको थिक और थिन नहीं, मलेरिया में सुमाई नेगेटिव होते हैं, मेनिंजाइटिस में तो आएंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं उमेबियासिस के अंदर। उमेबियासिस में आपको स्विंगिंग फीवर ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आपको स्विंगिंग फीवर है, राइगर्स और चिल्ड में सकते हैं, राइट हाइपोकॉन्ट्री में पेन डिस्कम्फर्ट देखने को मिल रहा है, और वो रेडिएट कर रहा है पेन राइट शोल्डर पे, तो उमेबिक लिवर एब्सेस है, क्लियर, ड्यू टू एंडोपाइन पॉस्टोलिटी का। जबकि पायोजेनिक लिवर एब्सेस में आपको पता है कि शार्कोट ट्राइड पूरा करना होता है। शार्कोट ट्राइड में क्या क्या होता है, फीवर, जॉन्डिस, राइट हाइपोकॉन्ट्रियम पेन देखने को मिलता होता है। अब उमेबिक लिवर एब्सेस में यूजुअली जॉन्डिस इतना खास देखने को नहीं मिलता होता। इन्वेस्टिगेशन कैसे करा लोगे, CBC करा लोगे, न्यूट्रोफिल होगा, LFTs करा लोगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम करा लोगे, आपको रेस मिलेगा। लेकिन जो मेन इन्वेस्टिगेशन होती है वो आपने क्या करानी होती है, ELISA कराना होता है, सीरोलॉजिकल टेस्ट कराने, ELISA कराना होता है, या PCR कर सकते हैं। और अदर्स में आप लाइक उमेबिक लिवर एब्सेस की एस्पिरेशन करोगे तो आपको एनकोवी सॉस या चॉकलेट ब्राउन पस देखने को मिलेगी। और सेगवांडोस्कोपी या बेरियम नीमा कराओगे तो आपको फ्लाश शेप अल्सर मिलेगा। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, ट्रीटमेंट में आपने मेट्रोनिडाजोल या टीनाडाजोल इस्तेमाल करनी होती है, क्लोरोक्वीन है अगर फायदा नहीं हो रहा मेट्रोनिडाजोल का। इसके अलावा डाईहाइड्रोएमिटीन है जो कि ट्रोफोजॉइट को उड़ा देती है। लास्ट में डिलॉक्सानाइड फीडेट होता है। सर्जरी में आपने ड्रेनेज और रेस्पिरेशन करनी है, एब्सेस की ऊपर क्यूटेनियस ड्रेनेज आपने करनी होती है, सही हो गया। और ट्रीटमेंट के बाद वंस अगेन लुमिनल ड्रग जो इस्तेमाल करते हैं वो डिलॉक्सानाइड फीडेट होती है। सर्जरी में आपको पता है कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड या CT गाइडेड ड्रेनेज और एस्पिरेशन ऑफ एब्सेस या परक्यूटेनियस ड्रेनेज होती है। नेक्स्ट है GRDS। GRDS भी आपको इसमें भी आपको ट्रैवल हिस्ट्री देखने को मिलती होती है, लाइक चिल्ड्रन है, टूरिस्ट या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चिल्ड्रन है, और इसमें आपको फैटी डायरिया देखने को मिलता है, फैटी डायरिया, स्टीटोरिया देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पेन भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें कोई फीवर नहीं होगा, कोई ब्लड नहीं होता, स्टूल में कोई म्यूकस भी देखने को नहीं मिलता होता। एक आपने डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स देख लेना है। GRDS के लिए भी वन सेकंड मेट्रोनिडाजोल या टीनाडाजोल इस्तेमाल करते हैं। इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है, ओके, रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है फिकल ओरल रूट से। और यहाँ पर ये वाइड सवाल है जिसकी डोजेज और स्केड्यूल पूछी हुई है। मेट्रोनिडाजोल की जो डोज होती है ना वो 2 ग्राम पर डे होती है, ठीक हो गया, वंस ओरली फॉर 3 डेज, ओके, वंस ओरली फॉर 3 डेज। जबकि टीनाडाजोल की भी 2 ग्राम पर डे होती है वंस ओरली, लेकिन उसको रिपीट करते हैं 1 वीक, सही हो गया। अब GRDS से GRD का लैम्बलिया की वजह से आपको देखने को मिलता होता है। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करा लोगे, 1 सेकंड स्टूल एग्जामिनेशन करा लोगे। स्टूल एग्जामिनेशन पे आपको प्रोटोजोल सिस्ट या ट्रोफोजॉइड आपको देखने को मिल सकता होता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वो स्ट्रिंग टेस्ट होता है। स्ट्रिंग टेस्ट ट्रोफोजॉइड के लिए होता है, जबकि स्टूल एग्जामिनेशन प्रोटोजोल सिस्ट को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। लास्ट में आप डोडिनल या जुजिनल एस्पिरेशन कर सकते हैं या बायोप्सी ले सकते हैं। जो एंटीबायोटिक होती है मेट्रोनिडाजोल या टीनाडाजोल होती है, दोनों आपने 2 ग्राम पर डे के हिसाब से चलानी होती है। नेक्स्ट है हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज। इसमें प्रेशर सिम्टम होते हैं ऑन द साइट ऑफ सिस्ट, जहाँ पे सिस्ट होगा प्रेशर सिम्टम होगा, लेकिन कोई पेन टेंडरनेस वगैरह देखने को नहीं मिलती होती, बस डिस्कम्फर्ट आपको देखने को मिलता है, ड्रैगिंग सेंसेशन देखने को मिलती है। ये आपको शेफर्ड लोगों में देखने को मिलती है। अब इसमें जो इकानोकोकस ग्रैनुलोसस होता है ना, इसकी वजह से हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज होता है। और चेस्ट एक्सरे करा लोगे तो आपको मेनिस्कस साइन या क्रिसेंट साइन देखने को मिलता है। मेनिस्कस साइन और
क्रिस्टल साइन एक्सरे में एक और कंडीशन में भी देखने को मिलता है, वो सर्जरी में है, इंटरसेप्शन, ठीक हो गया। तो चेस्ट रेडियोग्राफ में आपको वाटर लिली साइन देखने को मिलता है। कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन में क्या होता है, बड़ी सिस्ट के अंदर एक डॉटर सिस्ट होती है जिसको बोलते हैं रिंग लाइट कैल्सिफिकेशन है। और सीरोलॉजिकल टेस्ट में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन और अलाइजा, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन और अलाइजा, या फिर रट्टा मार लेने हैं, सही है। ओके, अब ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, ट्रीटमेंट में सर्जरी के अंदर आप सिस्ट की एक्सीजन करोगे आफ्टर स्टीरिलाइजेशन विद 0.5 ओके सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन 2.7% NaCl है। मेडिकल के अंदर अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, प्राजिक्विंटल है। वो कंबाइंड ट्रीटमेंट में पेयर थेरेपी है। पेयर में पंक्चर परक्यूटेनियस पंक्चर आ जाएगा, एस्पिरेशन आ जाएगा, इंजेक्शन ऑफ कोलिसाइडल एजेंट है जो कि 20% हाइपरटोनिक सलाइन है। ओके, अल्कोहल भी इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में री एस्पिरेशन है। नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं मेनिंजाइटिस वाले में। तो मेनिंजाइटिस में जो क्लासिकल ट्राइड होता है, हाई ब्लड फीवर, राइगर्स और चिल्स होता है, हेडेक होता है, न्यूकल रिजिडिटी होती है और 3 सोमाई आते हैं। न्यूकल रिजिडिटी कर्निक साइन, ब्रूजेन के साइन है। रेस्ट आईसीपी होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया देखने को मिलता है। यूजुअली हम ये कहते हैं कि जो सीजर्स होते हैं और लाइक कॉन्शियसनेस कम हो जाना, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, ये एंसेफेलाइटिस के लिए स्पेसिफिक होते हैं। बस आपने ये पॉइंट देख लेना है। अब मेनिंजाइटिस में क्या करते हैं, मेनिंजाइटिस में सबसे पहले सिटी स्कैन करते हैं, फिर इसके बाद सीएसएफ एग्जामिनेशन करते हैं। सीएसएफ में अगर आपको पायोजेनिक वायरल और ट्यूबरकुलोस को डिफरेंशिएट करना होता है। पायोजेनिक में आपको सीएसएफ टर्बेट होता है, ग्लूकोज कम होता है, न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलते होती है और प्रोटीन्स और आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर सीएसएफ क्लियर है, प्रोटीन ज़्यादा है और लिम्फोसाइट ज़्यादा है तो वायरल मेनिंजाइटिस होता है। अगर कोब वेब सीएसएफ है, रेस प्रोटीन है, ग्लूकोज कम है और रेस लिम्फोसाइट है तो ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस होता है। बाकी बेस लाइन्स करा लोगे, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, आरएफटी, एलएफटी ये करा लोगे आप, क्लियर। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस, ओवरऑल वायरल मेनिंजाइटिस होता है। ओके, और वायरस में भी एंटीरो वायरस होता है। अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड के अंदर मम्स होता है। और बैक्टीरिया के अंदर न्यू नेट के अंदर बात करें तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस होता है। मैंने ये कहा था कि न्यू नेट में सैप्सिस, निमोनिया, मेनिंजाइटिस तीनों ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होती है। प्री स्कूल चिल्ड्रन में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और ओल्डर में आपको निमोकोकस देखने को मिलता है और मेनिंजोकोकस भी होता है, क्लियर। अब क्या क्या इन्वेस्टिगेशन आपको देखने को मिलती है मेनिंजाइटिस की वजह से, तो मेनिंजाइटिस की वजह से आपको अपने ये रट्टा मारने की इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन की वजह से पानी भर जाएगा। ओके, और पानी से पस बन जाएगी तो सब ड्यूरल अम्पाइमा हो सकता है, सेरिब्रल एब्सेस देखने को मिल सकती होती है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस हो जाएगा, वाटर हाउस फ्लड्रेशन सिंड्रोम है, हियरिंग लॉस हो जाएगा, क्रेनियल पाल्सी है, लास्ट में एपिलेप्सी भी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन बिफोर लंबर पंक्चर। तो सबसे पहले आपने आईसीपी को सस्पेक्ट करना होता है। अगर किसी को ज़्यादा सीवियर हेडेक है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है और पल्स गिर रही है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, इरेगुलर रेस्पिरेशन है, कुशिंग ट्रायड है तो इस और या पैपिलेडियम है तो आपने आईसीपी को सस्पेक्ट करना हो। सबसे पहले आपने सीटी स्कैन करके आईसीपी को रूल आउट कर देना है। ओके, अगर आपने लंबर पंक्चर कर लिया तो उसकी वजह से कॉनिंग हो जाएगी। कॉनिंग में क्या होता है कि हेर्निएशन हो जाती है और ब्रेन स्टेम की डेथ हो सकती है। तो इस केस में आपने लंबर पंक्चर को देखना होता है। अब कौन कौन सी एंटीबायोटिक एम्पिरिकली स्टार्ट करवाओगे आप, सेफ्ट्राक्सोन, वैनकोमाइसिन, स्टीरॉइड है, इसाइक्लोविर और बेंजाइल पेनिसिलिन स्टार्ट कर दोगे। बाकी आप स्पेसिफिक कल्चर के हिसाब से आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोगे। मेनिंजाइटिस को हमने वहाँ पे भी कवर करना है, लाइक सीएनएस के अंदर भी। अदर काजेज ऑफ नेक स्टिफनेस, नेक स्टिफनेस आपको सबरेक्टाइल हैमरेज में देखने को मिल सकती है और मेनिंजिज्म में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इज टेटनस। तो टेटनस में क्या होता है, आपको एक्सीडेंट या ट्रॉमा की आपको हिस्ट्री देखने को मिलती है, क्लियर। एक्सीडेंट या ट्रॉमा की हिस्ट्री देखने को मिलती है। उसके बाद लॉक चा होता है जिसको ट्रेसमस कहते हैं, राइजर सार्डोनिकस होता है जिसमें फेशियल मसल का स्पाज्म होता है, ऐसे लग रहा है कि वो हमारा मजाक उड़ा रहा है। और फिस्टल टोनस है, टॉनिक रिजिडिटी और कन्वर्जेंस आपको देखने को मिलते होते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, सॉरी मैनेजमेंट क्लिनिकल फीचर बताया हुआ है वही लॉक चा, राइजर सार्डोनिकस, फिस्टल टोनस, टॉनिक रिजिडिटी और कन्वर्जन है। इसका जो डायग्नोस होता है मेनली क्लिनिकल होता है और कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती है। ट्रीटमेंट के अंदर अगर टेटनस सस्पेक्टेड है तो आपने वुंड को केयर करना और ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन है। लेकिन अगर टेटनस डायग्नोस हो चुका है तो इस केस में आपने सबसे पहले आपने मजीद टॉक्सिन्स की प्रोडक्शन को आपने रोकना है। तो आपने आईवी बेंजाइल पेनिसिलिन देनी है और मेट्रोनिडाजोल इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा आपने ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन देनी है 3 से लेकर 6000। ओके, ऊपर जो सस्पेक्टेड था उसमें आप 250, जबकि डायग्नोस हो चुका है तो 3 से लेकर 6000 ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन आप देते होते हैं। इसके अलावा अगर आपने स्पाज्म को कंट्रोल करना है तो आपने क्या करना है, स्पाज्म को कंट्रोल करने के लिए आपने क्वाइट रूम में आपने ठीक करना होता है, क्लियर। और आपने आईवी बेंजोडाइज़पिन देनी होती है और डेंट्रोलिन आपने देनी है। मैग्नीशियम सल्फेट आप चला सकते होते हैं। इंट्यूबेशन या मैकेनिकल वेंटिलेशन करेगी अगर एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और अब पेशेंट रिकवर हो गया तो आपने एक्टिव इम्यूनाइजेशन करनी है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन सेम कॉन्टैक्ट पे होती है, 6 वीक 5 ईयर 10 ईयर, ये हमने पीरियड्स में भी पढ़ना है। नेक्स्ट है सिफिलिस। अब सिफिलिस में क्या होता है, सिफिलिस में आपको सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की आपको हिस्ट्री देखने को मिलती है और जो प्राइमरी सिफिलिस होता है इसमें पेनलेस अल्सर होता है, सही हो गया। और सेकेंडरी सिफिलिस में पेनलेस म्यूकोक्यूटेनियस लेजन है और पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी है। वैसे लिम्फेडिनोपैथी और पेनलेस अल्सर प्राइमरी में होता है, सेकेंडरी में आपको पेनलेस लीजन देखने को मिलती है, रैश पेनलेस होता है और टर्शियरी में आपको गुम्मा, सीएनएस लीजन, सीएनएस में आपको एओर्टिक रूट डायलिटेशन, एनोरिज्म या एआर देखने को मिल सकता है। और न्यूरोसिफिलिस रट्टा मार लेना, आर्गाइल, रॉबर्टसन प्यूपिल या टेबी स्टोर्सालिस आ जाएगा, क्लियर। और इसमें जो स्क्रीनिंग के लिए जो टेस्ट इस्तेमाल करते हैं ना वो वीडीआरएल और इसके अलावा आप करते हैं वीडीआरएल और आरपीआर होता है और डायग्नोस के लिए आप एफटीए एबीएस करते होते हैं, सही हो गया, क्लियर। तो
सिफिलिस क्या होता है, सिफिलिस में आप कौन कौन से टेस्ट करा लोगे, पहले तो आप इम्यून एस्से करा लोगे आईजीएम और आईजीजी को देखने के लिए। इसके अलावा जो मैंने बताया था कि आप जो इनिशियली आप वीडीआरएल और आरपीआर कराते हो कंफर्मेशन के लिए, आप एफटीएबीएस है, ठीक है। अब रूलिंग आउट सीएनएस इन्वॉल्वमेंट है, सीएनएस इन्वॉल्वमेंट को कैसे रूल आउट करोगे, सीटी स्कैन करोगे, नंबर पंक्चर करोगे और सीएसएफ एनालिसिस कर लोगे नंबर पंक्चर के अंदर, एलिवेटेड सेल काउंट और रेस प्रोटीन वगैरह को देख लोगे, क्लियर। अब ट्रीटमेंट ऑफ सीएनएस इन्वॉल्वमेंट, अब सीएन यूरोसिफिलिस हो गया तो आपने बेंजाइल पेनिसिलिन इस्तेमाल करनी है, 1 सेकंड अगर रेजिस्टेंस होता है तो इथ्रोमाइसिन इस्तेमाल करनी है, और पेराडिनिसोलोन है, ठीक हो गया, पेराडिनिसोलोन है ताकि टू प्रिवेंट जैरिक्स हेक्सेमा रिएक्शन है, ओके। तो आगे नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एचआईवी और एड्स हैं। तो एचआईवी और एड्स थोड़ा सा ऐसे प्रेजेंट करता है कि कोई नमूनिया या टीबी लाइक, लेकिन इसमें CD4 काउंट आपको कम देखने को मिलेगा, यानी रेस्पिरेटरी एब्नॉर्मैलिटीज है, इंक्रीज वेट लॉस है, वेट लॉस आपको देखने को मिलता है, CD4 काउंट आपको कम देखने को मिलता है और लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती होती है, ओके। और एड्स वाले पेशेंट में नमूनिया बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, और नमूनिया की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, लंग एब्सेस या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। अब लंग एब्सेस की वजह से क्या होता है, लंग एब्सेस का क्या आपने कैसे ठीक करना है, आपने एंटीबायोटिक देनी है, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स है, और पोस्टुरल ड्रेनेज करनी है और रिपीटेड एस्पिरेशन है। जबकि पल्मोनरी टीबी के लिए आपने एंटी ट्यूबरकुलोटिक ड्रग इस्तेमाल करनी है, आइसोनियाजाड, रिफेम्पिन, पिराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल है। एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ये मेडिकल था, आप सर्जिकल के अंदर आ जाते हैं। अगर एब्सेस है तो आपने क्या करना है, सर्जिकल ड्रेनेज कर देनी है, या फिर सेगमेंटेक्टमी या लोपेक्टमी भी कर सकते होते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो CD4 काउंट आपको रिलेटिवली कम देखने को मिल रहा है, ओके। एलएफटीज भी रेस्ड है, ईएसआर भी ज़्यादा है, सही है। तो इसमें क्या क्या कराओगे आप, पहले हिस्ट्री लोगे, हिस्ट्री में आपको वेट लॉस, रेस्पिरेटरी एब्नॉर्मैलिटीज की हिस्ट्री मिलेगी, और फिर आप वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को देखोगे, लाइक स्क्रीनिंग के लिए आप एलाइजा कराते हो, कंफर्मेशन के लिए आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते होते हैं। इसके अलावा आप आईजीजी एंटीबॉडी करा लोगे अगेंस्ट आप P24 एंटीजन, न्यूक्लिक एसिड बेस एनालिसिस करा लोगे, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा आपका। तो ओके, बाकी आप और क्या करा सकते हो, वायरल मटेरियल को देख सकते हो आप पीसीआर से, आरटीपीसीआर से, या वायरस की आइसोलेशन कर सकते हो। सीबीसी कराओगे आपको सारी सेल लाइंस कम देखने को मिलती है, एनीमिया, लिम्फोपीनिया, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और CD4 काउंट आपको कम देखने को मिलती होती है। ट्रीटमेंट के अंदर आ जाती है, ट्रीटमेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ट्रीटमेंट में आपने रट्टा मारना है कि पहले तो जनरल है कि आपने स्मोकिंग को कम करना है, रेस्ट लेना है, सेफर सेक्स और काउंसलिंग करनी होती है। अब एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी इस्तेमाल करते हैं, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी है, इसमें डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। नंबर 1 है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसमें आपने रट्टा मारना है जिमोविडिन और लैमेविडिन को। नो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, इसमें नवीरापिन और डिलावारपिन है। नवीरापिन को रट्टा मार लेना, एन से नवीरापिन और एन से नो न्यूक्लियोसाइड आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद प्रोटीज इनहिबिटर में आपके आ जाएगा इंडिनाविर, रिटोनाविर और लोपिनाविर आ जाएगा, और एंट्री के अंदर इन्फ्लोबाटाइड और मैराविरोक है, और लास्ट में वही हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल है। तो एटलीस्ट आप हर ग्रुप से एक याद रख लो कि न्यूक्लियोसाइड में आपने याद रख लेना जिडोविडिन, मेरे नाम से याद रख लेना जिडोविडिन। नो न्यूक्लियोसाइड में नवीरापिन से याद रख लेना, प्रोटीज इनहिबिटर में इंडिनाविर है, और ई से एंट्रीज में आपका आ जाएगा इन्फ्लोबाटाइड है। अब स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन इन केस ऑफ एचआईवी पेशेंट है, तो आपने सबसे पहले एचआईवी की सीरोलॉजी करानी होती है, सही है। कैसे कराओगे आप, एलाइजा से या पीसीआर से कर सकते हैं, या फिर वेस्टर्न ब्लॉटिंग कर सकते हैं। CD4 काउंट देखोगे और क्रिप्टोकोकस एंटीजन देखोगे, अगर CD4 काउंट 100 से कम है फिर हेपेटाइटिस बी की सीरोलॉजी करा लोगे, यानी दूसरे डिजीज को आप रूल आउट कर रहे हैं, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को, और मेजोरिटी ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को भी आप रूल आउट कर दोगे। इसके बाद कोविड-19 का है, कोविड-19 का टिपिकल सिनेरियो आएगा, 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जब भी 14 डेज का ही करंटीना होता है, सही है। और इसके बाद याद कर लेना कि हेडेक, आपको फीवर, हेडेक, ड्राई कफ और सोर थ्रोट, यानी आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। फिर आपको डिस्निया देखने को मिलेगा, और इसमें ये भी याद रख लेना कि जो इसमें जो न्यूट्रोफिल टू द लिम्फोसाइट रेशियो एलिवेटेड देखने को मिलती होती है। TLC कम होता है, ल्यूकोपीनिया होता है, ऑलमोस्ट सारे वायरसेस में ल्यूकोपीनिया आपको देखने को मिलता है, लेकिन न्यूट्रोफिल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्लियर। ESR भी ज़्यादा देखने को मिलता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कम हो जाती है, और आपको क्या देखने को मिलता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलती है। तो ये क्या है, कोविड-19 इन्फेक्शन या SARS-2 कोविड भी कहते होते हैं। SARS का क्या मतलब होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और कोविड वायरस 2 हो गया, ओके। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, सबसे पहले तो वैसे CBC करानी चाहिए, लेकिन अब पहले आप चेस्ट एक्सरे करा लोगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट है ना, तो आपको बायलैटरल, बेजल या पेरिफेरल इन्फिल्ट्रेशन मिलती है। CT स्कैन में आपको कंसोलिडेशन है और क्रेजी पेवमेंट थिकनिंग देखने को मिलती है। इसके बाद मॉलिक्यूलर मेथड है, मॉलिक्यूलर मेथड में आप क्या कराओगे, नेजोफेरेंजियल या ओरोफेरेंजियल का स्वैब लोगे, और इसमें आप RT-PCR कराओगे, ये मेन टेस्ट है। नेजोफेरेंजियल या ओरोफेरेंजियल स्वैब लेना, उस पर RT-PCR करना फॉर डिटेक्शन ऑफ वायरल DNA, और सीरोलॉजी के अंदर आपको पता है कि एंटीबॉडी डिटेक्शन कर लोगे, क्लियर। नॉन स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन में आप CBC कराओगे, लिम्फोपीनिया होगा, लेकिन न्यूट्रोफिल टू द लिम्फोसाइट रेशियो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। LFT में ELT ज़्यादा होगा, डी डायमर्स और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स CRP, फेरेटिन और डी डायमर्स रेस्ट हो गए, ओके। दैट इज़ वाई यह थोड़ा हाइपर कोआगुलेबल डिजीज़ है, तो आपने इसमें हेपेरिन भी देना होता है, वो आप अगले सफ़े पे पढ़ते हैं। एल्ब्यूमिन कम होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम आपको देखने को मिलते हैं, और ये हाइपी हाइपोक्सिया होता है, मतलब उनको सांस
सांस लेने में दुश्वारी होती है लेकिन रोज़मर्रा का काम कर रहे होते हैं। सपोर्टिव मैनेजमेंट के अंदर आपने हाई फ्लो ऑक्सीजन देनी होती है और मैकेनिकल वेंटिलेशन देनी है अगर सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, और अगर कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो आपने एंटीबायोटिक दे देनी है। क्लियर, सही हो गया। और इसके बाद आपने रट्टा मारना है कि सही है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट को थोड़ा भूल जाता है मैनेजमेंट क्योंकि इतनी ज़्यादा सिंपल है, तो उसका निमोनिक है फारिश है, फारिश। ओके, एफ से फ्लूइड रिससिटेशन, ए से एंटी माइक्रोबियल है, आर से रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी है अगर कोई एक्यूट किडनी इंजरी है, आई से आइनोट्रोपिक स्पॉट है। क्लियर, और स्टीरॉयड थेरापी और एच से हाई फ्लो ऑक्सीजन है। लास्ट में अपने एंटी कोगुलेशन थेरापी पर रट्टा मार देनी है, वो वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए देते होते हैं। और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर अपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है। अभी ये एंटीबॉडीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका एक और सवाल भी आएगा। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में टोक्लिजुमाब है जो कि एंटी इंटरल्यूकिन 6 एंटीबॉडी होती है। ये कंबाइंड फॉर्म में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसीरिमाब और एमडीवीमाब। ओके, इसको तो प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल है। ओके, कैसीरिमाब और एमडीवीमाब। ओके, सही हो गया। और एंटीवायरल ड्रग में मोलनुपिराविर और पैक्सलोविड है। मोलनुपिराविर और पैक्सलोविड और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में आप टोक्लिजुमाब को याद रख लो एटलीस्ट। वैक्सीनेशन सबसे इजी है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में आपको पता है जो हम सब ने लगवाई है, साइनोफार्म और साइनोवैक है। आरएनए और डीएनए वैक्सीन ये मोडर्ना वाली है। मोडर्ना के लास्ट में आ रहा है आरएनए, तो ये मोडर्ना है, सही हो गया। एमआरएनए की वैक्सीन है। लास्ट में प्रोटीन सब यूनिट है जिसमें नोवोवैक्स है, और रिकॉम्बिनेंट आरएनए वैक्सीन में आपकी एस्ट्राजेनेका आ जाती है। अब इंडिकेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, अब किस केस में आप हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं कोविड-19 के, जिसको सिम्पटम हो और नमूनिया के रेडियोलॉजिकल या क्लिनिकल एविडेंस हो A65 से ऊपर देखने को मिले। ओके, और आपको कोमॉर्बिड कंडीशन लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है और ARDS है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है। बस एटलीस्ट आप ये याद रख लेना कि अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो, ए ज़्यादा हो और नमूनिया के सिम्टम दिए हो, कोमॉर्बिड कंडीशन हो लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस केस में आपने इसको एडमिट करना हॉस्पिटल के अंदर। कौन सी एंटीवायरल ड्रग इस्तेमाल करते हैं, मोलनुपिराविर और पैक्सलोविड है। कौन सी एंटी इंटरल्यूकिन 6 इस्तेमाल करते हैं, वो है टोक्लिजुमाब। क्लियर, और रोल ऑफ एंटीकोगुलेंट है। अब एंटीकोगुलेंट आपने आईसीयू या नॉन आईसीयू सेटिंग, ओके, आईसीयू सेटिंग में जब यूज़ करने होते हैं जब ब्लीडिंग का रिस्क लो है, और नॉन आईसीयू में जब यूज़ करने जब ब्लीडिंग का रिस्क हाई देखने को मिलता होता है। क्लियर, इस चीज़ को रट्टा मार लेना। ओके, अब आईसीयू में आप क्या इस्तेमाल करोगे, वन सेकंड, आईसीयू में आप थेरापेटिक डोज एंटीकोगुलेशन इस्तेमाल करोगे, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन आप इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हमारा हो जाएगा। अब हम एमसीक्यूज वगैरह पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू पे क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। फिब्राइल इलनेस है, 7 डेज है आफ्टर समर हॉलीडेज इन कराची। ओके, कराची में वैसे डेंगू बहुत फैला हुआ है, 7 डेज है। ओके, यानी फीवर इसका 1 हफ्ते से है, और इसको सीवियर माइल्जिया है, फिब्राइल है, डिफ्यूज मैकुलर पैपुलर रैश आपको देखने को मिल रहा है। ट्रंक में लिम्फेडिनोपैथी नहीं है। एचपी देखो, एचपी ठीक है, डब्ल्यूबीसी भी ठीक है, प्लेटलेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, बिलिरुबिन ठीक है, और एएलटी का लेवल ज़्यादा हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली दिस शुड बी द डेंगू फीवर, जिसमें फीवर माइल्जिया मैकुलर पैपुलर रैश आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, इसके बाद अभी चौथा फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इन्फेक्शन विद साल्मोनेला। तो साल्मोनेला में जो मोस्टली कैरियर्स फीमेल्स होती है। ओके, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। 32 ईयर ओल्ड मैन जिसको डायरिया है आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द विजिट, ओके, फ्रॉम गुजरनवाला, यानी ट्रैवलर डायरिया आपको दिया हुआ है। साथ में एफिब्राइल और लोअर एब्डोमिनल पेन है, लेकिन स्टूल में कोई ब्लड नहीं है। ओके, ट्रैवल है, स्टूल में कोई ब्लड नहीं है, बुखार भी नहीं है, ट्रैवल करके आया, तो ये क्या है, GRD आ जाएगा। सही है, ट्रैवल में से इक्वलाई GRD और कॉलरा को रट्टा मार लेना है। रिगार्डिंग द एपिडेमियोलॉजी ऑफ इन्फेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, कौन सी बात ठीक है। ओके, पोलियो मेजोरिटी ऑफ द पार्ट से एलिमिनेट हो चुका है सिवाय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। 20 ईयर ओल्ड है, स्टूडेंट को स्पाइकिंग फीवर और नॉक्टर्नल स्वेट है। ओके, और यानी स्पाइकिंग फीवर कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। इंटरमिटेंट फीवर आपको मलेरिया में देखने को मिलता होता है। तो क्विनिन थेरेपी के बारे में क्या बात ठीक है, तो इसमें आपने ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करनी होती है और ECG मॉनिटरिंग करनी होती है। नेक्स्ट है फीवर, पाल्पेबल सप्लीन और नॉर्मल WBC, लेकिन हाई ESR है। सही है, हाई ESR यानी सप्लीन अमिकली किस में देखने को नहीं मिल सकती, और फीवर भी है साथ। तो बेस्ट ऑप्शन इज ओमेबिक लीवर एब्सेस है। ओमेबिक लीवर एब्सेस में किस में देखने को नहीं मिलेगी, ओमेबिक लीवर एब्सेस में तो आपको WBC काउंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। सही है, ओके, ऑलमोस्ट। बाकी इंटारिक फीवर में, मलेरिया में, ब्रूसिलोसिस में सप्लीनोमेगाली हो सकती है, कालाजार में सप्लीनोमेगाली होती है। और मैंने ये भी बताया था कि मैसिव सप्लीनोमेगाली के 3M होते हैं, मलेरिया, माइलोफाइब्रोसिस और CML होता है। सही है, ओके, और सप्लीनोमेगाली के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। सही है, अब हम नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। जी नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये सफ़ा तो हो गया मेरे ख्याल से, नहीं ये सफ़ा नहीं हुआ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे है कि कश्मीर और बलोचिस्तान के लोगों में अगर अल्सरेशन हो, स्किन की पिगमेंटेशन हो, तो ये काला जार होता है। कश्मीर वाला लोग है और वेट लॉस है, इंटरमिटेंट फीवर है,
पेशेंट को बुखार है और हिपैटोसप्लीनोमेगाली देखने को मिल रही है, हिपैटोसप्लीनोमेगाली है। बाकी चीज़ आप करा लोगे, प्लेटलेट्स आपको कम है सप्लीनोमेगाली की वजह से, डब्ल्यूबीसी भी कम है, लिम्फोपीनिया हो गया, एचबी भी कम है। मोस्ट लाइकली डायग्नोस शुड बी द काला आजार विसरल लिशमिनियासिस होता है। क्लियर, इसमें फीवर, वेट लॉस, हिपैटोसप्लीनोमेगाली, पैनसाइटोपिनिया आपको देखने को मिलता होता है। सही है, सप्लीनोमेगाली की वजह से। और इसमें आपने क्या करवाना होता है, बोन मैरो एग्जामिनेशन करनी है जिसमें आपको ए मास्टिकोड्स मिलेगा। नेक्स्ट है कि योर डायग्नोसिस इन प्रोमिस्क्यूअस, ओके, प्रोमिस्क्यूअस मेल है जिसको अनग्रुप्ड सॉरी रिकरेंट ग्रुप वेजिकल है ऑन द शाफ्ट ऑफ पेनिस है, बर्निंग और डिस्कम्फर्ट है, पहले बर्निंग होती है और फिर ग्रुप्ड वेजिकल्स है, तो ये आपको हर्पीस सिम्प्लेक्स आरएस में देखने को मिलती है, जेनिटल हर्पीस में देखने को मिलती है। वायरल हेमरेजिक फीवर कौन सा नहीं होता, तो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, ये तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, रिकेट्सी की वजह से होता है। बाकी सारे आपके वायरल हेमरेजिक फीवर होते हैं। जो रिकेट्सी होता है ये फीवर कराता है, बैक एक कराता है, ठीक है, मसल पेन करवा सकता होता है। क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि मैरिज सेरेमनी अटेंड करने के बाद, यानी शादी में क्यों गया, खाना खाने के लिए गया होगा और 3 घंटों के बाद उसको प्रोफ्यूज वॉमिटिंग और डायरिया हो गया। प्रोफ्यूज वॉमिटिंग यानी फूड पॉइजनिंग हो गया, और 3 घंटों के अंदर यानी 6 घंटों के अंदर अगर आपको फूड पॉइजनिंग देखने को मिलती है तो वह स्टेप 4 की वजह से होती है। क्लियर। इसके बाद 30 ईयर ओल्ड फार्मर है विद हाई ग्रेड स्विंकिंग टेम्परेचर, फार्मर है या फिर यानी किसान है, उसको स्विंकिंग टेम्परेचर या पायरेक्सिया हो गया, राइगर्ड स्वेटिंग है, हेडेक है, बैक एक हो रहा है, हिपैटोसप्लीनोमेगाली, लिम्फेडिनोपैथी और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, तो ये ब्रुसेलोसिस में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, सही हो गया, फार्मर में स्विंकिंग टेम्परेचर होना। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म फॉर लोबार नमोनिया, तो 1 सेकंड आपको पता है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया ही होता है। स्यूडोमोनास कोलाइटिस क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल की वजह से देखने को मिलता होता है। इसमें आप साइटोटॉक्सिन एंड ए और बी करा लेते होते हैं। क्लियर, और इसमें एंटीबायोटिक कौन से इस्तेमाल करते हैं, मेट्रोनिडाजोल और वैनकोमाइसिन है। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इसमें आपको एम्पिसिलिन या मॉक्सिलिन इंड्यूस रैश देखने को मिल सकता होता है। क्लियर। इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस पेप्टिक अल्सर लाइक डिजीज एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ओके, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और पेप्टिक अल्सर लाइक डिजीज, लाइक इसमें छोटी मोटी आपको मलीना शलीना या ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपको देखने को मिलता है एनसाइलोस्टोमा डूडिनेली में, जिसको बोलते हैं हम हुक वर्म, एनसाइलोस्टोमा डूडिनेली। इसके बाद है सेकेंडरी सिफिलिस। प्राइमरी सिफिलिस में आपको पेनलेस चनकर और पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी का सेकेंडरी में आपको देखने को मिलता है जनरलाइज्ड मैक्युलोपैपुलर रैश, और टर्शियरी के अंदर आपको गुम्मास, सीएनएस लीजन और सीवीएस है। सीवीएस में एआर और एयोर्टिक रूट एनेरिज्म, और सीएनएस में आपको न्यूरोसिफिलिस या टेबिस टॉर्सालिस है। पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर एंड लेप्टोस्पायरोसिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो जो पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है वो जीआई मैनिफेस्टेशन। ओके, यूजुअली इसमें जीआई मैनिफेस्टेशन नहीं होती। लेप्टोस्पायरोसिस में रीनल फेलियर होता है, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम होता है, मैकेनिकल वेंटिलेशन, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, ईआरटीएस देखने को मिलता होता है, हेपेटाइटिस देखने को मिलता होता है। विच इज द अर्ली डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर लेप्टोस्पायरोसिस। तो लेप्टोस्पायरोसिस के लिए जो अर्ली डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो एंजाइम इम्यूनोएस्से होता है, लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट है, लेकिन जो बेस्ट है या सॉरी जो इनिशियल है वो एंजाइम इम्यूनोएस्से होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते होते हैं। 22 ईयर ओल्ड लेडी जिसको डायग्नोस हुआ प्राइमरी सिफिलिस है, प्राइमरी सिफिलिस के लिए और न्यूरोसिफिलिस के लिए बेंज़ोथाइल पेनिसिलिन इस्तेमाल करते हैं, बेंज़ाइल पेनिसिलिन इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि फीवर और नाइट स्वेट है फॉर द 10 डेज है। ओके, और उसको 3 फीमेल सेक्सुअल पार्टनर्स की हिस्ट्री है और मल्टीपल सॉफ्ट नॉन मूवेबल लिम्फ नोड्स है सर्वाइकल या इंग्वाइनल लिम्फेडिनोपैथी के अंदर। ठीक हो गया। ओके, तो कहते हैं कौन सी मैनेजमेंट नहीं करवाओगे। ओके, तो फाइन नीडल एस्पायरेशन। ओके, एफएनएसी इज नॉट अ रीजनेबल इनिशियल मैनेजमेंट होती है। एफएनएसी इज अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होती है जिसमें लेकिन इनिशियल मैनेजमेंट नहीं होगी। ओके, तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्या डायग्नोस बन सकता है आपका, ये बन सकता है आपका सिफिलिस वगैरह बन सकता होता है, जिसमें आपको सेक्सुअली हिस्ट्री और मल्टीपल सॉफ्ट नॉन टेंडर मूवेबल लिम्फ नोड्स है। तो आप क्या नहीं करवाओगे, आप कहने का मतलब है एफएनएसी नहीं करा लोगे, बाकी आप सब चीज़ें कर सकते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। आईवी ड्रग यूजर है, फीवर है, उसको ब्लड कल्चर है जिसमें ग्राम पॉजिटिव कोकाई मिल रहा है क्लस्टर्स के अंदर, क्लस्टर में डायरेक्टली स्टेफिलोकोकस है। ओके ओके, सही हो गया। और कहने का मतलब रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है तो आपने वेनकोमाइसिन चलानी होती है जो कि मर्सा को कवर करती होती है। 20 ईयर ओल्ड फीमेल है जो कि इमरजेंसी में आई है विद अ स्वॉलन राइट नी जॉइंट है। ओके, और इसको फीवर हो रहा है, मसल में और जॉइंट में पेन हो रहा है, वेजिकुलो पैपिलर स्किन लीजन है और माइल्डली स्वॉलन नी जॉइंट है। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा। ओके, सही है, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस हर्पीज सिम्प्लेक्स। ओके, सही हो गया, जिसमें आप क्या करा लोगे, आप स्किन की बायोप्सी कर लोगे। सही है। ओके, तो स्किन की बायोप्सी मेन कीवर्ड कैसे पहचाना आपने, वेजिकुलो पोस्टुलर स्किन लीजन। ओके, सही है, वेजिकुलो पोस्टुलर स्किन लीजन है और नी जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है, हर्पीज सिम्प्लेक्स में देखने को मिलती है। सिफिलिस के बारे में क्या बात ठीक है, सिफिलिस में दे आर डायग्नोस बाय फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, नहीं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से डायग्नोस होते हैं। बाकी देखो बी को देखो, रैश ऑन हैंड एंड फीट यह होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम की वजह से देखने को मिलता है। डेल्टा में गुमास होते हैं और क्लासिकल फाइंडिंग इन प्राइमरी सिफिलिस तो आपको हार्ड चनकर लेकिन पेनलेस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एचआईवी वाला पेशेंट है, अपने प्रोफाइलेक्सिस को डिसकंटिन्यू करना चाह रहा है, अगेन
था निमोसिस्टस कैरेनाई, कौन सी होती है, ट्राइमेथोप्रीम सल्फामेथोक्साजोल होती है। CD4 काउंट 330 है, सही है, मतलब 200 से ऊपर है तो आपने छुड़वा देने होते हैं। क्लियर, सही हो गया। ओके, काफ़ी अरसे से, तो आपने इसके बारे में बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। ओके, ही विल एबल टू स्टॉप। ओके, जब इसका CD4 काउंट 200 से ऊपर होगा, वरना 200 से कम हो तो आपने प्रोफाइलिंग से स्टार्ट करनी होती है। और अगर सैचुरेशन कम हो, ऑक्सीजनेशन कम हो, तो आपने क्या करना होता है, स्टीरॉयड देने होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, 20 ईयर ओल्ड फीमेल जिसको सार्कोडोसिस और मेडिकेशन है। ओके, सार्कोडोसिस की मेडिकेशन पे है, नहीं सॉरी, नो मेडिकेशन है, उसको क्रैम्पी, डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन और नॉन ब्लडी वॉमिटिंग आपको देखने को मिल रही है। ओके, और पेशेंट्स ने कहा कि उसने ना बुफे खा लिया था, पोल्ट्री डिश का, इन द चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। ओके, तो बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा। ओके, 5 घंटे पहले इसने खाया था चाइनीज़ रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है। ओके, इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, रीअश्योरेंस दैट हर इलनेस इज सेल्फ लिमिटिंग है एंड नो फर्दर ट्रीटमेंट इज नेसेसरी इफ शी कैन मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन है, सही हो गया। ओके, ठीक है। मतलब अगर सब चीज़ें नॉर्मल है, वाइटल्स वगैरह नॉर्मल है, अगर कोई लाइट हेडेडनेस नहीं है, नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो आपने रीअश्योरेंस करनी है और IV फ्लूइड से मैनेजमेंट करना है, ठीक हो गया, क्योंकि ब्लडी डायरिया नहीं है, वरना अदरवाइज एंटीबायोटिक चलाते होते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 और 27 पे चलते होते। 22-ईयर-ओल्ड मेल कॉलेज स्टूडेंट है जो कि आपके पास आया है, अनप्रोडक्टिव कफ है, माइल्ड हेडेक और फीवर है, और ओके, और कोई मेडिकेशन पे नहीं है, ठीक है। अनप्रोडक्टिव कफ है, पेन फुल मैक्यूलोपैपुलर रैश है, ओवर द हैंड्स है। क्लियर, और ऑक्सीजन की सैचुरेशन भी ठीक है, नॉर्मल ब्रेथ साउंड है, बायलैटरल डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट है, बायलैटरल डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ओके, ठीक है, और डिफ्यूज मैक्यूलोपैपुलर रैश भी है हैंड्स के ऊपर। तो ये आपको माइकोप्लाज्मा नमूनिया में आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, जो कि कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया वगैरह करा सकता है। वैसे कम्युनिटी एक्वायर्ड में एटिपिकल नमूनिया करवाता होता है, जिसमें अनप्रोडक्टिव कफ है, हेडेक है और माइल्ड फीवर देखने को मिलता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट थेरेपी फॉर द अबव पेशेंट, तो उसके लिए अबव पेशेंट के लिए आपने क्या इस्तेमाल करनी है, आपने जैटिफ्लॉक्सासिन और मैक्रोलाइड इस्तेमाल कर सकते होते हैं। मेनली मैक्रोलाइड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। मैक्रोलाइड में आपका क्लैरिथ्रोमाइसिन और रिफेम्पिन देना होता है, लेकिन वो है नहीं, तो आपने जैटिफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल करनी है। फीवर इन एल्डरली ड्यू टू इन्फेक्शन काजेस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओके, थैनोटॉक्सिकोसिस की वजह से फीवर नहीं होता, बाकी सबकी वजह से आपको फीवर देखने को मिल सकता होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये तो हो गया, डिस्कस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी इन सीनियर सिटीजन में हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एक्सेप्ट। ओके, तो क्या प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ओके, दे नीड हाफ ऑफ द अडल्ट डोज, ये प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है, बल्कि तो आपने वो करना होता है। इसके बाद अगर बीटा को देखो, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी ज़्यादा कॉमन है, रेडियोसिपैटिक मेटाबॉलिज्म है, इंक्रीज GI डिस्टर्बेंस है, ये भी सारी पॉसिबल होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं MCQs विदाउट ऑप्शन पर, ये मेरे फेवरेट होते हैं। मैसिव सबलिनम वगैरह आपको 3M में देखने को मिलती है, क्रोनिक प्लेरिया में आपको देखने को मिलती है, इसके अलावा माइलोफाइब्रोसिस और CML में होती है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस इन एंटेरिक फीवर, तो ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर, यूरिन कल्चर कराते होते हैं। क्लियर, एक पेशेंट है जिसकी डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट है, एब्सेंट ब्रेस्ट साउंड, नहीं ब्रेथ साउंड है, और ब्रोंकियल ब्रीदिंग है। ब्रोंकियल ब्रीदिंग मैंने कहा था 3C में होती है, कंसोलिडेशन, कैविटेशन, कोलैप्स है, और ट्रैके भी सेम साइड पे है। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, ये कोलैप्स होगा, सही है। कोलैप्स फाइब्रोसिस सेम साइड पे खींच लेती है, जबकि ऑपोजिट साइड पे प्लूरल फिगन और टेंशन न्यूमोथोरैक्स होता है। कहाँ से ब्रोंकियल ब्रीदिंग इन कोलैप्स, जैसा कि मैंने बताया कि कोलैप्स विद पेटेंट मेन ब्रोंकस होगा, कोलैप्स कंसोलिडेशन कैविटेशन में देखने को मिलती होती है। क्लियर, इन्वेस्टिगेशन पेशेंट जिसको मेनिंजाइटिस है, तो आपने CT स्कैन करना है, फिर इसके बाद लंबर पंक्चर करना है, उसमें CSF एनालिसिस करना है। प्रिवेंशन ऑफ डेंगू, तो आपने पार्क्स वगैरह में नहीं जाना, एट सनसेट है। ड्रग टू ट्रीट टाइफाइड इन प्रेगनेंसी। ओके, टाइफाइड को ठीक करने के लिए ड्रग कौन से देते होते हैं प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी में पेनिसिलिन दे सकते होते हैं, अमोक्सिलिन दे सकते होते हैं, ठीक है। काज ऑफ डायरिया आफ्टर टेकिंग एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक लेने की वजह से जो डायरिया होता है वो क्लोस्ट्रीडियम डाइफिसिल का होता है, इसमें आपने मेट्रोनिडाजोल या वेनकोमाइसिन लेनी होती है। मेनिंजाइटिस ड्यू टू ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई, तो निजीरिया मेनिंजाइटिस होता है, ठीक है। वेसिकल्स, ठीक है, ओके, वेसिकल्स इन वायरल इन्फेक्शन, ग्रुप्ड वेसिकल्स है और पैपिलोवेसिकुलर इरप्शन है, तो ये आपको हर्पीज सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन में आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, हर्पीज सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। ओके, कन्फर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन फॉर डेंगू सिम्टम। ओके, कि डेंगू सिम्टम में जो कन्फर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन होती है, ओके, तो इन फर्स्ट 3 to 4 डेज, फर्स्ट 3 to 4 डेज में आप NS1 एंटीजन करा लोगे, बाकी जो मेन होती है वो IgG और IgM करा लोगे। काज ऑफ अमोनिया एड्स पेशेंट, तो निमोसिस जीरोविकाई होता है। इंक्रीज लैक्टेट लेवल आपको सेप्सिस को शो करता होता है। ओके, मार्कर ऑफ सिवियरिटी ऑफ सेप्सिस, ठीक हो गया, कि सेप्सिस में लैक्टेट का लेवल 22 से ज़्यादा का होगा, और मोर्टेलिटी को शो करने के लिए 75 रट्टा मान लेना है। वेक्टर ऑफ चिकनगुनिया वायरस, येलो फीवर और डेंगू वाला एडीज से जब टाइप से फैलता होता है। इन्वेस्टिगेशन फॉर स्केबीज, तो आपने ऑर्गेनिज्म की कंफर्मेशन करनी है। माइट्स को देखना होता है, सार्कोटिस स्केबी को देखना होता है, अंडर KOH प्रिपरेशन, और ड्रग कौन सी यूज़ करते हैं, परमेथ्रिन और आइवरमेक्टर। मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राइमरी सिफिलिस, तो प्राइमरी सिफिलिस में आपको पेनलेस चैंकर होता है, पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी होता है। मार्कर ऑफ इम्यूनिटी इन हेपेटाइटिस बी, वो सरफेस एंटीबॉडी होती है। क्लियर, पेशेंट जिसको इंटरमिटेंट फीवर और हाई सप्लीन है, फीवर एनीमिया और सप्लीन मेगाली मलेरिया में देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट ऑफ मेट्रोनिडाजोल रेजिस्टेंट माइबिक लीवर एब्सेस, और टीनाडाजोल है और डिलॉक्सिन एट फीरेट है, या फिर आपने क्या इस्तेमाल करनी होती है। ओके,
इसके अलावा और डिलक्स नाइट पीरियड या फिर सर्जिकल एब्सेस ड्रेनेज भी कर सकते होते हैं। 3 मंथ हिस्ट्री ऑफ नॉन ब्लडी डायरिया, ओके। और ट्रैवल से अगर ट्रैवल एसोसिएटेड रेस्पिरेटोरिया है, कोई पेन फीवर शीवर नहीं है, तो GRDS आ जाएगा। ब्रूसिलोसिस जूनोटिक डिजीज है, फार्मर होता है, जूनोटिक डिजीज आपको देखने को मिलती होती है। मैनेजमेंट ऑफ डेंगू शॉक सिंड्रोम, ओके। डेंगू शॉक सिंड्रोम आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देना होता है, क्लियर। इसके अलावा आपने IV फ्लूइड्स देने होते हैं, सही है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है विद लंग कॉम्प्लिकेशन है, तो आपने HIV को सबसे ऊपर रखना होता है। पेन है, फीवर है, तो टेंडर राइट अपर कॉन्डेंट है, ओके। पेन फीवर और तो ये माइबिक लीवर एब्सेस है, साथ जॉन्डस भी ऐड कर देता है। शार्कोट्राइड होता तो ये पायोजेनिक लीवर एब्सेस होता। पॉजिटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू रीहीटेड राइस की वजह से बैसिलस सीरियस इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता होता है। इन्फेक्शन इन एड्स पेशेंट, जब CD4 काउंट 100 से कम होता है, ठीक है। अब CD4 काउंट 100 से कम होता है तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस है। अगर 200 से कम होता है तो आपने रट्टा मारने के निमोसिस जिरोविकाई और साइटोमेगालो वायरस रेटिनाइटिस होता है। और कहने का मतलब है अगर 100 से कम है तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, और 50 से कम है तो आपने रट्टा मारने के मल्टीफोकल ल्यूकेनसेफेलोपैथी, CNS लिम्फोमा आ जाएगा, ठीक है। नहीं, साइटोमेगालो वायरस रेटिनाइटिस से भी 50 पे देखने को मिलता है, जबकि क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस वो 200 से कम में देखने को मिलता है। इसको सही कर लेना, सही है, ठीक हो गया। दोबारा बता देता हूँ, 200 से कम है तो निमोसिस जिरोविकाई या फिर आपको देखने को मिलता है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। अगर 100 से कम है तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस, 50 से कम है तो साइटोमेगालो वायरस रेटिनाइटिस, सीएनएस लिम्फोमा, ल्यूकेनसेफेलोपैथी और माइक्रोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स होता है, और जो किसी भी लेवल पे हो सकती है। वो TB है या फिर कैपोसी सार्कोमा है, क्लियर। इसकी बात है इन्वेस्टिगेशन फॉर मलेरिया, तो आप जेमसन स्टेनिंग करते होते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए फीकल ओरल रूट से आता होता है। इन्फेक्शन एंड स्टैब्लिश वर्कर है या DVM के डॉक्टर में या इन्फेक्टेड रैट यूरिन की वजह से ये आपको लैप्टोस्पायरोसिस देखने को मिलता होता है। लैप्टोस्पायरोसिस में क्या इस्तेमाल करते हैं, मॉक्सिलिन डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल करते होते हैं, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। माइट्रल रिगर्जिटेशन और हाइपरटेंशन है, तो ये एसोसिएशन है लीवर सिस्ट के साथ, और लीवर सिस्ट आपको देखने को मिलती होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। इसमें आपको क्रोनिक डायवर्टिकुलर हाइपरटेंशन, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है, बैरियर एनेरिज्म है, एयोर्टिक रिगर्जिटेशन, माइट्रल रिगर्जिटेशन और लीवर सिस्ट देखने को मिलती है। बैरियर एनेरिज्म की वजह से डेथ हो सकती है। साइड इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजाइड की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है ड्यू टू B6 डेफिशिएंसी। रिफेम्पिन की वजह से ऑरेंज रेड टीयर्स होते हैं। इथेनब्यूटोल की वजह से रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस और रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है। और लास्ट में आपका पता है पिराजिनामाइड, उसकी वजह से गाउट वगैरह हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ पेनलेस अल्सर विद रैश है, तो पेनलेस अल्सर के लिए आपने वंस अगेन यानी प्राइमरी सिफिलिस है तो आपने बेंजाइल पेनिसिलिन देनी होती है, क्लियर। ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस वंस अगेन बेंजाइल पेनिसिलिन है। मोस्ट कॉमन ओकुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ लैप्टोस्पायरोसिस, सब कंजक्टिवल हैमरेज होता है। रिट्रोवाइटल पेन विद मायोल्जिया डेंगू में देखने को मिलता होता है। एक्यूट रोमैटिक फीवर में आपको प्रोलॉन्ग PR इंटरवल होता है। जॉन्स क्राइटेरिया मेजर और माइनर वाला, ठीक हो गया। मेजर में आपको पता है कि माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, पैनकार्डाइटिस, सब कुटेनियस नोडियल, लिथियम मार्जिनेटम और सिटिनहम कोरिया होता है। माइनर के अंदर आपका CRP यानी आर्थराइजिया, क्लियर, फीवर, और इसके अलावा और क्या मिलता है, ESR ज़्यादा होता है, क्लियर। प्रोलॉन्ग PR इंटरवल होता है। फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक होता है। एनीमिया ऑफ रिमेटिक फीवर होता है। ल्यूकोसाइटोसिस होता है, ओके। मर्सा के लिए आप वेनकोमाइसिन देते होते हैं। टेस्ट फॉर HIV, स्क्रीनिंग के लिए आप एलाइजा और कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग है। माइल्ड सप्लीमेंट के लिए टाइफाइड में होती है, और मैसिव आपको CML में, माइलोफाइब्रोसिस में, मलेरिया में देखने को मिलती है। ब्लैक वाटर फीवर आपको सेरेब्रल मलेरिया में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ UTI तो ये क्या होता है, E. coli होता है। इसके अलावा क्लेप्सिला, इंटीरियोबैक्टर, E. coli, सुडोमोनास, प्रोटियस और स्टेफिलोकोकस सैप्रोफाइटिकस भी आ जाएगा। काज ऑफ ट्राई कफ इन द एड्स, तो एड्स में जो ट्राई कफ की जो काज होती है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, यस कॉमन तो हो सकता है, आपको जेनेटिक इन्फेक्शन है, H इन्फ्लुएंजा यस कॉमन है, वैसे इन्फ्लुएंजा COPD वाले पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता होता है। CD4 काउंट कम है और इंग्लैंड से बनता आया तो HIV है, यानी किसी ऐसे कंट्री पर जहाँ पे HIV इतना ज़्यादा फैला हुआ है। रो स्पॉट्स ऑन एब्डोमेन टाइफाइड फीवर में होते हैं। टाइफाइड फीवर में आपको मैक्यूलोपैपुलर रैश होती है, ओके। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होता है, क्लियर। और कंटिन्यूस स्टेप लैडर फीवर होता है। ट्रीटमेंट ऑफ वुल्वल वेजिकल, वुल्वल वेजिकल में आपने ओरल एसाइक्लोविर इस्तेमाल करनी होती है। ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, सोडियम मेम्ब्रेनस कोलाइटिस का क्या ट्रीटमेंट होता है, IV मेट्रोनिडाजोल, ओके। क्या होता है, IV मेट्रोनिडाजोल सोडियम मेम्ब्रेनस कोलाइटिस में। इसके अलावा वेनकोमाइसिन भी देते हैं। हाइपोटेंशन विद शॉक सिंड्रोम, ओके। डेंगू शॉक सिंड्रोम आपको देखने को मिलता है। रग्बी प्लेयर है जिसको रिंग लाइक क्यूटेनियस लीजन है, तो ये फंगल इन्फेक्शन में आपको देखने को मिलती है, ओके, सही है। कॉज से फंगल इन्फेक्शन के अंदर आपको रिंग वॉर्म के इन्फेक्शन के अंदर एसेप्टिक मेनिंजाइटिस आपको लिम्फोसाइटोसिस यानी एसेप्टिक मेनिंजाइटिस वायरस में होता है। इसके अलावा मम्स में देखने को मिल सकता है, उसमें लिम्फोसाइटोसिस होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स और काइटिस एडल्ट में और बच्चों में एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है। हाइपोटेंशन एंड डेंगू पेशेंट तो डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। ट्रैवल की हिस्ट्री या नॉन ब्लडी डायरिया तो GRDS होता है। ड्रग और चॉइस इन MIBS मेट्रोनिडाजोल होती है। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर फार्मर जिसको हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है, ठीक है। हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है तो कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा करा लोगे आप, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। TB और ब्रुसिलोसिस को आपने रूल आउट करना होता है। हाइलर लिम्फ नोड बायोप्सी लेनी है। बूस्टर डोज ऑफ कोविड आफ्टर 6 मंथ के बाद देते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लूइड लीकेज, कितना फ्लूइड प्लाज्मा लीकेज हो रहा है, हेमाटोक्रिट आ जाएगा। करंटीना टाइम कोविड का कितना होता है, 14 डेज होता है। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट कोविड तो हेपेरिन थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के रिस्क को कम कर देती है। ड्रग और चॉइस एंड टाइफाइड, टाइफाइड की जो ड्रग और चॉइस है पाकिस्तान में एजिथ्रोमाइसिन होती है, ठीक है।
एरिथेमा मार्जिनेटम रूमेटिक फीवर का विजिट क्राइटेरिया होता है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। फीवर है, सॉर थ्रोट है, सर्वाइकल इन्फेक्टिनोपैथी और सप्लीनोमिकली इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियसिस में होती है, ग्लैंडुलर फीवर भी कहते हैं, ओके, या किसिंग डिजीज भी कहते हैं। बायलैटरल सबमैंडिबुलर ग्लैंड स्वेलिंग है, ओके, नो रोल ऑफ एंटीवायरल ड्रग है, ओके। सबमैंडिबुलर ग्लैंड की स्वेलिंग ये भी आपको देखने को मिल सकती है मम्स में। आर्थरेल्जिया, यूरेथ्राइटिस और यानी आर्थराइटिस, कंजंक्टिवाइटिस और आपको यूरेथ्राइटिस, ये आपको गोनोकोकस में लिटर सिंड्रोम में देखने को मिलता है क्लैमिडिया की वजह से। टाइफाइड टेस्ट इन फर्स्ट वीक ब्लड कल्चर कराते होते हैं, डायग्नोसिस एंड टेस्ट फॉर फीवर है, ब्लू स्पॉट्स इन द मैक्रोफेजेस है, ओके, और स्पॉट्स ऑन द ट्रंक है, मैक्युलोपैपुलर रैश है तो टाइफाइड फीवर है तो ब्लड कल्चर आपने करानी होती है। मैक्युलोपैपुलर हेमरेजिक रैश है, ईएलटी और ईएसटी रेस्ड हुआ है, मैक्युलोपैपुलर हेमरेजिक रैश है, दैट मींस डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम हो गया। सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्किन रैश और पिलियोमॉर्फिक है, पहले पेप्यूल हुआ, फिर वेसिकल आया, फिर पोस्ट्यूल आया, फिर वो क्रस्ट बना लिया, तो ये चिकन पॉक्स आ जाता है। कंफर्मेटेड टेस्ट फॉर गोनोरिया इन मेल, तो आपने ग्राम स्टेनिंग करानी है यूथ्रल एक्सुडेट की। इसके बाद मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आ जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और पेनलेस चैंकर तो है, प्राइमरी सिफिलिस में होता है, प्राइमरी सिफिलिस में पेनलेस अल्सर, पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी होती है, सेकेंडरी में पेनलेस रैश होता है, गुमास सीएनएस और सीवीएस लिगन टर्शरी में होती है। डायग्नोसिस डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से बनाते हो, और जो स्क्रीनिंग के लिए आप वीडीआरएल आरपीआर और डायग्नोसिस के लिए आप एफटीए एबीएस करते होते हैं। ड्रग और चॉइस बेंजाइल पेनिसिलिन है प्राइमरी और प्रेगनेंसी में, और प्रोकिन पेनिसिलिन आप न्यूरोसिफिलिस में इस्तेमाल करते होते हैं, क्लियर। इसके बाद स्टेप लैडर फीवर पैटर्न है, कंटिन्यूस है, एब्डोमिनल पेन है, हेडेक है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया है, मैक्युलोपैपुलर रॉ स्पॉट्स आ रही है एब्डोमेन के पास, सप्लीनो में क्या लिया तो एंटानिक फीवर आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस इन फर्स्ट वीक को हमने ब्लड कल्चर करानी होती है, कैरियर्स मोस्टली फीमेल्स होती है, मेल्स मोस्टली अफेक्टेड हो जाते हैं। ड्रग और चॉइस पाकिस्तान में जेथ्रोमाइसिन होती है, प्रेगनेंसी में जो ड्रग और चॉइस होती है वो अमोक्सिलिन होती है। हाई ग्रेड इरेगुलरली स्पाइकिंग फीवर है, राइकर्स और चिल्स भी है, एनीमिया है, जॉन्डिस है, टेंटरिपेटो सप्लीनो में क्या लिया है। और सीएनएस की मैनिफेस्टेशन है, लाइक कोमा, कन्वलियन, ड्राउजीनेस, मलेरिया में देखने को मिलता है। इसमें आपने जिम्स स्टेनिंग करना है, थिक और थिन जिम्स स्टेनिंग है। कॉम्प्लिकेशन में ब्लैक वाटर फीवर है, सेरेब्रम मलेरिया है, मैसिव सप्लीनो में क्या लिया है। सैवरेज वर्कर और वेटरनरी डॉक्टर है, हाई ग्रेड फीवर है, जॉन्डिस और ओलिगोयूरिया लैप्टोस्पायरोसिस में होता है। इन्वेस्टिगेशन चॉइस माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, 7th डे पे करते हैं, 3 से लेकर 4 दिन में, वरना फिर क्या करेंगे, एलाइजा वगैरह कर लोगे, एंजाइम इम्यूनस से करा लोगे। मोस्ट कॉमन ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशन सब कंजक्टिवल हैमरेज होता है। और ड्रग कौन से दोगे, अमोक्सिलिन या डॉक्सीसाइक्लिन है। ड्रग और चॉइस एंड आईवी ड्रग यूजर विल प्रेजेंट विद एंडोकार्डाइटिस, तो वेनकोमाइसिन आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर। हाई ग्रेड फीवर, रिट्रोबाइटल पेन, प्लेटलेट्स कम है, हेमाटोक्रिट बढ़ना शुरू हो गया है, फ्लूइड लीकेज ज़्यादा है तो डेंगू फीवर होता है। अगर हाइपरटेंसिव है तो डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाएगा, अपने पार्क वगैरह में नहीं जाना होता। फीवर विद अ ड्राई कफ एंड शॉर्ट थ्रोट है, ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम है, लिम्फोपिनिया है, ओके, ठीक है। और न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट रेशो आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो ये कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है। करेंटीना टाइम पाकिस्तान में 14 डेज होता है, बूस्टर डोज 6 मंथ के बाद लगती होती है। हैपरिन यूज़ करते हैं बिकॉज थर्मोएम्बोलिज्म के रिस्क को कम कर देती है। अब्रोड हिस्ट्री है, रिस्पिरेटरी इशूज़ है, क्लियर। बाहर यानी कोई इंग्लैंड वगैरह से आया, रिस्पिरेटरी इशूज़ है, लिम्फेडिनोपैथी और CD4 काउंट का मतलब एड्स आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या होती है, ओके, डायग्नोसिस के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग, स्क्रीनिंग के लिए एलाइजा करते होते हैं। CD4 काउंट अगर 100 से कम है तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस, 200 से कम है तो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस या निमोनिया जीरोविकाई है, ओके, क्लियर। 50 से कम है तो माइकोबैक्टीरियम एवियम इंटरसेलुलर कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इसके अलावा आपका सीनस लिम्फोमा या ल्यूकोएन्सेफलोपैथी है, वो कैपोसिस सार्कोमा और टीबी किसी भी स्टेज पे हो सकती है, क्लियर। और निमोनिया जीरोविकाई की प्रोफाइलैक्सिस आपने कब छोड़नी है, जब CD4 काउंट 200 से ऊपर होगा फॉर एटलीस्ट 6 मंथ है। और कौन से देते होते हैं प्रोफाइलैक्सिस में, आप क्या देते हैं, कोट्रीमोक्सासोल देते होते हैं, क्लियर। और इसमें क्या चेस्ट एक्सरे में मिलता है, बायलैटरल इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट, जिसको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस कहते होते हैं, एबीजीज करा लोगे आपको एल्व्यूलर आर्टीरियल ग्रेडियंट ज़्यादा देखने को मिलता होता है। एलडीएच के लेवल करा लोगे वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होता है वो ब्रोंको एल्व्यूलर लिवाज आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर, सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। फार्मर है, स्विंगिंग टेम्परेचर है, राइकर्स और चिल्स है, हेडेक है, बैकेक है, हेपाटोसप्लीनोमेगाली है, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी आ गया है, तो ये ब्रूसिलोसिस में देखने को मिलता है। जूनोटिक डिजीज होता है। सुडोमोनास कोलाइटिस के लिए आप मेट्रोनिडाजोल या वेनकोमाइसिन इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओके, तो आगे कंटिन्यू कर रहे थे नेफ्रोलॉजी और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री से। तो स्टार्ट करते हैं नेफ्रोलॉजी में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मैसिव या हैवी प्रोटीन यूरिया होता है, 3.5 ग्राम पर 24 आवर्स से ज़्यादा का होता है। प्रोटीन्स कम होती है, हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया होता है जिसकी वजह से प्लूरल्फियन होगा, एसाइटिस होगा, और प्रोटीन ना होने की वजह से इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जनरलाइज एडिमा होता है, फेशियल पर्फिनेस, पैरी और बाइटर स्वेलिंग होती है, हाइपरलिपिडीमिया और लिपिड्यूरिया देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चों में मिनिमल चेन डिजीज होता है, अडल्ट में मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होता है। जो बेस्ट इनिशियल टेस्ट होता है वो यूरिन एग्जामिनेशन है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो रीनल बायोप्सी होती है। अब यूरिन एग्जामिनेशन के तरफ
24 आवर यूरिनरी प्रोटीन एस्टिमेशन करा लोगे, ओके, जिसमें आपको +3 या +4 प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करा लोगे, ओके, तो आपको फैटी कास्ट या आरबीसी कास्ट मिल सकता है। और फिजिकल एग्जामिनेशन कर लोगे तो आपको फ्रॉथी यूरिन होता है, क्लियर। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में फ्रॉथी यूरिन, केमिकल एग्जामिनेशन पे 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन करा लोगे, 3.5 से ज़्यादा का होगा। और माइक्रोस्कोपी में फैटी कास्ट या आरबीसी कास्ट है, ओके। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी या सीरम एल्ब्यूमिन करा लोगे, कम होगा। सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल करा लोगे, ज़्यादा होगा। और रीनल बायोप्सी डेफिनेटिव होता है, जिसमें आपने क्या क्या 3 में डिवाइड करना होता है, लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस आ जाती है। अब जो मिनिमल चेन डिजीज है ना, इसमें आपको सिर्फ पोर्टोसाइट के फूड प्रोसेस की फेसमेंट देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट के अंदर आपने मेडिकल और सपोर्टिव और स्पेसिफिक को डिवाइड कर लेना। मेडिकल के अंदर आपको पता है कि आप क्या करते होते हैं। मेडिकल में आप लाइक ड्रग्स यूज़ करेंगे, लाइक प्रेडिनिसोलोन है, साइक्लोफॉस्फामाइड है, एस इनहिबिटर या डायरेटिक्स इन केस ऑफ प्रोटीन यूरिया आ जाएगा। अगर कॉम्प्लिकेशन है लाइक अगर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है तो एंटीकोगुलेंट दे देने हैं। हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया के लिए स्टैटिन है, और इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक है। सर्जरी के अंदर नेफ्रेक्टमी या रीनल ट्रांसप्लांटेशन आ जाएगा, क्लियर, सही हो गया। ऑलमोस्ट ये आ जाएगा आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम की काफ़ी सारी चीज़ें कवर हुई हुई है। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कासेस को आपने 2 में डिवाइड करना है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी होते हैं ना, वो मिनिमल चेन डिजीज है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसक्लेरोसिस है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होता है, आईजी की नेफ्रोपैथी। वैसे आईजी नेफ्रोपैथी नेफ्राइटिक है और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव है। कुछ इन्फेक्शन की वजह से भी आपको देखने को मिल सकता होता है, ठीक है। अब इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं? HIV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और मलेरिया। सिस्टमिक इलनेस के अंदर आपने रट्टा मार लेना सैट, SLE, अमाइलोइडोसिस और डायबिटीज़ है। और ड्रग में आपने पेनिसिलिन, कैप्टोप्रिल, ओके। और मलिग्नेंसी में हॉचकिन लिम्फोमा आ जाएगा। इसके बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आपको क्या देखने को मिलता है? हाइपरटेंशन होता है, ओके, हीमाचूरिया देखने को मिलता है, यानी आरबीसी कास्ट होता है, ओलिगोयूरिया होता है, प्रोटीन यूरिया होता है, और एटीमा भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन हाइपरटेंशन, ओलिगोयूरिया, एजोटीमिया, आरबीसी कास्ट, इसको आपने कभी नहीं भूलना। अगर आपको हीमाचूरिया के साथ हेमोप्टाइसिस भी देखने को मिले या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट है तो वो गुड पास्चर सिंड्रोम है। और वैगनर के अंदर क्या होता है? अपर और लोअर दोनों की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपको टाइटस मीडिया, रिकरेंट साइनसाइटिस आपको देखने को मिलते हैं। और स्मोकी या कोला कलर्ड यूरिन अगर आपको 1 से लेकर 4 हफ्तों के बाद देखने को मिल रहा है सोर थ्रोट के, तो आपका आ जाएगा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर लेग्स पर बटक्स पर रैश आ रहा है तो वह नॉट शॉलन पर आ जाएगा। अगर माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया विद इन 1 to 2 डेज में देखने को मिल रहा है तो वो आईजी नेफ्रोपैथी आ जाएगा, बल्जर डिजीज बोलते होते हैं, क्लियर। और लास्ट में है कि अगर ल्यूपस कब कहते होते हैं? ल्यूपस में आपको फोटोसेंसिटिविटी, आर्थ्राल्जिया, बटरफ्लाई रैश, अनीमिया, ओरल अल्सर देखने को मिले तो आपने ल्यूपस नेफ्राइटिस लिख देना है, क्लियर। तो पहला जो क्वेश्चन का आंसर है वो गुड पास्चर सिंड्रोम है, क्योंकि आपको क्या मिल रहा है? आपको हीमाचूरिया और हेमोप्टाइसिस भी देखने को मिल रहा है, क्रैकल्स वगैरह आ रही है, क्लियर। तो इसके लिए जो होती है ना, आपने क्या डायग्नोस कराना, आपने एंटी-जीबीएम एंटीबॉडीज आपने देखनी होती है कंफर्म करने के लिए। बाकी आप रीनल बायोप्सी भी कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, क्योंकि एंटीबॉडीज है तो आपने प्लाज्मा फेरेसिस करनी होती है। 1 सेकंड ट्रीटमेंट में क्या होगा? प्रेडिनिसोलोन है, साइक्लोफॉस्फामाइड है, इसके अलावा आपने क्या देना होता है? ओके, एज़ाथायोप्रिन और माइक्रोफिनोलेट है। निमोनिक स्कैम से भी याद रख सकते हो, स्टीरॉइड, साइक्लोफॉस्फामाइड, एज़ाथायोप्रिन, माइक्रोफिनोलेट है। इसके अलावा एंटी बी लिम्फोसाइट ड्रग में रिटॉक्सिमाब आ जाती है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो होती है सबकी सिमिलर है, याद रख लेना। बेड रेस्ट होती है, ओके, बेड रेस्ट है, साल्ट की रिस्ट्रिक्शन है, प्रोटीन की रिस्ट्रिक्शन है, फ्लूइड्स दोगे, फ्लूइड वैसे अवॉइड करते हैं, यूजुअली इसमें फ्लूइड अवॉइड करते हैं। साल्ट की रिस्ट्रिक्शन, प्रोटीन की रिस्ट्रिक्शन, डायूरेटिक्स है, और इन्फेक्शन को ठीक कर देते हैं। अब मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? अब यहाँ पे ल्यूपस आ गया। ल्यूपस का कैसे पता लगेगा? 30 यूनिट की फीमेल होगी, फोटो सेंसिटिव रैश होगा, आर्थ्राल्जिया होगा, यानी SLA का क्राइटेरिया आपने पूरा करना होता है, क्लियर। तो ल्यूपस में भी आप क्या इस्तेमाल करोगे? ल्यूपस की जो ड्रग होती है ना, मिथाइलप्रेडनिसोलोन होता है, क्लियर, सही हो गया। मिथाइलप्रेडनिसोलोन प्लस आप साइक्लोफॉस्फामाइड या माइक्रोफिनोलेट, मॉर्फिटेल आप इस्तेमाल करते होते हैं। और मैनेजमेंट के लिए निमोनिक है मैम, मेथोट्रेक्सेट, एज़ाथायोप्रिन और माइक्रोफिनोलेट है। इसके अलावा एंटी बी लिम्फोसाइट में डिटॉक्सिमाब है। कॉम्बिनेशन में वही साइक्लोफॉस्फामाइड और स्टीरॉइड देते होते हैं मेन, क्लियर। इसके बाद नेफ्रोटिक सिंड्रोम गुड पास्चर हो जाएगा। इसके बाद है कि ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट अदर देन डायूरेटिक्स, ओके। डायूरेटिक्स के अलावा कौन से ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हैं? 1 सेकंड, वही है स्कैम से रट्टा मारना, स्टीरॉइड, साइक्लोफॉस्फामाइड, एज़ाथायोप्रिन, मेथोट्रेक्सेट और एंटी बी लिम्फोसाइट में इन्फ्लेक्सिमाब इस्तेमाल करते होते हैं, ओके। इंक्रीज रिस्क ऑफ सीवियस इवेंट क्यों हो सकती है? अगर क्या हो सकता है कि अगर प्रोटीन यूरिया है, वैसे इसमें प्रोटीन यूरिया इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता, लेकिन अगर हो जाए एंटीथ्रोबिन 3 यूरिन में चला जाए, एंटीथ्रोबिन 3 की डेफिशिएंसी हो तो हाइपरकोगुलेबल स्टेट होती है, जिसकी वजह से डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, स्ट्रोक, MI वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रोटीन यूरिया को रिड्यूस करना तो आपने एस इनहिबिटर और ARB इस्तेमाल करने होते हैं। एस इनहिबिटर में आपका कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, एनारैप्रिल और बेंजाप्रिल है। और ARB इसमें कौन कौन से होते हैं? लोसार्टेन, कैंडिसार्टेन, वेलसार्टेन आ जाएगा, क्लियर। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे हीमाचूरिया है और पाल्पेबल परपरा है तो ये नॉन शॉलन परपरा में देखने को मिलता है, जिसको आईजी वास्कुलाइटिस कहते हैं। रीनल बायोप्सी कराते हैं, इसमें आपको मेसेंजियल IG की डेपोजिशन देखने को मिलती होती है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? जॉइंट्स में पेन होता है, आर्थ्राल्जिया, आर्थराइटिस आपको देखने को मिलता है, इंटरसेप्शन देखने को मिलती होती है, IBD की वजह से परफोरेशन हो सकती है, एंड स्टेज रीनल डिजीज, CKD वगैरह हो सकता है।
नेक्स्ट है क्रिसेंटिक रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, 3 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 एंटी जीबीएम होता है जिसको गुड फास्टर सिंड्रोम कहते हैं। टाइप 2 इम्यून कॉम्प्लेक्स बेस होता है जिसमें आपका लाइक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, आईजी नेफ्रोपैथी और ल्यूपस नेफ्राइटिस। और टाइप 3 में आपका वैगिनल चोक स्टार्स और माइक्रोस्कोपिक पोलिंजाइटिस आ जाएगा। क्लियर, आपका याद आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं ओके ब्रीफ रेडनिंग ऑफ यूरिन विद रीसेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। रेडनिंग ऑफ यूरिन मतलब हीमाचूरिया हो रहा है, तो आईजी नेफ्रोपैथी को अपने ऊपर रखना होता है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट डायग्नोस यही है। इसके अलावा पीएसजीएन है। हीमाचूरिया की और क्या डिफरेंशियल हो सकती है? गुड पास्चर और फैकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस है। बर्जर डिजीज बेस्ट डायग्नोस होता है और इसमें इन्वेस्टिगेशन में आपने रीनल बायोप्सी करानी है जिसमें मेसेंजियल आईजी डेपोजिशन आपको देखने को मिलती होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में 1 सेकंड स्मोकी कोला कलर्ड यूरिन है ओके। डायस्टोलिक हाइपरटेंशन है, डिपेंडेंट एडिमा, तो ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, हालांकि इसमें कोई सोर थ्रोट की हिस्ट्री नहीं दी लेकिन हाइपरटेंशन इंडिकेट कर देता है। स्मोकी कलर्ड यूरिन है तो ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के लिए काफ़ी है। अब इसमें जो होता है ना, कहने का मतलब है पीएसजीएन स्किन के थ्रोट के इन्फेक्शन के बाद देखने को मिल सकता है। स्किन के 6 हफ्तों के बाद और थ्रोट के इन्फेक्शन के 2 हफ्ते के बाद देखने को मिलता होता है। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल में ओके। तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल में आप क्या क्या करा लोगे? सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी करा लोगे, कॉम्प्लीमेंट्स के लेवल करा लोगे, C3 C4 कम हो जाएगा, ईएसओ टाइटर करा लोगे। वो थ्रोट के इन्फेक्शन में बढ़ता है और स्किन के इन्फेक्शन में एंटी डीएनएस बी का लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा। यूरिन एग्जामिनेशन करा लोगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में ओलिगोयूरिया होता है, स्मोकी या कोला कलर्ड यूरिन होगा। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे आरबीसी कास्ट होगा। रीनल अल्ट्रासाउंड और लास्ट में कंफर्मेशन में रीनल बायोप्सी आ जाएगी। क्लियर, रीनल बायोप्सी में लाइट माइक्रोस्कोपी पे आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी जिसमें न्यूट्रोफिल आएंगे, डिफ्यूज एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी और कॉम्प्लीमेंट्स और आईजीजी भी आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे इलेक्ट्रॉन डेंस डेपोजिट हो गए, सब एपिथेलियल हार्म्स होगा और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में ग्रैनुलर पैटर्न देखने को मिलेगा। इसके बाद है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, या इसमें ना ये ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होता है और इसकी एसोसिएशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन्फेक्शियस डिजीज वाले चैप्टर में। ये अडल्ट में देखने को मिलता है, रिसेसिव वाला बच्चों में होता है, अडल्ट्स में डोमिनेंट होता है। सही है, और इसमें क्या मैनिफेस्टेशन होते हैं? इसमें आपको कोलोनिक डायवर्टिकुला आपको देखने को मिलते होते हैं, एब्डोमिनल वाल डिफेक्ट देखने को मिलता होता है। क्लियर, हाइपरटेंशन देखने को मिलती होती है ओके। और बैरी एनेरिज्म होता है, एयोर्टिक रिगर्जिटेशन, माइटल रिगर्जिटेशन होती है और लिवर सिस्ट देखने को मिलती है। जबकि ऑटोसोमल रिसेसिव में आपको हेपेटिक फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। इसमें एक्यूट फ्लैंक पेन होगा, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री होती है। बायलैटरल पाल्पेबल मैस होगा एग्जामिनेशन पे क्या होगा? बायलैटरल पाल्पेबल मैस होगा और फैमिली हिस्ट्री होगी सडन कार्डिक डेथ की, वो बैरी एनेरिज्म की वजह से हो सकता है। वैसे सडन कार्डिक डेथ तो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में देखने को मिलती होती है। सही है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर। इन्वेस्टिगेशन में फिजिकल एग्जामिनेशन है जिसमें बायलैटरल पाल्पेबल मैस आ जाते हैं। क्लियर, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड आ जाएगा जिसको बेस्ट टेस्ट होता है। और इंट्रावेनस यूरोग्राफी करा लोगे तो आपको वाटर लिली साइन देखने को मिलता है। वाटर लिली साइन आपको चेस्ट एक्सरे में भी देखने को मिलता है। किस कंडीशन में? एक काइनोकोकस ग्रानुलोसस वालों में, हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज में ओके। तो जो बेस्ट टेस्ट है वो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड और जो मोस्ट सेंसिटिव होता है एमआरआई होता है। अब इसकी एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ड्रग और चॉइस कौन सी होती है? और टोलवेप्टेन होती है। इसके अलावा इस इनहिबिटर भी दे सकते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है AKI, एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी में क्या होता है कि रैपिड ऑनसेट होता है, यूजुअली 48 आवर्स में आपको देखने को मिल सकता है। ओलिगोयूरिया होता है और आपको एजोटीमिया देखने को मिलता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन के लेवल ज़्यादा देखने को मिलता होता है। क्लियर, सही हो गया। अब इसकी 3 स्पेसिफिक होते हैं, लाइक आपको 3 स्पेसिफिक टाइप्स होती है, प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल होती है। पोस्ट रीनल का सवाल एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में से प्री रीनल या रीनल का आएगा। प्री रीनल में अगर आपको वॉल्यूम लॉस की हिस्ट्री मिले, वॉमिटिंग, डायरिया, बर्न्स या हेमरेज की, तो आपने प्री रीनल में जाना है। और रीनल में आपको लाइक इस्कीमिया की या नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग की या फिर रेब्डोमायोलाइसिस की या ग्लोमेरुलर वास्कुलर डिजीज की। और पोस्ट रीनल में ऑब्स्ट्रक्शन की हिस्ट्री मिलती होती है। क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 में डायरिया, डायरिया की वजह से कहने का मतलब है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ रहा है ओके, तो ये प्री रीनल एजोटीमिया हो जाएगा। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराते होते हैं? इन्वेस्टिगेशन में आप सीबीसी करा लोगे जिसमें आपको एचबी रिलेटिवली कम देखने को मिलता है ड्यू टू हिमोलिसिस, लेकिन ये ज़्यादा स्पेसिफिक है सीकेडी में। आरएफटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आरएफटी में क्या होती है? यूरिया और क्रिएटिनिन के लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये मोस्ट कंसिस्टेंट फाइंडिंग होती है। और एबीजीज में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। असल में इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है ना वो ओवरलैप हो रही है किसके साथ? सीकेडी के साथ। सीकेडी में भी सेम पैटर्न इसने बना के लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम कम हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें बढ़ जाएगी, हाइपरयूरिसेमिया, हाइपरक्लेमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया। यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर आपको ओलिगोयूरिया, आरबीसी कास्ट या देखने को मिल सकती है। स्पेसिफिकली आपने याद रख लेना है कि इसमें कुछ स्पेसिफिक कास्ट पैटर्न देखने को मिलती है रीनल डिजीज में। क्लियर, लाइक अगर मैं आपसे बात करूँ डिहाइड्रेशन है तो आपको हाइलिन कास्ट मिलेगा। अगर ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम है तो आरबीसी कास्ट मिलेगा। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है तो ग्रैनुलर मल्टी ब्राउन कास्ट होती है। एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है तो इओसिनोफिल वाली कास्ट होती है। पायलोनेफ्राइटिस है तो डब्ल्यूबीसी कास्ट होती है। सीकेडी है तो वैक्सी कास्ट आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, तो ये कुछ एमसीक्यूज पॉइंट होते हैं ओके। अब इसके जो बायोमार्कर्स होते हैं जो कि AKI के लिए होते हैं, उसका विमोनिक है किंग, C से
से स्टैटिन है, आई से इंटरल्यूकिन 18 है, एन से आपका क्या हो जाएगा न्यूट्रोफिल जिलेटिनस एसोसिएटेड लाइपोकैलिन है, और के से किडनी इंजरी मॉलिक्यूल है निमोनिक है किंक। अब इसकी आ जाते हैं नेक्स्ट, हम आ जाते हैं इमेजिंग के अंदर। इमेजिंग के अंदर रट्टा मार लेना, एक्सरे अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड बेस्ट होता है फॉर पोस्टनल एजोटीमिया, और आई इंट्रावीनस यूरोग्राम और एमआरआई करा लेते हैं। और इसकी मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट बहुत ही कंफ्यूजिंग लिखी हुई है। सबसे पहले आपने फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना होता है। अगर हाइपोवोलेमिक है तो आपने आईवी फ्लूइड दे देने हैं, अगर यूवोलेमिक है तो आपने 500 ml एडिशनल देना होता है इनसेंसिबल लॉस के लिए, और अगर हाइपरवोलेमिक है तो आपने हाई डोज लूप डायरेटिक और डायलिसिस दे देना है। सोडियम बैलेंस को मेंटेन करना है, ठीक है, सोडियम इंटेक को आपने वैसे रिस्ट्रिक्ट करना होता है, ठीक है। पोटेशियम के बैलेंस को मेंटेन करना है, हाइपरक्लीमिया को ठीक करना है। हाइपरक्लीमिया को कैसे ठीक करेगा अभी एक सवाल आएगा, वहीं पर पढ़ लेंगे, क्लियर। और प्रोटीन की, साल्ट की, शुगर की रिस्ट्रिक्शन आपने करनी होती है, क्लियर। और इन्फेक्शन तो एंटीबायोटिक देनी है, जीआई ब्लीडिंग हो रही है यूरीमिया की वजह से तो पीपीआई देना होता है। नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग को अवॉइड करना है, वो कौन सी है, एस इनहिबिटर, एआरबी, डाइचॉक्सिन है, क्लियर, मेटफॉर्मिन वगैरह, ओके। और इसके बाद जो स्पेसिफिक मैनेजमेंट होती है, ओके, जो मैनेजमेंट होती है असल में जो मैनेजमेंट होती है, अगर किसी को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा हो, एनयूरिया हो रहा हो, रेजिस्टेंट हाइपरग्लीमिया हो, यूरीमिया हो, यूरिमिक एन्सेफलोपैथी, यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस हो, फ्लूइड ओवरलोड हो, तो इस केस में आपने रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे जाना होता है, जो कि डायलिसिस होता है। और आपका क्या होता है, रीनल ट्रांसप्लांटेशन होता है। डायलिसिस में आपको पता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, हीमोडायलिसिस होता है, हीमोफिल्ट्रेशन होता है, हीमोडायाफिल्ट्रेशन होता है, क्लियर। तो आपने इस तरतीब को याद रख लेना है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन रीनल एंड, ओके, रीनल और प्रीरीनल और रीनल एजोटीमिया को कैसे डिफरेंशिएट करना होता है। सबसे पहले ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यानी 1 और क्रिएटिनिन रेशियो करा लोगे, इसमें क्या होगा, प्रीरीनल में 20 से ज़्यादा होगी, रीनल में 20 से कम हो जाएगी। यूरिन में सोडियम की बात करूँ तो वो 20 से कम होगी प्रीरीनल में, और 20 से ज़्यादा होगी रीनल में। इसके बाद फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम सबसे इंपॉर्टेंट है, लेस देन 1% है तो ये प्रीरीनल है, मोर देन 1% है तो ये रीनल आ जाएगा। यूरिन की ऑस्मोलैलिटी अगर 500 से ज़्यादा किया तो प्रीरीनल है, और अगर 300 से कम किया तो वो रीनल एजोटीमिया होता है। आपने इन पॉइंट्स को याद रख लेना है, क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते होते हैं, ठीक हो गया। अगर आप ऐसे सिंपल, अगर आपसे पूछना कि क्या मैनेजमेंट लिखनी है इसकी, लाइक, तो आपने क्या करना होता है, आपने ना आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं, ओके, क्लियर। अगर हाइपोवोलेमिया तो आईवी फ्लूइड्स दिया, ब्लड वॉल्यूम दिया, और कितने आईवी फ्लूइड्स देनी है वो कैसे पता लगेगा, सीवीपी लाइन को के हिसाब से लगेगा। अगर कोई पेशेंट क्रिटिकली इल है तो आपने आइनोट्रोपिक ड्रग्स, आपने एजेंट आपने ऐड करने होते हैं, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक करना होता है सोडा बाइकार्बोनेट से। इसके अलावा एंटीबायोटिक दे सकते होते हैं, क्लियर। अब हाइपरक्लीमिया की मैनेजमेंट आ गई है। हाइपरक्लीमिया की मैनेजमेंट में सबसे पहले आपने सेल मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को स्टेबलाइज करना होता है आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट से। नंबर 2, आप पोटेशियम को सेल के अंदर शिफ्ट कर दोगे। कैसे शिफ्ट करोगे, बीटा 2 एगोनिस्ट से इंसुलिन और ग्लूकोज दे दोगे, या सोडा बाइकार्बोनेट दे दोगे, या पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकाल दोगे, आईवी फ्यूरासिमाइड दे दो, यानी फ्यूरासिमाइड दे दोगे, या रिजोरियम इस्तेमाल कर दोगे, या डायलिसिस कर दोगे, क्लियर, सही हो गया। तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा। हाइपरक्लीमिया को कैसे ठीक करोगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट, इंसुलिन ग्लूकोज, बीटा 2 एगोनिस्ट, या क्या एक्सलेट, या रिजोनियम, या फिर डायलिसिस वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है एक ही आई में, तो पल्मोनरी एडिमा को कैसे ठीक करोगे, पेशेंट की निमोनिक है एलएमएनओपी, लूप डायरेटिक, मॉर्फिन, ऑक्सीजन नाइट्रेट्स ऑपोजिशन होती है, और अगर एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है तो एफएफपी और प्लेटलेट होता है, और आपने ना एचबी को 10 से ऊपर रखना, और हेमाटोक्रिट को आपने 30 से ऊपर रखना होता है। इसके अलावा डेस्मोप्रेसिन भी दे सकते हैं, क्लियर। और डायलिसिस मैंने बता दिया, तो डायलिसिस कब करते होते हैं, जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, एनयूरिया होता है, रेजिस्टेंट हाइपरक्लीमिया होता है, यूरिमिक एन्सेफलोपैथी, यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस, या फ्लूइड ओवरलोड है, इस केस में करते होते हैं। अब इसके स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं कि इस पेशेंट में क्या हुआ है, इस पेशेंट में पेशेंट था, पुलिस ने पकड़ लिया, उसको कूट दिया, पकड़ के कूट डाला, तो कूटने की वजह से मसल की इंजरी हुई है, डैमेज स्केलेटल मसल से मायोग्लोबिन रिलीज हुआ सर्कुलेशन पे, फिर मायोग्लोबिन यूरिया हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, मायोग्लोबिन यूरिया की वजह से नेफ्रोटॉक्सिक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गया, और नेफ्रोटॉक्सिक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से क्या होगा, आपको इंट्रारीनल एजोटीमिया देखने को मिलता है। क्या मैनेजमेंट स्टेप्स की, आईवी फ्लूइड्स आपने देने होते हैं, रीनल वेजोडाइलेटर देने हैं ताकि रीनल परफेन को इंप्रूव कर सके, डायलिसिस आपने करना हो, वाइटल्स को आपने मॉनिटर करना होता है, क्लियर, सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। अच्छा, प्री रीनल है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी हुई है। सोडियम कितना होता है, 135 से लेकर 145 होता है, पोटेशियम 3.5 से लेकर 5 होता है, यूरिया 20 to 40 होता है, और क्रिएटिनिन 0.6 से लेकर 1.2 होता है, क्लियर, सही हो गया। और इस केस में अब पुलिस ने पकड़ लिया और कूट डाला, तो क्या क्या करवा लोगे आप, रेब्डोमायोलाइसिस को देखने के लिए आप क्रिएटिन काइनेस के लेवल करा लोगे। बाकी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरक्लीमिया ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके होते हैं। इसके बाद सीकेडी वाला है, सीकेडी वाला में लाइक ब्रेथलेसनेस आपको देखने को मिल सकती है, कुछ स्मॉल ब्रीदिंग होती है ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, हिकअप्स आपको देखने को मिल सकती है, पेशेंट का सैलो कम्प्लेक्शन होता है, येलोविश टिंज होता है, प्रोराइटिस होता है, क्लियर। और फेशियल पफिनेस आपको देखने को मिलती होती है, जो कि डस्की फेस होता है, पेडल एडिमा देखने को मिल सकता है, फिट्स वगैरह हो सकता है, और पेशेंट को डायबिटीज़ की या फिर हाइपरटेंशन की हिस्ट्री होती है। तो क्या क्या फिजिकल साइंस होते हैं, ब्रेथलेसनेस, कुस्मल साइन, जो कि आपने सीकेडी वाले पेशेंट में देखने होते हैं, क्लियर। लाइक हैंड्स पे आप ट्रेमर्स वगैरह देख लोगे, जॉन्डस वगैरह देख लोगे, प्रोराइटिस को देख लोगे, फेशियल पफिनेस को देख लोगे, कोई पेडल एडिमा तो नहीं है, मस्कुलर ट्विचिंग वगैरह तो नहीं है, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं लाइक ब्लड एग्जामिनेशन के अंदर। अब ब्लड एग्जामिनेशन पे क्या होगा, सीबीसी मैच भी कम होगा क्योंकि हिमोलिसिस की वजह से यहाँ पे लिखा होगा काज ऑफ अनीमिया इन केस ऑफ, कहने का मतलब है सीकेडी, तो इरिथ्रोपोइसिस इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से, या यूरीमिया का जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है, या हिमोलिसिस की वजह से आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनीमिया क्यों होता है, इरिथ्रोपोइटिन की वजह से, यूरीमिया के टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से, या आरबीसी का सर्वाइवल रेट रिलेटिवली कम हो गया है, क्लियर, उस वजह से आपको देखने को मिल सकता है, या कैपिलरी फ्रेजिलिटी की वजह से ब्लड लॉस आपको देखने को मिल रहा है, या आयरन की रिड्यूस इनटेक या एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिल रही है। ओके, सही हो गया, ये आपने पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। दैट इज वाई सीबीसी में आपको एचबी कम देखने को मिलेगा। आरएफटी करा लोगे एजोटीमिया होगा, एबीजी करा लोगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, एल्ब्यूमिन करा लोगे कम होगा, लिपिड प्रोफाइल करा लोगे रेस्ट होगा, ग्लूकोज रेस्ट हो सकता है अगर डायबिटीज़ है। इलेक्ट्रोलाइट्स में वन सेकेंड सोडियम कम होगा, बाकी सब चीज़ें ज़्यादा होगी, हाइपरयूरेसीमिया, हाइपरक्लेमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया, क्लियर। और आप यूरिन एग्जामिनेशन पे डब्ल्यूबीसी आरबीसी कास्ट वगैरह देख लोगे, क्लियर। अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक हाइपरफॉस्फेटीमिया, ओके, जो हाइपरफॉस्फेटीमिया होता है सीकेडी वाले पेशेंट में क्यों होता है हाइपरफॉस्फेटीमिया, ओके, क्योंकि फॉस्फेट नॉर्मली किडनी से एक्सक्रीट होता है, क्लियर। अब इसकी वजह से कैल्सीफाइलैक्सिस हो जाएगा। कैल्सीफाइलैक्सिस में तीन चीज़ें रट्टा मार लेनी है, ओके, ठीक है। निमोनिक है इसका, ओके, BTS, ओके, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, टी से थ्रोम्बोसिस, और एस से स्किन नेक्रोसिस है, BTS का रट्टा मार लेना। अब इसके बाद वन सेकेंड वही आ गया कि इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस किसे, निमोनिक है मारूफ, ओके, एम से मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ए से एन्यूरिया, आर से रेजिस्टेंट हाइपरक्लेमिया, यू से यूरिमिक एन्सेफेलोपैथी, यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस, और एफ से फ्लूइड ओवरलोड है, क्लियर, सही हो गया। और यूरीमिया कब लेबल करते होते हैं, जब GFR क्या होती है 15 से कम देखने को मिलती होती है, ओके। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में 7.1 है, एन्यूरिया मोर देन 12 आवर्स है, क्लियर। इसके बाद है कि अगर सीकेडी वाले पेशेंट में सबसे पहले आपने हाइपरक्लेमिया को मैनेज करना होता है, अदरवाइज कार्डिक टॉक्सिसिटी हो सकती है। क्या कौन कौन से डायलिसिस कर सकते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस है, हीमोडायलिसिस है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, हीमोफिल्ट्रेशन और हीमोडायाफिल्ट्रेशन है, और लास्ट में रीनल ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते होते हैं। अब कंट्रोल ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस में आपने क्या करना होता है, स्ट्रिक्ट ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, HbA1c को आपने 6.5 या 7 से आपने कम रखना होता है, आपने इंसुलिन लेनी होती है, डाइटरी कंट्रोल आपने रखना होता है, और रेगुलर एक्सरसाइज करनी होती है, और शुगर की मॉनिटरिंग करनी होती है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कार्डिक कॉम्प्लिकेशन क्या है सीकेडी की वजह से, ओके। तो सीकेडी में मैंने कहा था कि सीकेडी वाले में ना यूरीमिया का लेवल ज़्यादा हो सकता है। यूरीमिया की वजह से क्या होगा, यूरीमिया की वजह से यानी सीकेडी में तो फ्लूइड ओवरलोड है सॉरी, तो फ्लूइड ओवरलोड है तो हाइपरटेंशन हो जाएगी। हाइपरटेंशन की वजह से एमआई वगैरह हो सकता है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, या एमआई की वजह से क्या होगा, एमआई की वजह से कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर हो जाएगा, क्लियर। और लास्ट में मैंने कहा था कि यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा, क्लियर। पेरिकार्डाइटिस की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी एमआई हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। इन शॉर्ट अपने सारे सीवीएस के डिजीज रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब सीकेडी की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, ब्लड में क्या होगा, एनीमिया, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग है। मस्कुलोस्केलेटन में आपको रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी देखने को मिलती है। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी में ऑस्टियोमलेशिया, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, ऑस्टियोपोरोसिस है, और ऑस्टियोस्क्लेरोसिस है, ठीक है। ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया आपको देखने को मिलता होता है। हार्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फ्लूइड ओवरलोड को रट्टा मारना है, हाइपरटेंशन होगा, एमआई होगा, फिर हार्ट फेलियर हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है, एरिथमिया हो सकता है, और पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा, क्लियर। जीआई में जीआईटी की ब्लीडिंग हो जाएगी, मेटाबॉलिक में गाउट और डिस्लिपिडीमिया हो जाएगा, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या मेलिग्नेंसी भी हो सकती है। अब सीकेडी वाले पेशेंट में क्यों होता है एनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ इरिथ्रोपोइटिन की वजह से, या यूरीमिया का टॉक्सिक इफेक्ट होता है, बोन मैरो के प्रीकर्सर सेल पर, आरबीसी का सर्वाइवल रेट कम हो जाता है, कैपिलरी फ्रेजिलिटी की वजह से ब्लड लॉस हो जाता है, या फिर आयरन की इंटेक या एब्जॉर्प्शन या यूटिलाइजेशन खत्म हो गया। रिवर्सिबल फैक्टर क्या क्या होते हैं जिनको आप ठीक कर सकते हैं, एनीमिया जिसको कैसे ठीक करोगे आप, इरिथ्रोपोइटिन से ठीक कर लोगे, ओके। इन्फेक्शन है कैसे ठीक कर सकते हैं आप, इन्फेक्शन हो रही है तो आपने एंटीबायोटिक आपने इस्तेमाल करनी होती है। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी है जिसमें मैंने चार चीज़ें बताई थी, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस और ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिक आर्थ्राइटिस को कैसे कैसे ठीक करोगे, ओके। विटामिन डी और कैल्शियम की सप्लीमेंट दे दोगे। हाइपरकैलेमिया को कैसे ठीक करोगे, कैल्शियम क्लोकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोज देते हैं आप, इंसुलिन देते होते हैं, या कियाक्सलेट है, रिजोनियम है, और डायलिसिस वगैरह कर देते होते हैं। इसके बाद ड्रग इंड्यूस CKD, ओके, ड्रग इंड्यूस किडनी डिजीज है। कौन कौन से ड्रग्स किडनी को नुकसान पहुंचा देती है, क्लियर। तो ड्रग को आपने ना दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस करवा देती है, उसका निमोनिक है, ओके, AMC, ए से अमाइनोग्लाइकोसाइड, एम से आपका आ जाएगा, क्लियर, एम से माइटोमाइसिन भी आ जाता है, क्लियर, और सी से सिस्प्लाटिन है, क्लियर, सही है, और एम्फोटेरिसिन B भी करवा देती है। जबकि जो ड्रग एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करवाती है उसका निमोनिक है PQRS, P से पेनिसिलिन और फेनिटोइन है, Q से क्विनिलॉन्स है, R से आपका आ जाएगा रिफेम्पिन, और S से सल्फर ड्रग सल्फोनामाइड्स आ जाएगा, क्लियर, लाइक थाइजाइड डायरेटिक है, फिरासिमाइड है। तो ये ड्रग होती है जो कि नुकसान पहुंचा देती है। एनसेड्स, मेटफॉर्मिन, ACE इनहिबिटर, ARBC भी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है, क्लियर। तो अब इससे क्या मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया एंड सीकेडी। तो सीकेडी वाले में एनीमिया को कैसे रोकना है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग को आपने छुड़वा देना है, इरिथ्रोपोइटिन आपने लेना है, रिकॉम्बिनेंट इरिथ्रोपोइटिन लाइक इरिथ्रोपोइटिन अल्फा, इरिथ्रोपोइटिन बीटा या डार्बापोइटिन अल्फा। ब्लड प्रेशर को
HB को रेटिक्स को आपने हर 2 वीक्स के बाद मॉनिटर करना होता है और आपने HB को मेंटेन करना 10 से लेकर 12 पर। क्लियर। तो क्योंकि अगर HB 30 से ज़्यादा का हो गया तो उसमें सीरियस मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो HB को 10 से लेकर 12 ग्राम्स तक रखना होता है। क्लियर, सही हो गया। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और स्पेसिफिक में आपका रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, डायलिसिस और रीनल ट्रांसप्लांटेशन है। डायलिसिस में आपका हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, हीमोफिल्ट्रेशन, हीमोडायफिल्ट्रेशन आ जाएगा। क्लियर। अब इसकी बात है काज ऑफ लो HB। वन सेकंड, लो HB क्यों होता है CKD वाले पेशेंट में या नेफ्रोपैथी में? इरिथ्रोपोइटिन कम होने की वजह से, या फिर आयरन या B12 की अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही, या फिर यूरेमिया का टॉक्सिक इफेक्ट है। ठीक है। अब प्रिवेंशन क्या होगी? अपने नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग को आपने अवॉइड करना है, रिस्क फैक्टर को आपने अवॉइड करना होता है, रिस्क फैक्टर को आपने करेक्ट करना होता है। क्लियर। और आपने हाइड्रेशन को मेंटेन करना होता है जब आपने नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग देनी है। क्लियर। और आपने नॉन नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग को इस्तेमाल करना होता है, अवॉइड करना है, या फिर आपने हाइड्रेशन को मेंटेन करना है। इसके बाद यूरोलिथियासिस है। यूरोलिथियासिस में क्या होता है? लेफ्ट फ्लैंक में आपको सिवियर एक्सक्रूशिएटिंग पेन देखने को मिलता है जो कि लॉइन में, ग्रोइन में रेडिएट कर रहा होता है। यूटीआई ऑब्स्ट्रक्शन और हीमाचूरिया देखने को मिलता होता है। क्लियर। लाइक पहले क्वेश्चन में है कि फ्लैंक पे पेन हो रहा है जो कि ग्रोइन में रेडिएट कर रहा है और पेशेंट यूरिन पास नहीं कर पा रहा, तो यूरेट्रिक स्टोन होता है। एक इन्वेस्टिगेशन करा लोगे, CBC, SR, CRP है। ओके। जो मेन इन्वेस्टिगेशन चॉइस होती है वो CT स्कैन होती है। ओके। नॉन कॉन्ट्रास्ट CT, KUB आता है। बाकी एक्सरे करा सकते हो, KUB, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, प्रेगनेंसी में खासतौर पर MRI करा सकते होते हैं। मोस्ट कॉमन जो रीनल स्टोन होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट होती है। जो मोस्ट कॉमन एटियोलॉजी है वो इडियोपैथिक हाइपर कैल्सियूरिया की वजह से देखने को मिलती होती है। क्लियर, सही हो गया। तो आपने ये याद रख लेना, इडियोपैथिक हाइपर कैल्सियूरिया। ओके। अब कहते हैं कि अगर आपने सोडियम ज़्यादा लोगे तो सोडियम ज़्यादा लेने की वजह से कैल्शियम स्टोन की फॉर्मेशन ज़्यादा हो सकती है, और अगर डाइट में कैल्शियम नहीं लोगे तो उसका स्टोन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, मतलब आप कैल्शियम ले सकते हो डाइट में। ठीक है। अब मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? मैनेजमेंट में स्टोन्स की मैनेजमेंट में सारी ये सर्जरी वाली मैनेजमेंट है कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है? अगर स्टोन 5 मिलीमीटर से कम का है तो आपने क्या करना होता है? IV फ्लूइड देना होता है, एनाल्जेसिया देना होता है। लेकिन अगर स्टोन 6 से लेकर 8 मिलीमीटर का है तो आपने क्या देना है? टैमसालोसिन देना होता है, अल्फा ब्लॉकर है। और अगर स्टोन, कहने का मतलब है यूरेटर का स्टोन है 1 मिलीमीटर से कम का, तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक है, लिथोट्रिप्सी, और 1 मिलीमीटर से ज़्यादा का है तो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। और अगर किडनी के अंदर है, नहीं, यूरेटर के अंदर है तो यूरेट्रोस्कोपी, और अगर किडनी के अंदर है 2 सेंटीमीटर से ऊपर का है तो आपने क्या करना होता है? आपने परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी करनी होती है। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस। तो रिकरेंस को कैसे अवॉइड करते होते हैं? आपने विटामिन C और विटामिन D को अवॉइड करना होता है। ऑक्सलेट रिच फूड है लाइक स्पाइनच, आपने इसको अवॉइड करना है। कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन को प्रिवेंट करने के लिए थायराइड यूज करेंगे, यूरिक एसिड के लिए एलोपेरिनोल, और सिस्टाइन के लिए आपने यूरिन की एल्कलाइजेशन कर लेनी है बाई सोडियम सिट्रेट। इसके बाद RCC है। RCC में आपको फ्लैंक पेन देखने को मिलता है, हिमाचूरिया देखने को मिलता है, और एब्डोमिनल मास देखने को मिलता है, और उसमें पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम भी होता है लाइक हाइपरटेंशन, पॉलीसाइथीमिया, ESR ज़्यादा हो सकता है। ओके। क्लियर। तो RCC आ जाएगा। ओके। इसकी बात है कि RCC में काज ऑफ फीवर क्या होता है? इन्फ्लेमेशन की वजह से लाइक ESR बढ़ जाएगा, या फिर फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन की वजह से होता है। पॉलीसाइथीमिया क्यों होता है? क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ओके। और रीनल वेन को या डायग्नोस करने के लिए आप कॉन्ट्रास्ट इनहांस CT स्कैन करते हैं। RCC और विम्स ट्यूमर लंग्स में फैल जाते होते हैं तो आपने इसकी मेटास्टेसिस को चेक करना होता है, और ट्रीटमेंट में रेडिकल नेफ्रेक्टमी आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का सोडियम का लेवल मैंने कितना बताया था? 135 से लेकर 145, क्योंकि अगर इससे कम हो तो फिर हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। क्लियर, सही हो गया। अब यहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बताया हुआ वो है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH। अच्छा, जब भी सोडियम कम होगा ना इसमें आपको क्रैम्प्स पड़ जाएंगे, हाइपोरिफ्लेक्सिया होता है, सीजर्स, कोमा या ब्रेन स्टेम की हर्निएशन देखने को मिल सकती है। और जो सोडियम कम होता है उसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। तो इसके 3 तरह के काज होते हैं, हाइपोवोलेमिक, यूवोलेमिक या हाइपरवोलेमिक। हाइपोवोलेमिक के अंदर क्या होता है कि क्या होगा? ओके, यानी 3 काज आपने बना लेने हैं। ठीक है। लाइक हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया में आपको क्या होता है? एडिसन डिजीज है, या कोई डायरेटिक इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है, या डायरिया वॉमिटिंग की वजह से हो सकता है, बर्न्स की वजह से। यूवोलेमिया में आपने सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH, साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया, हाइपोथायराइडिज्म या अल्कोहलिज्म है। क्लियर। या फिर हाइपरवोलेमिक में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सिरोसिस है, या CKD या नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इस केस में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। मेन आपको याद रखना है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH। इसमें क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं, दिस इज कॉल्ड बाटर्स क्राइटेरिया। बाटर्स क्राइटेरिया फॉर सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH। अब सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH ना, ओके, बहुत सारी कंडीशन में देखने को मिलता है, लाइक आपको लंग्स की, ओके, पेनक्रियास की और प्रोस्टेट की कैंसर में देखने को मिलता है। CNS के डिसऑर्डर में लाइक मेनिंजाइटिस है, स्ट्रोक या ट्रॉमा में, चेस्ट के इन्फेक्शन लाइक TB, नमोनिया में। और ड्रग्स है। अब ड्रग्स कौन कौन सी होती है? कार्बामेज़ापिन, एमिट्रिप्टालिन या हैलोपेरिडोल या साइक्लोफॉस्फामाइड। ठीक हो गया। ओके। इन ड्रग्स में आपको देखने को मिलता है। अब सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH में क्या होता है? हाइपोनेट्रीमिया होगा। क्लियर। और ट्रू ऑस्मोलैलिटी भी कम देखने को मिल सकती है। क्लिनिकली यूवोलीमिया होता है, मतलब एडिमा शेडिमा नहीं होगा इनके अंदर, एसाइटिस भी नहीं होती। क्लियर। यूरिन की जो ऑस्मोलैलिटी है ना, यूरिन की जो ऑस्मोलैलिटी है वो आपको क्या देखने को मिलेगी? ज़्यादा देखने को मिलेगी। ओके। ठीक है। यानी यूरिन की ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि पानी सारा सारा रिअब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन यूरिन का सोडियम कम हो जाएगा। ओके। तो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी आपको, 1 मिनट, सॉरी सॉरी,
यूरिन की ऑस्मोलैलिटी इस केस में आपको क्या देखने को मिलती है, हाँ यूरिन की ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा होती है लेकिन सीरम ऑस्मोलैलिटी आपको कम देखने को मिलती होती है। क्लियर, तो ये पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं। और यूरिन के अंदर सोडियम आपको 20 मिलीमोल से ज़्यादा देखने को मिलता होता है। ओके, अब इसमें ना आपको ट्रॉमा की हिस्ट्री देगा या कोई ड्रग यूज़ कर रहा होगा, लाइक सब ट्राइजोन यूज़ कर रहा है, जिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल कर रहा है, डेवलप कन्फ्यूजन है और सोडियम वगैरह कम हो गया है। ठीक है, तो कौन सी मजीद इन्वेस्टिगेशन करा लोगे आप? ओके, यूरिन में वो प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स करा लोगे, यूरिन प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट, यूरिन प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी करा लोगे। क्लियर, ब्लड एग्जामिनेशन करा लोगे। ओके, और ब्लड एग्जामिनेशन में क्या क्या करा लोगे आप? यूरिया क्रेटिनिन के लेवल करा लोगे, यूरिक एसिड करा लोगे, एबीजीज और थायराइड फंक्शन टेस्ट है। और डायग्नोस क्या है? सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एटीएच है। और इनिशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फिरासिमाइड और 3% हाइपरटोनिक सलाइन होता है, 3% हाइपरटोनिक सलाइन होता है इसमें। क्लियर, और इसमें फ्लूइड की इंटेक को आपने अवॉइड करना होता है। क्लियर, फिरासिमाइड या 3% हाइपरटोनिक सलाइन है सेरेब्रल एडिमा को ठीक करने के लिए, या फिर और क्या करोगे आप? ओके, कोनिवेप्टिन या टोलवेप्टिन अप्लाई कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो सोडियम लेवल कम हुआ पड़ा है। ओके, और यहाँ पे अल्कोहल या स्मोकिंग है, अल्कोहल या स्मोकिंग की वजह से भी सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एटीएच हो जाता है, ये पहली दफ़ा मैंने सुना है। हालांकि ये लंग्स के कैंसर की वजह से हो सकता है इनडायरेक्टली। अच्छा, हाइपोनेट्रीमिया 3 तरह का था, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाइपोवोलेमिक डायबिलिटी की वजह से, बर्न्स की वजह से, और ट्रॉमा की वजह से। यूवोलेमिक सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एटीएच, प्राइमरी पोलिडिप्सिया या हाइपोथायरॉइडिज्म है। और हाइपरवोलेमिक वाला नेफ्रोटिक सिंड्रोम सीकेडी में देखने को मिलता होता है। तो डायग्नोस क्या होगा आपका? अल्कोहल इंड्यूस या स्मोकिंग इंड्यूस सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एटीएच है। इनिशियल मैनेजमेंट में क्या होता है? 1 सेकंड आपने फुरासिमाइड देना है और 3% हाइपरटोनिक सलाइन देना होता है। ठीक हो गया, 3% हाइपरटोनिक आपने सलाइन देना होता है। क्लियर, तो ये आपका आ जाएगा यूवोलेमिक में। इसके बाद नेक्स्ट हम आपने क्या करना होता है? वाटर की रिस्ट्रिक्शन करनी होती है, फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन 600 से लेकर 1 लीटर तक कर देनी है। साल्ट फ्री डाइट लेनी है। इसके अलावा आपने क्या इस्तेमाल करना है? ओके, कोनिवेप्टिन, टोलवेप्टिन और डिमिक्लोसाइक्लिन या लिथियम भी इस्तेमाल कर सकते होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से, हाँ एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से, एंटी कन्वल्सेंट की वजह से, साइटोटॉक्सिक ड्रग की वजह से, इनमें आपको देखने को मिलता है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एटीएच। इसके अलावा टीबी, निमोनिया, एस्परजिलोमा, लीजियनीला इसमें भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हाइपरक्लीमिया। हाइपरक्लीमिया में जो होता है ना, पोटेशियम वो 5 से ज़्यादा देखने को मिलता होता है। ओके, इनिशियली आपको टाल टेंट्री टी वेव देखने को मिलती है, फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? पी वेव गायब हो जाएगी और क्यू आर एस की वाइडनिंग देखने को मिलती है। फिर क्यू आर एस और टी मिलकर साइन वेव बना लेंगे, 9 से ज़्यादा हो जाए तो एवी डिसोसिएशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। तो इनिशियली टाल टेंट्री टी वेव है, पी वेव गायब हो गया है, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव मिलकर क्या बनाना शुरू कर दिया? साइन वेव बना दी और एवी डिसोसिएशन है। ये सारी फाइंडिंग यहाँ पे आ जाती है। हाइपरक्लीमिया के एक काज में आपका रैप्टोमायोलाइसिस भी आता है, मसल की इंजरी है। ओके, तो पोटेशियम रिलीज हो रहा था सर्कुलेशन के अंदर। क्लियर, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, हाइपरक्लीमिया वगैरह हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपरक्लीमिया? तो हाइपरक्लीमिया मतलब कि पोटेशियम या तो बॉडी से कम एक्सक्रीट हो रहा है रीनल इनसफिशिएंसी की वजह से, या ड्रग्स ले रहे हैं। ड्रग कौन सी है? एस इनहिबिटर, स्पाइरुलिनोलेक्टोन, एनसैड है, या अल्डोस्टेरोन की कमी है, या टाइप 4 रीनल एसिडोसिस है, या रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपका रैप्टोमायोलाइसिस है कि सेल से निकल रहा है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, एसिडोसिस है, डाइजॉक्सिन है, या फिर ओके या ब्लड की रिजॉर्प्शन है। और जबकि स्पूरियस में यानी जो फॉल्स होता है वो हिमोलिसिस की वजह से देखने को मिल सकता है। ठीक है, या ल्यूकोसाइटोसिस या थ्रोम्बोसाइटोसिस की वजह से। ठीक हो गया, इसलिए आपने इस तरतीब को रट्टा मार लेना। इसके बाद हम आगे चलते होते हैं। ओके, तो कैल्शियम के लिए जो इमीडिएट हाइपरक्लीमिया के लिए जो इमीडिएट आप एंटागोनिज्म करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट से और कैल्शियम क्लोराइड से करते होते हैं। क्लियर, बाद में आप क्या करते हो? आईवी ग्लूकोज इंसुलिन देते हो, बीटा 2 एग्रोनिस्ट देते हो, सोडा बाइकार्बोनेट देते हो, और पोटेशियम का बॉडी से निकाल दोगे फ्यूरासिमाइड से, ओके, रिजोनियम से, कियाक्सिलाइड से, या डायलिसिस से। क्लियर, इसके बाद हम एसिड बेस डिसऑर्डर पे आ जाते हैं। एसिड बेस डिसऑर्डर थोड़ा सा आसान सा टॉपिक है। पीएच को आपने देखना है 7.4 होती है, बाइकार्बोनेट कितना होता है? 24 होता है, और CO2 कितना होता है? 40 होता है। क्लियर, सही है, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ज़्यादातर सवाल ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस का आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक फार्मूला कैलकुलेट करना होता है नाइन गैप। नाइन गैप का फार्मूला होता है सोडियम पोटेशियम को माइनस करना है क्लोराइड और बाइकार्बोनेट से। नॉर्मल नाइन गैप 8 से लेकर 12 का होता है, और अगर नाइन गैप नॉर्मल है ओके, तो इसका मतलब है कि वो कौन सी एसिडोसिस है? हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस है। ओके, और यहाँ पे बाइकार्बोनेट डेफिसिट का फार्मूला क्या होता है? वेट को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। क्लियर, और वेट कितना होता है? 60% होता है ना, और बाइकार्बोनेट 60% या इस केस में 60 kg भी हो सकता है। क्लियर, और बाइकार्बोनेट कितना डिजायर्ड है जो कि 24 होता है, और कितना था एक्चुअल वो आपका आ जाएगा 10 जो कि सिनारियो में था। तो ये फार्मूला रट्टा मार लेना, वेट को मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। क्लियर, वेट को मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, और मेल्स में कितना होता है? 0.6 या 60% होता है, जबकि फीमेल में 0.5 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्लियर, और अब काजेस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस दो तरह की होती है, हगमा और नगमा। ओके, हगमा का मतलब है हाई नाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, हाई नाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब हाई नाइन गैप का मतलब होता है कि इसमें क्लोराइड के लेवल नॉर्मल होगा, नॉर्मल क्लोरेमिक होगा। तो जो हगमा है हाई नाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसके जो काजेज है उसका निमोनिक है मड पाइल्स, MUD पाइल्स, M से मैथनॉल, U से यूरेमिया, D से DKA, P से
प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, आइसोनियाजाइड आयरन टैबलेट है, एल से लैक्टिक एसिडोसिस है, ई से थायलिन ग्लाइकोल और एस से सैलिसाइलेट है जो कि लेट पॉइजनिंग करवाती है। और जो आपका नॉर्मल अनाइन गैप होता है इसको हम बोलते हैं हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्लियर। उसका निमोनिक है हार्ड एस। ओके। एच से हाइपर एलिमेंटेशन, ए से एडिसन डिजीज, आर से आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है। डी से डायरिया आ जाएगा, ए से एस्टाजोलामाइड है। क्लियर। एस से आपका स्वालिनोलैक्टोन है और एक और एस से सेलाइनिन है। हार्ड एस और मेटपाइजिस को रट्टा मार लेना, काफी आसान हो जाएगा काम। ठीक है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, सॉरी, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में क्या क्या मैनेजमेंट करते होते हैं। अब रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का आपको पता है 4 टाइप्स होती है। ओके। 1 2 3 4। ओके। मेन आपने 1 2 और 4 को याद रखना होता है, सही है। और एग्जाम इनका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स भी आ सकता होता है। क्लियर। तो बस आपने ये बात याद रख लेनी है कि अगर ना अल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी और हाइपरक्लीमिया, तो आपको वो सिर्फ टाइप 4 में देखने को मिलता है। यानी टाइप 4 में आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपरक्लीमिया आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। जबकि जो टाइप 2 होती है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है। प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल अगर बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, या फिर कहने का मतलब है कि टाइप 1 डिस्टल ट्यूब्यूल की जिसमें हाइड्रोजन की सिक्रेशन नहीं हो पा रही। क्लियर। और जो पीएच होती है वो 5.5 से एलिवेटेड होगी किसमें, डिस्टल टाइप 1 वाले में, बाकी दोनों में एसिडिक होती है। क्लियर। और नेफ्रोलिथियासिस सिर्फ आपको डिस्टल वाली में देखने को मिलती है। हाइपरक्लीमिया सिर्फ टाइप 4 में देखने को मिलता है। जबकि थायराइड डायूरेटिक का जो ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ टाइप 2 में देखने को मिलता होता है। क्या इन्वेस्टिगेशन करा लोगे, सबसे पहले यूरिन एनालिसिस करा लोगे। पीएच 5.5 से यूजुअली ज़्यादा होती है टाइप 1 में, और 5.5 से कम होती है टाइप 2 और टाइप 4 में देखने को मिलती है। एबीजीज करा लोगे, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल करा लोगे, ब्लड ग्लूकोज करा लोगे डी के वाले केस में। मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट में आपने क्या करना होता है, आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं। एसिडोसिस को ठीक करोगे सोडा बाइकार्बोनेट से, ग्लूकोज दे दोगे तो डी के है, मैल न्यूट्रिशन है तो उसको ठीक कर लोगे। टाइप 1 में जो ड्रग होती है वो थायराइड, सॉरी, जो थायराइड होती है वो टाइप 2 में होती है, जो कि प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में हम देते हैं। जबकि टाइप 1 में आप बाइकार्बोनेट की रिप्लेसमेंट करोगे, जबकि टाइप 4 में आप फ्यूरासिमाइड या फ्लूट्रोकॉर्टिसोन दोगे। तो उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइप 1 और टाइप 2 में सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट दे दोगे। क्लियर। और थायराइड टाइप 2 में देते हैं, और 4 में आप लाइक अब फ्यूरासिमाइड लूप डायरेटिक है, फ्लूट्रोकॉर्टिसोन दे दोगे। क्लियर। ऑलमोस्ट हमारा ये फिनिश हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद मेटाबॉलिक एल्किलोसिस है। मेटाबॉलिक एल्किलोसिस में क्या होता है, ओके, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस में आपको हाइपोक्लेमिक, हाइपोकैल्सीमिक, हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्किलोसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया ड्यू टू पाइलोरिक स्टेनोसिस या गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है। और क्या काज देखने को मिल सकते हैं, ओके, और क्या काज हो सकता है, अगर अल्डोस्टेरोन ज़्यादा है, कोहन सिंड्रोम है, कुशिंग में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा है, या एंटीएसिड ज़्यादा खा लिया, या पोटेशियम या मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है। इस केस में आपको क्या मिलता है, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस देखने को मिलता होता है। क्लियर, सही हो गया। तो वॉमिटिंग भी आपने रट्टा मार लेनी है, वॉमिटिंग में, गैस्ट्रिक कैंसर में, ठीक है, प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म है, लिडल सिंड्रोम है। क्लियर, सही है। अगर किसी को मेटाबॉलिक एल्किलोसिस है लेकिन यूवोलीमिया या हाइपरवोलीमिया, तो आपने अंडरलाइन कॉज को ठीक करना। अगर हाइपोवोलीमिया तो आपने नॉर्मल सलाइन देना और पोटेशियम की सप्लीमेंट देनी होती है। क्लियर, ये लाइन गैप आप कैलकुलेट कर लोगे तो सारा हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे एमसीक्यूज विद ऑप्शन वगैरह स्टार्ट कर लेते होते हैं। क्लियर। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पेशेंट है हीमोडायलिसिस का, उसको वीकनेस डेवलप हो गई है और एक्सर्शनल फटीग हो गया है, यानी कोई हीमोडायलिसिस पर सीकेडी वाला पेशेंट है जिसके लिए आप हीमोडायलिसिस वगैरह करते होते हैं। ठीक हो गया। क्लियर। तो लाइक ओके। अब हीमोडायलिसिस की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। हीमोडायलिसिस की कॉम्प्लिकेशन में हाइपोटेंशन, एरिथमिया, B5 की डेफिशिएंसी हो सकती है, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो सकता है, या स्टील सिंड्रोम हो सकता है। क्लियर, ये कॉम्प्लिकेशन होती है। लेकिन सीकेडी वाले पेशेंट में देखो उसका एचबी काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन, उसको वीकनेस और एक्सर्शनल फटीग है, एनीमिया की वजह से है, तो आपने इसको इरिथ्रोपोइटिन देना है एनीमिया को ठीक करने के लिए, और एनीमिया आपका रिवर्सिबल होता है। क्लियर। हिस्ट्री और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और एंकल एडिमा है। ओके। और सोडियम क्या है, सोडियम काफ़ी ज़्यादा कम है, पोटेशियम भी ज़्यादा कम है, और इसको वीकनेस भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली, अब देखो सोडियम भी कम है और पोटेशियम भी आपको कम देखने को मिल रहा है। ओके। और एंकल का टीम है। तो ओके, तो क्या काज हो सकता है, तो काज हो सकता है डायूरेटिक, डायूरेटिक की वजह से सोडियम और पोटेशियम का लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से अगर एडिशन होता है, एडिशन में तो पोटेशियम का लेवल ज़्यादा था। ठीक हो गया। ओके। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपको इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकती है, लाइक प्रोटीन यूरिया होता है ना, प्रोटीन यूरिया, एडिमा शेडिमा होता है, तो हाइपरक्लीमिया देखने को मिलता होता है। क्लियर। अच्छा, इन क्रॉनिक अनट्रीटेड रीनल फेलियर है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ठीक है। तो सीकेडी में आपको क्या देखने को मिलता है, आपको सीकेडी में आपको लाइक आपको देखने को मिलेगा, ओके, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस तो हो नहीं सकती। ओके, तो आपको हाइपर कैल्सी यूरिया देखने को मिलेगा, हाइपर कैल्सी यूरिया देखने को मिलेगा। क्लियर, सही है, क्योंकि किडनी ना फॉस्फेट को एक्सीड नहीं कर पाएगी और कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, हाइपर कैल्सी यूरिया देखने को मिलेगा। स्टोन्स वगैरह भी बन सकते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर
और क्रॉनिक रीनल फेलियर, ये CKD को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं आप, अल्ट्रासाउंड से करते हैं। रीनल साइज को देखते हैं, अगर रीनल साइज कम है तो उसका मतलब CKD था। इसके बाद एक पेशेंट जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ओके, और इसके लिए टेस्ट का वेट कर रहा है फॉर अंडरलाइंग एटियोलॉजी। तो सर तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती है कौन से डिजीज को रिवर्स करते हैं, मतलब प्रेडिनिसोलोन, साइक्लोफॉस्फेट, मिनिमल चेन डिजीज के लिए होती है। तो जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट होता है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है, सीरम कैल्शियम इज नॉर्मल टू लो इन रीनल फेलियर, ओके, ये आपको देखने को मिलता है, बेस्ट स्टेटमेंट यही होगी। क्लियर। इनसेंसिबल वाटर लॉस आपको 500 से लेकर 800 होता है, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन 800 आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे कि लिपिड एनालिसिस में क्या मिलेगा प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में आपको क्या मिलेगा, नहीं अभी वो एक्सपेक्टेड है लिपिड एनालिसिस में, लेकिन प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में आपको ज़ैंथोमा देखने को मिलता होता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया देखने को मिलता है, प्रोराइटिस देखने को मिलता है, गाउचर डिजीज में बीटा ग्लूकोसाइडेज की डेफिशिएंसी देखने को मिलती होती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक्यूट अटैक ऑफ गाउट इन हिज लेफ्ट नी विच आर द फॉलोइंग इज अंडरलाइंग है, तो क्या होगा, हाइपर यूरिसीमिया की वजह से आपको गाउट देखने को मिलता होता है। ओके, सोडियम क्या है, सोडियम ठीक है, पोटेशियम थोड़ा हाई रेंज पे गया हुआ है, ब्लड शुगर लेवल है, सीरम ऑस्मोलैलिटी आपने कैलकुलेट करनी है। फार्मूला क्या होता है सीरम ऑस्मोलैलिटी का, सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई करना है और आपने ग्लूकोज को 18 से मल्टीप्लाई करना होता है, 18 से डिवाइड करना होता है, और ब्लड यूरिन नाइट्रोजन को 2.8 से डिवाइड करना होता है, तो इससे आपने फार्मूला निकाल लेना। इसके बाद एक पेशेंट है, CKD वाला पेशेंट है, ओके, इमरजेंसी में आया विद पाल्पिटेशन है, पीएच उसका कहने का मतलब है 7.2, मतलब पीएच कम है, ठीक है। क्लियर। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। क्लियर। और इसको पोटेशियम ज़्यादा है, तो सबसे पहले आप पोटेशियम को ठीक करोगे, 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दोगे। नेक्स्ट है कि पीएच वगैरह कम है और बाइकार्बोनेट भी कम है, ओके। और साथ में देखो CO2 जो एक्सपेक्टेड थी, एक्सपेक्टेड हमारी 13 to 17 आनी थी, कैसे निकाली हमने, विंटर फार्मूला से निकाली है, ठीक है। और विंटर फार्मूला क्या होता है आपने बुक से पढ़ लेना है, फार्म मसूद में लिखा है। मैं आपको बता देता हूँ ओरली कि विंटर फार्मूला क्या होता है कि CO2 की कितनी कंपनसेशन आ रही है, कैसे कैलकुलेट होगा, बाइकार्बोनेट को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, 8 प्लस करना है और प्लस माइनस 2 होता है, तो ये मिक्स मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। एक पेशेंट है जिसको पाल्पिटेशन है, पी वेव रिड्यूस हो गया विद वाइटन QRS कॉम्प्लेक्स है, और टाल टेंटेटिव टी वेव है साइन वाइव पैटर्न में, तो ये हाइपरक्लीमिया होता है। हाइपरक्लीमिया में इनिशियली टाल टेंटेटिव टी वेव होती है, पी वेव गायब होना शुरू हो जाती है, वाइडनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स होती है, पी QRS और टी मर्ज होकर साइन वेव बना देता है, लास्ट में आपको AV डिसोसिएशन या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन टैकीकार्डिया देखने को मिलता होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कौन सा चीज़ नहीं आती, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आपकी क्या क्या चीज़ें आती होती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आपका सेंट्रल ओबेसिटी आती है, हाइपरटेंशन आता है। क्लियर। हाइपरलिपिडीमिया आपको देखने को मिलता है, और हाइपरलिपिडीमिया का मतलब है टैग का लेवल ज़्यादा होगा, HDL का लेवल कम देखने को मिलेगा, और इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, तो इसमें इंक्रीज HDL नहीं होगा, डिक्रीज HDL होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पेशेंट जिसको प्लूरल फ्री एसाइटिस और एंकल स्वेलिंग है, ओके, सही है। और कहने का मतलब है कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो क्या कराओगे आप, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यूरिनरी प्रोटीन एस्टिमेशन है, दिस इज द नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। क्लियर। सही हो गया। तो इसमें आप क्या करा लोगे आप, ओके, नेक्स्ट स्टेप शुड बी यूरिनरी प्रोटीन्स है, ओके, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम आप करा लोगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि 28 ईयर ओल्ड मैन है जिसको हाइपरटेंशन है, पाल्पेबल किडनी और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे बायलैटरली इनलार्ज सिस्टिक किडनीज है, तो इसमें क्या कौन सी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती है, तो टेस्टिकुलर एट्रोफी नहीं हो सकती, बाकी सब चीज़ें हो सकती है, माइटोवेप्रोलैप्स है, बैरिनेरिज्म है, हेपेटिक सिस्ट भी आपको देखने को मिल सकती है, टेस्टिकुलर एट्रोफी वैसे यूजली देखने को नहीं मिलती होती। क्लियर। सेंसरी न्यूल हेयरिंग लॉस और रीनल फेलियर अल्पोर्ट सिंड्रोम में आपको देखने को मिलते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर चलते होते हैं। 30 ईयर ओल्ड मेल जिसको रेस्ड यूरिया और क्रेटिनिन है, ओके, सही है। तो प्री रीनल और रीनल को कैसे डिफरेंशिएट करते होते हैं, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम है, 1 से कम हो तो कहने का मतलब है कि प्री रीनल है, और 1 से ज़्यादा हो तो वो इंट्रा रीनल आ जाती होती है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया में डिफेक्ट नहीं होता ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में, इसमें तो आपका मसला होता है फिल्ट्रेशन के अंदर। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 30 ईयर ओल्ड मैन है जिसको एक्यूट ऑनसेट ऑफ एडीमा और हिमाचूरिया हो गया, 3 हफ्ते पहले उसको ओरल पेनिसिलिन ली गई थी सोर थ्रोट के लिए, यानी 3 हफ्तों के बाद उसको हिमाचूरिया और एडीमा वगैरह डेवलप हो गया, तो ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है लेकिन कंडीशन वर्स होना शुरू हो गई है। क्लियर। सही हो गया। और 24 आवर यूरिनरी एग्जामिनेशन किया तो 9.6 ग्राम यानी 3.5 से ज़्यादा हुई है, तो ये क्या कौन सा डिजीज हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, और स्पेसिफिकली अडल्ट है तो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, हैवी प्रोटीन यूरिया है और रीनल बायोप्सी पे आपको ग्लोमेरुलर डिजीज के काज को ढूंढना है, तो ओके ठीक है। तो रीनल बायोप्सी, ओके, कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस में होती है, जिसमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ज़्यादा आपको देखने को मिले, सही है, या फिर अगर कहने का मतलब है किसी पेशेंट को अगर ब्लीडिंग या क्लॉटिंग डिसऑर्डर है उस केस में अपने को कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर चलते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोलिसिस्टेक्टमी हुई है फॉर द गाल स्टोन है, ओके, और उसको फीवर शीवर डेवलप हो गया, ओके, सही है।
और इसने एंटीबायोटिक इस्तेमाल की थी जेंटामाइसिन की। जेंटामाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड, और अमाइनोग्लाइकोसाइड क्या होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है, जिसकी वजह से उसका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना शुरू हो गया, तो जेंटामाइसिन नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो गया, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गया। इसके बाद मॉडरेटली सीवियर क्रॉनिक रीनल फेलियर है। ओके, मॉडरेटली सीवियर क्रॉनिक रीनल फेलियर है। CKD कब लेवल करते होते हैं, जब आपकी GFR क्या हो जाती है, 90 से आपको कम देखने को मिलती होती है। क्लियर, GFR 90 से कम हो जाती है, सही है। और मोटिवेट कब लेबल करते होते हैं, मोटिवेट होता है 32-59 होता है, ठीक है। ओके, और कहने का मतलब है कि सोडियम इसका ठीक है, पोटेशियम ज़्यादा हुआ है, क्लोराइड भी ठीक है, क्रेटिनिन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों हो सकती है, क्योंकि किडनी ने टाइट्रेबल एसिड को एक्सक्रीट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लेफ्ट फ्लैंक पेन है विदाउट रेडिएशन है, रेडिएट नहीं कर रहा, उनकी जगह पे कांस्टेंट है। ओके, और कभी कभार पोलीयूरिया भी आ रहा है, और कभी यूरिन आउटपुट नहीं आती, डिसूरिया वगैरह नहीं है, डेट मीन्स यूरिथ्रा का मसला नहीं है, रेक्टल एग्जामिनेशन भी नॉर्मल है। क्लियर, और बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है, बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है। ओके, और बायलैटरल अब इसका बेस्ट ऑप्शन एक्यूट स्टेटस हो नहीं सकता। ओके, ठीक है। और कहने का मतलब है वेजिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स डिजीज़, वेजिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स डिजीज़ ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसमें तो आपको इन्फेक्शन वगैरह देखने को मिलता है। ट्रांसलेशनल सेल कैंसर में आपको हीमाचूरिया आपको देखने को मिलता होता है। जेनिटल जनरली ट्यूबरकुलोसिस भी पॉसिबल नहीं हो सकता। और इसने बेस्ट ऑप्शन नेफ्रोलिथियासिस लगाया है। आई थिंक बेस्ट ऑप्शन, मैं फिर भी देख लूँगा इसको, ये MCQ काफ़ी कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक पेशेंट आया जिसकी लेफ्ट नी सर्जरी हुई है फॉर द टॉर्न लिगामेंट, उसको एस्टामाइनोफेन दिया गया था पेन किलर के तौर पर, ठीक है। और फिजिकल एग्जामिनेशन पे पता लगा कि क्लियर, ठीक है, इसको पल्स ठीक है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है, रेस्पिरेशन भी ठीक है, टेम्परेचर भी ठीक है, और नी जॉइंट पे पेन हो रहा है लेकिन कोई रेडनेस या इन्फेक्शन वगैरह नहीं है। ओके, और कहने का मतलब है कि सोडियम लेवल देखो, सोडियम का लेवल 128 है, यानी इसको हाइपोनेट्रीमिया हुआ है। हाइपोनेट्रीमिया, तो हाइपोनेट्रीमिया के लिए जो अप्रोप्रिएट थेरेपी कौन सी होगी, ओके, हाइपरटोनिक सलाइन आपने देना होता है। ओके, क्योंकि इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, अगर ब्लड प्रेशर कम होता तो हम पहले नॉर्मल सलाइन देते होते। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर आ जाती है। ओके, 21 ईयर ओल्ड वुमेन है जिसने फुल टर्म न्यूनेट को डिलीवर किया है। ओके, इसके बाद उसको वीकनेस शो हो गई है, OPD में गई है, वाइटल्स नॉर्मल है लेकिन पेल है, पटिचिया है। ओके, पेल पटिचिया डेट मीन्स प्लेटलेट कम है, क्रेटिनिन एलिवेटेड डेट मीन्स रीनल प्रॉब्लम है, प्लेटलेट्स कम है। ओके, और एनीमिया हुआ है, माइक्रोएंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया, तो ये आपको हिमोलिटिक एनीमिक सिंड्रोम में देखने को मिलता होता है। क्लियर, इसके बाद है कि हेक्सागोनल क्रिस्टल्स आपको सिस्टाइन स्टोन्स में देखने को मिलते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है एक पेशेंट जिसको हेमोप्टोसिस और एक्यूट रीनल फेलियर है, हेमोप्टोसिस और एक्यूट रीनल फेलियर आपको देखने को मिलता होता है गुड पाचन सिंड्रोम के अंदर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है। ओके, ये क्वेश्चन वापस अच्छा नहीं हुआ। जो क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर आ जाता है एक पेशेंट जिसको एंड स्टेज रीनल डिजीज है। ओके, ठीक है, ड्यू टू डायबिटीज़ है, उसको लिए पेरिटोनियल डायलिसिस प्रेफर किया गया। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस कौन सी होती है, पेरिटोनियल डायलिसिस की वजह से हाइपोटेंशन आपको देखने को मिल सकता है आफ्टर द ड्रेनेज। ओके, हाइपोटेंशन आफ्टर द ड्रेनेज। ओके, वैसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, पैरोटिनाइटिस होती है। इसके अलावा कैथीटर रिलेटेड इन्फेक्शन है, या कैथीटर मेल फंक्शन है, या हर्नियास या बैक पेन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हाइपोटेंशन, एरिथमिया, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, एन्यूरिज्म, स्टील सिंड्रोम ये भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है इंटरमिटेंट क्लॉटिकेशन, उसको रीनल डिजीज है। क्लियर, तो सीरम क्रिएटिनिन लेवल इसका बढ़ा हुआ है, कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा हुआ है, प्रोटीन एरिया +2 है। ओके, और किडनी का साइज भी बढ़ा हुआ है। ओके, ठीक है, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोज क्या होगा। ओके, तो पहले इसको डायग्नोज करने के लिए रीनल बायोप्सी आपने करानी होती है, और इंटरमिटेंट क्लॉटिकेशन भी है, डेट मीन्स का कोई रीनल डिजीज़ भी है। तो ये कोई कंजेनाइटल डिजीज़, या कहने का मतलब है कि डोमिनेंट डिजीज़ भी हो सकता है, या कोई भी किडनी का पैरेन्काइमा का डिजीज़ है, तो रीनल बायोप्सी करा लेंगे। वैसे मोस्ट प्रोबेबली जो सस्पेक्टेड है, क्योंकि इसको इंटरमिटेंट क्लॉटिकेशन भी हो रही है, कोई थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कंडीशन तो नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते होते हैं। रीनल डिजीज़ है, ओके, मेल्स को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है, डेट मीन्स ये क्या है, ये या तो ये एक्सीलेंट रिसेसिव है, ठीक है, जो कि मेल्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलता होता है। ओके, इसके बाद है कि ऑडिटरी नर्व डेफनेस और ओकुलर लेंस डिसलोकेशन है, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि एल्पोर्ट सिंड्रोम है, और एल्पोर्ट सिंड्रोम तो क्या होता है, एक्सीलेंट डोमिनेंट होता है। सही हो गया, वैसे एक्सीलेंट डोमिनेंट ज़्यादा कॉमन है फीमेल के अंदर। इसमें आपको माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया या सेंसोरी रीनल हियरिंग लॉस देखने को मिलता है, लेंस की डिसलोकेशन देखने को मिलती है, एंटीरियर लेंटिकुलस देखने को मिलता होता है। डायबिटीज़ के अंदर आपको नोडुलर ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस या विल्सन नोडुल देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में जो एक पेशेंट है जिसको ब्रोंकोनिमोनिया से ठीक किया, फीवर है, चिल्स और स्किन का रैश है, और इओसिनोफिलिया भी है। ओके, तो फीवर, स्किन, चिल, रैश ये क्या इंडिकेट करता है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस को। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में फीवर, आर्थराल्जिया, रैश, इओसिनोफिलिया देखने को मिलता होता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते होते हैं। एक पेशेंट है जो कि अनकॉन्शियस है और एफिब्राइल है, आफ्टर कैथेटराइजेशन स्मॉल अमाउंट ऑफ डार्क यूरिन पास हुआ है।
क्लियर, सही हो गया। और यूरिन डिपस्टिक टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन कोई आरबीसी नहीं मिल रहे, दैट मीन्स उसमें मायोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन नहीं है बल्कि मायोग्लोबिन है। क्लियर। इसके बाद सीओपीडी वाला पेशेंट है जिसको प्रोलॉन्ग इंट्यूबेशन हुई थी फॉर हाइपरबारिक रिस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, ठीक है। और इसके यूरिन के अंदर 3 से लेकर 5 WBC आ रहे हैं। क्लियर। और ए फिब्राइल है, तो आपने कब इसको ठीक करना है, यूटीआई को जब ठीक करना होता है जब 25 से ज़्यादा आपको मिले हाई पावर फील्ड में, या 10 की पावर 5 कॉलोनी ज़्यादा मिले। क्वेश्चन नंबर 38 पर जो लेफ्ट फ्लैंक पेन है जो कि ग्रोइन में रेडिएट कर रहा है, तो ये क्या होता है, यूरेट्रिक स्टोन है जिसमें आपने नॉन कॉन्ट्रासेटिव स्कैन कराना होता है। एक पेशेंट जिसको मल्टीपल माइलोमा है, सीरम क्रिएटिनिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ओके, मैकेनिज्म ऑफ रीनल फेलियर, सो ओके, तो मल्टीपल माइलोमा में जो रीनल फेलियर होता है वो इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम डिप्लेशन की वजह से, लाइट चेन डेपोजिशन की वजह से, कास्ट नेफ्रोपैथी, इन सब की वजह से देखने को मिलता होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि जीएफआर के बारे में क्या बात, ठीक है। ओके, ठीक हो गया। फॉर सिमिलर हाइट एंड एज, इसका बेस्ट ऑप्शन अल्फा है। नहीं, एक मिनट, सॉरी, मैं देख लो। सीरम क्रिएटिनिन कैन इंक्रीज आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ कुक मीट, यस ये ठीक है। ओके, फॉर सिमिलर एज प्लाज्मा क्रिएटिनिन विल बी 75% होता है, मैच मिलके गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस ऑलरेडी मिमोनिक बता चुका हूं, मिमोनिक है मारूफ। ओके, सही हो गया। कौन सी इंडिकेशन नहीं होती, अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस 20 है तो इस केस में नहीं करोगे, अगर 15 से कम हो जाता है एंड स्टेज रीनल डिजीज है उस केस में करते होते हैं। अब हम आ जाते हैं ड्रग काजिंग लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस आपको मेटफॉर्मिन की वजह से देखने को मिलता है, वो कंडीशन जो कि वो तमाम कंडीशन जो हाइपोक्सिया करवाती है तो वो लैक्टिक एसिडोसिस करवा देती है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में जो बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में कैप्टोप्रिल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, एस इनहिबिटर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। सोर थ्रोट है, 1 से लेकर 4 हफ्तों के बाद ग्रोथ हीमाचूरिया हो गया तो ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है। स्टेरॉइड से ठीक हो गया तो वो मिनिमल चेन डिजीज होता है। ट्राइग्लिसराइड का लेवल काफी ज्यादा है, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया है, प्रोटीन मैसिव है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। सबरेक्नाइट हेमरेज है, बायलैटरल पाल्पेबल किडनीज है, यानी ये ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है जिसमें कोलोनिक डायवर्टिकुलर हाइपरटेंशन आपको देखने को मिलता है। एयोटिक रिगर्जिटेशन, माइट्रल रिगर्जिटेशन होता है, बैरी एनेरिज्म होता है, लीवर सिस्ट होता है। ट्रीटमेंट में टोलीवेप्टिन इस्तेमाल करते हैं। टाल टेंटे टी वेव है, ओके, लॉस ऑफ पी वेव है, क्यूआरएस की वाइडनिंग आपको देखने को मिल रही है, टी व पी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव मर्ज होना शुरू हो गई है। क्लियर। और आपको क्या देखने को मिल रहा है, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन देखने को मिलती है, यह हाइपरकलीमिया में होता है। ट्रीटमेंट ऑफ ओलिगोयूरिया ड्यू टू डिहाइड्रेशन ऑफ फ्लूइड की रिप्लेसमेंट करनी होती है। नॉन कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का काज का मिमोनिक है, मड पाइल्स। ओके ओके, हिमाचूरिया, एडिमा, ओलिगोयूरिया, हाइपरटेंशन, नेफ्राइटिस सिंड्रोम में देखने को मिलते होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा और एक्यूट कंजेस्टिव फेलियर, मिमोनिक एलोमेनोपी, पल्मोनरी एडिमा के लिए लोग डायरेटिक, मॉर्फिन, नाइट्रेट्स, ऑक्सीजन पोजिशनिंग है। साइड इफेक्ट ऑफ थायजा डायरेटिक हाइपोक्लीमिया करवाती है, हाइपरयूरेसीमिया करवाती है, हाइपरग्लाइसीमिया भी करवा देती है। जबकि पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक, एस इनहिबिटर, एआरबी, डाइजॉक्सिन, और कहने का मतलब है एस इनहिबिटर, ये सारी क्या करवाती है, हाइपरक्लीमिया करवा देती है। 10 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको बायलैटरल स्मूथ लार्ज किडनीज है और अमाइलॉइड, ओके, बायलैटरली स्मूथ स्मूथ किडनीज है तो अमाइलॉइडोसिस में देखने को मिलती होती है। क्लियर। 40 ईयर ओल्ड है, 10 ईयर ओल्ड नहीं, 40 ईयर ओल्ड है। अगर सिस्टिक होती तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। कौन सा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में, गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन में, आपको और किस में देखने को मिलता होता है, ओके, कौन सिंड्रोम में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे आ जाते हैं बायोप्सी फाइंडिंग इन जॉइंट पेन, हिमाचूरिया, ओके, और पाल्पेबल पर्परा, हिनोशलिन पर्परा में डिफ्यूज आईजीएम मेसेंजर डेपोजिशन होती है। ट्रीटमेंट में क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है। पीएच अगर कम है, ओके, और CO2 काफी ज्यादा है तो एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ड्रग व्हिच डज नॉट कॉज एक्यूट रीनल फेलियर, ओके, एस्टामाइनोफेन, पैरासिटामोल नहीं करवाती, नेफ्रोटॉक्सिक नहीं है। एनसेड्स एस इनहिबिटर, एआरबी करवा देती है। प्योर नेफ्राइटिक सिंड्रोम पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ठीक हुआ है, ओके, रिस्पॉन्ड कर जाता है तो वो मिनिमल चेन डिजीज होता है। काज ऑफ फेमरल वेन थ्रोम्बोसिस इन केस ऑफ सीकेडी वाले में थ्रोम्बोसिस क्यों होता है, लॉस ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3 की वजह से। हाइपरकलीमिया के इमीडिएट मैनेजमेंट 10% आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट होती है। बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में एस इनहिबिटर अवॉइड करनी है। एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस घर पे कर सकते होते हैं, इसका एडवांटेज होता है। क्लियर, सही है। और बच्चों में भी कर सकते हैं, बूढ़े पेशेंट में भी कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या थी, पैरोटिनाइटिस, कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन है। ओके, इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एनयूरिया, रेजिस्टेंट हाइपरकलीमिया। क्लियर। यूरेमिक एन्सेफलोपैथी, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस, फ्लूइड ओवरलोड है। ग्रॉइन पेन विदाउट फीवर, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में देखने को मिलता है। बायलैटरल इन लार्ज किडनीज होती है। नॉर्मल 9 गैप, ओके, इसका निमोनिक है, हार्ड एस, हाइपर एलिमेंटेशन, एडिसन डिजीज, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, डायरिया है, ओके, एस्टाजोलामाइट है, स्पाइनल लेक्टोन है, ऑस्टेलाइन इन्फ्यूजन है। पाल्पेबल पर्परा विद रैश ऑन लेग, हिनोशलिन पर्परा में देखने को मिलती है। ड्रग और चॉइस फॉर ट्रीटमेंट विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्रेटिनिसोन और साइक्लोफॉस्फेमाइड इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर। इसके बाद है कि एक पेशेंट हॉस्पिटल में आया विद निमोनिया और सीवियर सेप्सिस, उसका क्रिएटिनिन 1.9 था, फिर आपने इसको वेंटिलेटर पर रख दिया, उसके बाद क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ गया, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स मिल रहे हैं, तो इस्कीमिक नेक्रोसिस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गया। रीनल अब्नॉर्मैलिटी, निमोनिया, ट्रीटेड विद पेप्टासिलिन और टेजोबैक्टम, यानी पेनिसिलिन, फेनिटोइन, क्विनिलॉन्स और
इनकी वजह से क्या होता है, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होता है जिसमें फीवर, आर्थराल्जिया, ओके, रैश और इओसिनोफिलिया होता है। इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकलीमिया, तो आपने 10% आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देना होता है। पाल्पेबल मैस ऑन बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन और हाइपोटेंशन ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक डिजीज में होती है। ओके, डायबिटिक पेशेंट है उसको एंड स्टेज रीनल डिजीज है तो हीमोडायलिसिस कर लो कि हाइपरटेंशन और प्रोटीन +3 का है। हाइपरटेंशन तो मिनिमल चेंज डिजीज में नहीं होती लेकिन फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस में आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। एंड डार्क कलर्ड यूरिन आफ्टर 2 डे हिस्ट्री ऑफ रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, आईजी या नेफ्रोपैथी में देखने को मिलती है। यंग गर्ल जिसके आरएफटी डिरेंज है, आर्थराइटिस और फोटोसेंसिटिविटी या ल्यूपस नेफ्राइटिस में देखने को मिलता है। क्लियर, ठीक है, ओके। इसके बाद फ्रैंक हीमाचूरिया और हेमोप्टाइसिस गुड पास्चर सिंड्रोम में होती है। अगर बीपी कम है तो सबसे पहले आपने नॉर्मल सलाइन से रिससिटेट करना होता है, फिर आपने सोडियम अगर कम है तो आप क्या दे दोगे, हाइपरटोनिक सलाइन दे दोगे। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। ओके, एन यूरिया फॉलोड बाय, ओके, एन यूरिया फॉलोड बाय आपका आ जाएगा पोलीजूरिया। पहले एन यूरिया था, फिर इसके बाद पोलीजूरिया होना शुरू हो गया तो एक्यूट किडनी इन्फेक्शन में देखने को मिल सकता होता है। हाई प्रोटीन यूरिया, हाइपोअल्बुमिनिया, एडीमा, लिपिड यूरिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। ओके, पाल्पेबल पर्परा है, जॉइंट का पेन है, इंटरसेप्शन है, नॉन पर्परा में होती है। डिफ्यूज आईजी मेसेंजियल डेपोजिशन करा लोगे। हाइपर एक्यूट टी वेव हाइपरक्लीमिया में होती है। सक्सेशन स्प्लैश होता है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में जिसमें आपको हाइपोक्लीमिक, हाइपोक्लोरेमिक, हाइपोकैल्सियमिक, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिडुरिया होता है। सीकेडी वाला पेशेंट है जिसने सीटी विद कंट्रास्ट कराना तो अपने हाइड्रेशन के स्टेटस को मेंटेन करना होता है। इसके अलावा एसिटाइलसिस्टीन दे सकते हैं आप कंट्रास्ट नेफ्रोपैथी में। सीकेडी वाला पेशेंट है जिसमें साइलेंट बनवर है, सिस्टोलिक और पैलर भी है। ओके, तो एनीमिया हो सकता है इरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी की वजह से। कंप्रेशन फ्रैक्चर है 65 ईयर ओल्ड में जिसमें सीवियर पेन है लेकिन न्यूरोलॉजिकल अब्नॉर्मैलिटी नहीं है तो कंप्रेशन फ्रैक्चर के लिए क्या दे दोगे आप, डेक्सामेथासोन है। हाइपोनेट्रीमिया आफ्टर द ड्रेनेज ऑफ सबड्यूरल हेमाटोमा। ओके, ठीक है, सबड्यूरल हेमाटोमा को ड्रेन किया, यानी सबड्यूरल हेमाटोमा की वजह से ना, ओके, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच होगा जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया होता है। एक्यूट किडनी इंजरी और सीकेडी को डिफरेंशिएट करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराते होते हैं। एंटी जीबीएम एंटीबॉडी आपको गुड पास्चर सिंड्रोम में देखने को मिलती होती है। बेस्ट चॉइस फॉर हीमोडायलिसिस, तो एवी फिस्टुला आप क्रिएट करते होते हैं। ओके, हीमोडायलिसिस में क्या क्रिएट करते हैं, एवी फिस्टुला क्रिएट करते होते हैं, बेस्ट है ये। इसके अलावा सेंट्रल वीनस कैथीटर है या एवी शंट है जिसको बोलते हैं स्क्रिबनर शंट बोलते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके, ड्रग फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इन प्रेगनेंसी, तो अनकॉम्प्लिकेटेड के लिए आप सिफ्लैक्सिन, एमॉक्सिलिन और नाइट्रोफेरेंटोइन आप इस्तेमाल करते होते हैं। मिमोनिक रट्टा मान लो। ओके, इसके बाद कैन है मिमोनिक। अगर ड्रग हाई प्रोटीन अवॉइडेड इन सिरोसिस टू प्रिवेंट हेपेटिक एन्सेफलोपैथी, इसके अलावा डिहाइड्रेशन को, कॉन्स्टिपेशन को, हाइपरक्लेमिया, इन्फेक्शन, पोर्टोसिस्टमिक शंटिंग, ये सारे हेपेटिक एन्सेफलोपैथी का ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में क्या बात ठीक है, जो मिनिमल चेंजेस होता है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ठीक हो जाता है। शॉर्टनस से पहले तो ओलिगोयूरिया, ओके, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलती है लेकिन मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से, और ओलिगोयूरिया भी होता है। हिर्सुटिज्म ये स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट होता है। कहा पॉलीयूरिया हाइपरकैल्सीमिया की वजह से देखने को मिल सकता है क्योंकि हाइपरकैल्सीमिया क्या करा दी कि एडीएच को इनहिबिट कर देती है। ओके, वाटर एक्सेस रिलेटेड टू द हाइपोनेट्रीमिया, ओके, यानी पानी ज़्यादा एक्सेस है, हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम सीकेडी या सिरोसिस की वजह से देखने को मिल सकती है। बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में एस इनहिबिटर को अवॉइड करना है, सीकेडी में मेटफॉर्मिन को अवॉइड करना है, अल्कोहलिक वाले में एमसीवी बढ़ जाता होता है। इसके अलावा जीजीटी भी लेवल करा लोगे वो भी ज़्यादा होगा। ओके, रिस्क ड्यू टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम में थ्रोम्बोएम्बोलिज्म आपको देखने को मिल सकती होती है। सीकेडी वाली पेशेंट में पेरिकार्डाइटिस हो गया, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस या एन्सेफलोपैथी, तो आपने हेमोडायलिसिस या अर्जेंट डायलिसिस करनी होती है। हीमाचूरिया और प्रोटीन है यूरिन के अंदर 5 डेज आफ्टर सोर थ्रोट, 5 डेज है तो आईजी नेफ्रोपैथी है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच, कुशिंग सिंड्रोम करा देता है। उसके अलावा लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम करा देता है। ग्रॉस हीमाचूरिया इन पेशेंट हैविंग सोर थ्रोट, ओके, तो ग्रॉस हीमाचूरिया सोर थ्रोट वाले पेशेंट में आईजी नेफ्रोपैथी कुछ ही दिन पहले तो आईजी नेफ्रोपैथी है। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया सीकेडी में होता है, एरिथ्रोपोइटिन की वजह से होता है। टालटेंट्री हाइपरक्लीमिया में होती है। ओके, काज ऑफ नगमा का काज होता है वो हार्ड ऐसा। ओके, हाइपरकैलेमिया ये एस इनहिबिटर की वजह से होती है। पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी हाइपोनेट्रीमिया हुआ है। ओके, पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी हाइपोनेट्रीमिया, कोई सर्जरी वगैरह हुआ, कोई स्ट्रेस हुआ है, कोई ड्रग इस्तेमाल किया तो उसकी वजह से सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच हो जाएगा जिसके लिए आपने फिरास्टिमाइड 3% हाइपरटोनिक सलाइन है, फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन है, कोनिवेप्टिन इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू। सीकेडी वाले में मेटफॉर्मिन को अवॉइड करना है, बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में एस इनहिबिटर को अवॉइड करना होता है और आपने रीनल एंजियोग्राफी करनी है टू मेक डायग्नोसिस ऑफ बायलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट अबाउट 4 to 6 वीक्स एगो है और स्कोलाकुलर यूरिन तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है। आईजी नेफ्रोपैथी में हिस्ट्री डेज में होती है। एकेआई और सीकेडी को डिफरेंशिएट करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराते होते हैं। डोंट फॉरगेट इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर नेफ्रोलॉजी नॉन कंट्रास्ट सिटी स्कैन होता है। फ्रैंक हीमाचूरिया विद हेमोप्टाइसिस है। ओके, फ्रैंक हीमाचूरिया विद हेमोप्टाइसिस गुड पास्चर सिंड्रोम में होता है। एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलती है। क्लियर, सही हो गया। डोंट कंफ्यूज इट विद वैगनल ग्रैनुलोमेटोसिस। ओके, वैगनल में आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है। डायलिसिस की क्या इंडिकेशन होती है, अगर जीएफआर 10 से कम हो। इसके अलावा मिमोनिक में मारूफ वाला बता चुका हूँ। ओके, एक्यूट रीनल फेलियर है, सेंसोरियल और हियरिंग लॉस और ओकुलर लेंस डिसलोकेशन है। एल्पोर्ट सिंड्रोम होता है, एक्सीलेंट डोमिनेंट होता है, ज़्यादा फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है।
हाइपर एक्यूट टाल टेंटेड टी वेव हाइपरक्लीमिया में देखने को मिलती है, हाइपोक्लीमिया में फ्लैटनिंग होती है टी वेव की, यू वेव देखने को मिलती है। हाइपरक्लीमिया में इमीडिएट मैनेजमेंट कैल्शियम ग्लूकोनेट होती है, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम क्लोराइड दे सकते हैं। मेटाबॉलिक एब्नॉर्मैलिटी इन पायलोरिक स्टेनोसिस, तो क्या होती है, ओके, पायलोरिक स्टेनोसिस या गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में हाइपरट्रॉफी, इसमें क्या होती है, हाइपोक्लेमिक, हाइपोकैल्सीमिक, हाइपोक्लोरेमिक, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस विद पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया, हाइपोनेट्रीमिया टू प्रिवेंट सेरेब्रल एडिमा, यानी अगर आपने हाइपोनेट्रीमिया को बहुत जल्दी ठीक कर दिया, ठीक हो गया, क्लियर, तो क्या हो सकता है, ओके, हाइपोनेट्रीमिया को बहुत जल्दी ठीक कर दिया तो क्या हो सकता है, एक सिंड्रोम हो जाएगा जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम, ओके, सही हो गया, ओके। यानी अगर आपने हाइपरनेट्रीमिया को बहुत जल्दी ठीक कर दिया तो सेरेब्रल एडिमा हो जाएगा, और अगर हाइपोनेट्रीमिया को बहुत जल्दी ठीक कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, आपका ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम है। तो हाइपोनेट्रीमिया को हम ठीक करते ताकि सेरेब्रल एडिमा ना हो, तो फिरासिमाइड दोगे और 3% हाइपरटोनिक सलाइन दे दोगे, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा आपका। हाइपोटोनिक सलाइन का आप इंडिकेट करते होते हैं जब पेशेंट को सीजर्स होते हैं या 120 से कम हो जाता है सोडियम लेवल।